taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 343rd report on demands for grants 24 of Minister of Tourism. 365th report on the action taken by the government and the recommendations, observations of the committee contained in its 350th report on the subject development of greenfield and brownfield airports and issue pertaining to civil enclave in defense airports. 366th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 353rd report on the subject issue of fixing of airfares. 367th report on the subject operations and maintenance of national highways and management of toll plaza. 368th report on the subject status of shipbuilding, ship repair and shipbreaking industries in the country, and 369th report on the action taken by the government on its recommendations, observations of the committee contained 352nd report on the subject functioning of major ports in the country. Thank you, sir. Thank you. Now, reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने अंकित क्रम संख्या 6 पर विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2023-24 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सत्तर पर रख रहा हूँ। नंबर 1, औसत विभाग रसायन उर्वरक मंत्रालय से संबंधित चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन संबंधी 50वां प्रतिवेदन। नंबर 2, रसायन पेट्रोकेमिकल विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समितियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन। और नंबर 3, उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित उर्वरकों पर जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरक उत्पादन और आयात नीति आयोजन के संबंध में विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समितियों पब्लिक सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन। Thank you. Now, report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Defence. माननीय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डी.पी. वत्स। Sabapati ji, I rise to lay a copy of the 47th report pertaining to the review of functioning of Jilla Sainik boards in country, both Hindi and English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Thank you. Now, report of the department-related Parliamentary Standing Committee on House and Urban Affairs. माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा। सूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध स्मार्ट सिटी मिशन एक मूल्यांकन विषय पर विभागों से संबंध संसदीय आवासन और शहरी कार्य
संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण 17वीं लोकसभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Now reports of the department related parliamentary standing committee on communications and information technology. माननीय श्री लहर सिंह सिरोया। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 54वां, 55वां, 56वां और 57वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Now reports of the Public Accounts Committee. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल, माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। Now report of the department related parliamentary standing committee on rural development and panchayat raj. माननीय श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Reports of the Committee on Welfare of Other Backward Classes. माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय श्री सकलदीप राजभर, आप रिपोर्ट लेकर। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन विभिन्न विभागों, संगठनों, संस्थानों में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 30वां प्रतिवेदन, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 31वां प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए के कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 32वां प्रतिवेदन और गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Now report of the department related parliamentary standing committee on petroleum and natural gas. माननीय श्री मिथिलेश कुमार, माननीय श्री मिथिलेश कुमार। माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्थायी समिति का 24वां हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Now reports of the Committee on Public Undertakings. Dr. Anil Jain. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14(1) पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। मान्यवर, मैं 23वें प्रतिवेदन की भी एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Now statement by Minister Dr. Jitendra Singh ji. Sir, with your kind permission, I rise today on the table of the House a statement regarding A.
the status of implementation of the recommendations contained in the 325th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. B. The status of implementation of the recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change pertaining to the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. C. The status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. D. The status of implementation of the recommendations contained in the 351st report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change and on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. And E. The status of implementation of the recommendations contained in the 358th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change on demands for grants 2023 of the Department of Atomic Energy. Thank you, Deputy Chairman, sir. धन्यवाद. For Sri Arjun Ram Meghwal ji, माननीय श्री वी मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the statements showing action taken report on the recommendations contained in the 356th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants for 2023-24 of Ministry of Culture. Thank you. Again, माननीय श्री वी मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the statements regarding a 331st report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, contained in its 320th report on development of tourism infrastructure in the country. B. Status of implementation of the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture contained in its 338th report on the demands for grants 22-23 of the Ministry of Tourism. धन्यवाद. Dr. L. Murugan. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation contained in the 38th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on ethical standards in media coverage pertaining the Department of Information and Broadcasting. Thank you. Now, motion for election to the Central Advisory Committee. माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी to move a motion for election of one member to the Central Advisory Committee. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to move the motion that in pursuance of Section 3, subsection 2B of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996, read with Rule 11(2) of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Central Rules 1998. This House do proceed to elect in such manner as directed by Chairman one member from among the member of the House to be a member of the Central Advisory Committee for a period of 3 years subject to other provisions of the said Act and rules made by thereunder. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it.
the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Now, statutory resolutions. Sri Pankaj Chaudhary ji to move a resolution regarding approval of notification number 01/2024 customs dated 15 January 2024. सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूँ। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में ये सदन द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2024 सीमा शुल्क दिनांक 15 जनवरी 2024 1/2024 से मोलासेस HS 1703 के निर्यात पर 50% का निर्यात शुल्क निर्धारित करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना चाहता है। Resolution moved. If somebody wants to speak on this, no. So I shall put the statutory resolution moved by Minister to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted. There is one papers to be laid on the table for Dr. Bharti Praveen Pawar, Mani Shri V. Muralidharan ji. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. Bharti Praveen Pawar ji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 28 in today's revised list of business. Thank you. माननीय सदस्यगण, आगे जो भी वक्ता माननीय सदस्य जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उस पर बोलना चाहते हैं, उनके लिए समय 2 मिनट का है। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। उपसभापति महोदय जी, राजनेता हम सब कार्यकर्ता है राजनीति में मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड एक्टिविटी है, ऐसा मुझे कैटेगरी है, ऐसा लगता है। लेकिन कौन होता है कार्यकर्ता? दूसरे के दुख कम करने के लिए जिसको खुद काम करने की इच्छा होती है वो होता है सार्वजनिक कार्यकर्ता। और मुझे तो बहुत अच्छा भाग्य मिला, मेरे पिताजी पत्रकार थे, हिंदू महासभा का काम करते थे, तो घर से ही था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें देश के लिए काम करना है जिंदगी भर ये कहा, तो वो हमारी प्रेरणा है। फिर विद्यार्थी परिषद के दिनों में हमने अटल जी आडवाणी जी के भाषण सुने और कैसे छूट गया, पूरा विचार पढ़ लिया, दीनदयाल जी का तत्व ज्ञान को, या दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत बार मिलते थे, तो मैं बात करता था पुणे में उनके साथ, तो वो भी एक हमारा आधार था। इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर जेल में गए
तो वहां संघ के सरसंघचालक देवव्रत जी के साथ 16 महीने हमने सीखा बहुत। मुझे अच्छा लगता है कि अयोध्या में जो संघर्ष हुआ, तो मोरोपंत पिंगड़े जी 84 में मेरे घर भी आए थे, तब उन्होंने ये कल्पना बताई कि क्या आंदोलन है, कैसे होगा। और उसके बाद 90 के आंदोलन में भी और 92 के 6 दिसंबर को भी मुझे वहां उपस्थित रहने का, पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला। वहां जो ऑडियंस था उनके सामने भाषण करने का भी, क्योंकि मैं युवा मोर्चा में काम कर रहा था तब। राज्य विधिमंडल में भी काम करने का सौभाग्य मिला और केंद्र में भी मिला, और मोदी जी के साथ 7 साल मंत्री पद का भी। आखिर हम राजनीति में काम क्यों करते? समाज का कुछ भला। समाज का भला का केवल एक उदाहरण 2-3 वाक्यों में बताऊंगा। मैं डिफेंस कमेटी में था, जहां भी जाता था तो सारे सीमा पर सारे चाइना के रोड अच्छे हैं, हमारे बुरे क्यों? पर्यावरण की परमिशन नहीं। फिर जहां जहां भी गए, अंडमान में गए, एयर स्ट्रिप बढ़ाने को परमिशन नहीं, फ्लाईओवर करने को परमिशन नहीं, मिसाइल दागने का जो स्टेशन था उसके लिए भी परमिशन नहीं। कारवार में इसकी भी परमिशन नहीं थी, जो सबमरीन का पूरा नया बंदरगाह बनाना था, उसको भी परमिशन नहीं दी थी 3-3 साल। तो मैंने 1 मिनट लेता, जैसे हम मंत्री बने, मैंने सारे पेंडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पहले दिन मंगाया और 1 महीने में चर्चा करके सभी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने जनरल अप्रूवल दे दिया, और आज सारे रोड्स वगैरह अच्छे हो गए। तो हम जब सत्ता में जाते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। अंत में 1971 में मैंने रामभाऊ मालगी के पार्लियामेंट चुनाव में काम किया पहले, 71। आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं जानता हूं आप सब बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, पर चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं आग्रह करूंगा समय के लिए। एक स्टेटमेंट रह गया, स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन। Yes, sir. Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statements correcting the answer reply given on 19 December 2023 to start question number 1869 in English version by Sri Saket Bukre, MP regarding India-Israel joint trial on COVID-19 patient and the reasons for delay. Thank you very much. माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी। Sir, thank you for letting me speak as my term as an MP in this Rajya Sabha comes to an end, sir, today. It has been my singular privilege and honor to serve the people of Karnataka and the people of the country as a representative in this upper house. I must thank my leaders, Prime Minister Narendra Modi ji, Home Minister Amit Shah ji, Party President Nadda ji,
and of course, my leaders in Karnataka, the late Anant Kumar ji, Yediyurappa ji, and of course the former Prime Minister Devegowda ji, who initiated my entry into politics in 2006 and have supported me consistently since, and I am deeply grateful for all their support, sir. Sir, my career has spanned many different areas. I spent 6 years as a technology engineer, 12 years as a telecom and technology entrepreneur, and the last 18 years I have served to the best of my ability as a public servant and a representative in this upper house. I have spent, sir, 2 terms as an independent MP in this house and 1 term as a BJP MP in the Rajya Sabha, 8 years in all as an opposition MP, where I saw and was witness to the lost decade, and 10 years as a Treasury MP, some of that time as a minister, where I have seen the dramatic transformation of our country over the last 10 years, sir. Sir, I've had the singular privilege of being involved in and initiating debates on the 2G scam, spectrum auction, NPAs, one rank, one pension, the non-celebration of the Kargil war victory, net neutrality, data protection, and many such topics in this house, sir. And I must thank all of my colleagues in the house who have supported me all these years and been steadfast in their support. Sir, I end by saying that I have certainly tried to work hard, and I hope that my work and my performance in the house has met the standards set by all those who have come before us, before me, and all those who will come after me. I thank my Honorable Prime Minister for the opportunity to serve in government, and my party President Nadda ji, and my colleagues in my party and in the House for this opportunity to serve in the House and for their support. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you, Rajiv ji. माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी. जी साहब. राम राम साहब. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે અમરેલી જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાંથી એક કાર્યકર્તાને દિલ્હીના રાજ્યસભાના સાંસદ સુધીની યાત્રા કરાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું અને પાર્ટીને ધન્યવાદ કરું છું. સાહેબ, મારે સમય જાજો નથી લેવો, પણ કેટલીક ઘટનાઓને જરૂર અહીંથી સ્મરણ કરવી છે. મારી સાહેબ આ 3જી ટર્મ છે અને હું અગાઉની કોઈ ટર્મમાં પણ આ ફેરવેલ સ્પીચમાં મેં ભાગ નથી લીધો, એટલે આ પહેલી વખત બોલું છું. સાહેબ, 90ની અંદર સોમનાથ મંદિરની અંદર આદરણીય અડવાણીજીની આગેવાનીમાં રથયાત્રા સોમનાથથી અયોધ્યાનો પ્રારંભ થયેલો, ત્યારે હું જિલ્લા ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે અમરેલીના કાર્યકર્તાઓને લઈને એ યાત્રાને સપોર્ટ આપવા માટે સાહેબ ગયેલો. ત્યારે કલ્પના નહોતી કે એ રથની વ્યવસ્થાનું કામ સંભાળતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશના વડાપ્રધાન બનશે અને રામલલ્લા જે યાત્રાના પ્રારંભમાં અમે કહેતા હતા એ રામલલ્લા અયોધ્યામાં બિરાજશે. એ ઘટનાને હું સંસદની અંદર ઊભો થઈ અને આવકારીશ એવી કલ્પના નહોતી. આને હું પ્રભુ
શ્રી રામની કૃપા ગણું છું. સાહેબ, અમે જિલ્લો ખેડતીનો ખેડૂત પરિવારનો સભ્ય, નર્મદા અમારે ગુજરાતની જીવાદોરી, એને માટેના ખૂબ આંદોલનો સાહેબ અમે કર્યા. ન્યાય કર્યા ગામમાં, રોડમાં, રસ્તામાં, મેઘા પાટકર સામે બોર્ડર ઉપર આવીને, અને સાહેબ અહીંયા આવીને સંસદમાંથી એની મંજૂરી માંગવા હાટુથી 5 વર્ષ સુધી સાહેબ સામેની બેન્ચ ઉપરથી રાડ કરી અને અમને પરમિશન નહોતી મળી. મારે સાહેબ આજે ફેરવેલ પાર્ટીના માધ્યમથી ગુજરાતના કાર્યકર્તા તરીકે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન આપવા છે કે બદલાયેલી રાજકીય પરિસ્થિતિને કારણે, દેશની જનતાના આશીર્વાદને કારણે પ્રધાનમંત્રી તરીકે મોદીજી બેઠા. અમારી આ લાંબી લડાઈનો અંત પણ આવ્યો અને એ પરમિશન પણ અહીંથી ત્યાં ગઈ અને બંધ પૂરો થયો. એ બધી જ ઘટનાનો સાક્ષી થવાનો અવસર આ રાજકીય યાત્રા દરમિયાન સાહેબ મને મળ્યો. સાહેબ, અમે ખેડૂત તરીકે MSP માટેની માંગણીના આંદોલનો કરેલા. મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ અંગેની ઘણી બધી માથાકૂટો કરતા હતા. સાહેબ, એ MSP જે અંગેનું પંચ બેઠાડેલું વાજપેયી સાહેબે, એ પંચનો રિપોર્ટ આવી ગયો સ્વામીનાથન સાહેબનો. એ રિપોર્ટ 10 વર્ષ સુધી પીડ્યો રહ્યો. મારે સાહેબ દેશના ખેડૂતો વતી પ્રધાનમંત્રી શ્રીને અભિનંદન આપવા છે કે સાહેબ MSP નો નિર્ણય એમણે સ્વીકાર્યો. સ્વામીનાથન સાહેબની ભલામણો સ્વીકારી અને આજે દેશના ખેડૂતોને MSP બને છે. મનસુખભાઈએ જેમ કીધું એમ એ ઘટનાના અમે પણ સાહેબ સાક્ષી બની શક્યા. સાહેબ, અમે દિલ્હી આવ્યો હું પહેલી વખત. અમારા દિલ્હી ભાઈ સંઘાણી એ સંસદ સભ્ય તરીકે પહેલી વખત ચૂંટાણા 90માં. એની ભેગો હું અહીંયા એની અરે હથવારો કરાવવા આવેલો અને ગેલેરીમાં બેહીને જૂની પાર્લામેન્ટમાં અમે એના સાક્ષી બનેલા. સાહેબ, ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીની જે ફેરફારો થયા એમાં સાહેબ હું રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે નવા સંસદ ભવનમાં ફેરવેલ પાર્ટીમાં આટલા બધા મહાપુરુષોની વચ્ચે એમને આભાર માટે ઊભો કર્યો. એ કેવડો મોટો બદલાવ આવ્યો સાહેબ. નવું સંસદ ભવન જોવા મળ્યું, કર્તવ્ય પથ બની ગયું, સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમાને ગર્વભેર સલામ કરવા માટેનો સાહેબ અવસર આવ્યો. ભારત મંડપમની અંદર મંત્રીમંડળના સભ્ય તરીકે વિદેશી મહેમાનોની સાથે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળ્યો. યશોભૂમિની અંદર સાહેબ જવાનું થયું. આ બધા જ બદલાવો સાહેબ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે મારો જિલ્લાથી રાષ્ટ્ર સુધીનો વિકાસ થયો. એની સાથે ભારતના વિકાસની યાત્રાને હું સાંકળીને જ્યારે જોઈ રહ્યો છું સાહેબ, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષશ્રીઓ જેટલા રહ્યા તેટલા, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, નડ્ડાજી, ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા કાર્યકર્તાઓનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. સાહેબ, અહીંની મારી કાર્યવાહીની અંદર ભાગ લેતી વખતે વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્ય તરીકે ઘણી વખત મેં હાઉસની અંદર મને એવું લાગે છે કે અનુચિત વ્યવહાર મારાથી થયો હોય છે. મેં રાડો પણ ખૂબ પાડેલી છે સાહેબ. અને કાર્યકર્તાઓએ અને વિપક્ષના સાથીઓએ ભરપૂર પ્રેમ પણ આપ્યો છે સાહેબ. ખૂબ ભાઈબંધો મળ્યા નવા. ઘણી બધી વખત સાહેબ સંસદની અંદર બોલવાનો પણ અવસર મળ્યો, જવાબો આપવાનો પણ અવસર મળ્યો. અને એવા અમારા કેવા કરવાને કારણે કોઈને એમ લાગ્યું હોય, એમનું દિલ દુભાણું હોય, તો એમની ક્ષમા માગું છું. એ ઇન્ટેન્શન એમના કોઈ વ્યક્તિનો દિલ દુભાવવાનો નહોતો. પાર્ટી તરીકે મારી જે જવાબદારી હોય એને અદા કરવા માટેનો મેં પ્રયાસ કર્યો હોય. આ બધાને હું કાયમ યાદ રાખીશ. આપ બધા ગમે ત્યારે ગુજરાત પધારો, અમારા મહેમાન થજો. હું આપને સૌને
ગુજરાત જોવા માટેનું, દ્વારકાધીશના અને સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા આવવા માટેનું આમંત્રણ આપું છું. સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને વંદન કરવા માટે આખાએ ગૃહને સપરિવાર હાગમટે આવવાનું આમંત્રણ આપું છું. અને આપે સાહેબ મને, હું પહેલી વખત સાહેબ એવી ઘટના બની કે ચેર ઉપરથી મારું નામ બોલાણું હોય, હું હોઉં નહીં, એને માટે મારી દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું. આપનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. બધાને રામ રામ. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी। सम्माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे राज्यसभा के 2 कार्यकाल दिए। मैं सदन के सभी सदस्यों का, जिनके साथ मैंने काम किया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पर ये कार्यकाल समाप्त हुआ है, कार्य समाप्त नहीं होता है कभी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह से ही कहा कि ये सदन विश्वविद्यालय की तरह है, यहाँ बहुत कुछ सीख कर हम चीज़ों को समृद्ध करके जाते हैं। मैं 3 विषय कहूँगा। पहला, हमने अपने संसदीय प्रणाली की इस कार्य यात्रा में कमेटी सिस्टम को काफ़ी आगे बढ़ाया है, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने 25 से ज़्यादा कमेटियों में काम किया, 12 से ज़्यादा कमेटियों में चेयरमैन के नाते भी काम किया। चाहे सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे जॉइंट सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे फाइनेंशियल कमेटी हो, और चाहे हाउस कमेटी हो। लेकिन भविष्य में भी इस सदन में जब चर्चा सत्र हो तो कमेटियों के विषय पे और कमेटियों की प्रणाली को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए हम उसको और कैसे ज़्यादा उपयोगी करें, उस पर जरूर सदन को विचार करना चाहिए। दूसरा, इस सदन में 12 वर्षों में बहुत अच्छे भाषण सुनने का अवसर मिला। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एफडीआई पे जब हम विपक्ष में थे तो अरुण जी और आनंद शर्मा जी के बीच में भाषण था। जम्मू कश्मीर के विषय पे गुलाम नबी जी और अरुण जी के विषय में भाषण था। 370 में माननीय अमित भाई का भाषण था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अगस्ता पे मनोहर पारिकर जी का विषय था। उसके साथ ही अभी भी हमारे सदन के सदस्य जो अलग अलग समय पे हमारे साथ रहे, उन सब लोगों के विभिन्न विषयों पे भाषण मेरे को सुनने का अवसर मिला। और सदन के भाषण एक पुस्तक जितने होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो इसका आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। ये एक ऐसा अवसर आया है कि जब हम चीज़ों को अपना, जिसको हम अपना विजडम कहते हैं, उस विजडम की ओर हमें बढ़ना चाहिए। भारत का जो फिलोसफिकल थॉट है, उस फिलोसफिकल थॉट में जो हम किसी भी चीज़ के रैशनैलिटी तक पहुंचने की जो बात करते हैं, उसमें हमारे न्याय दर्शन में जो पहला श्लोक आता है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास अचल जाति निग्रह स्थाना तत्व ज्ञानानि श्रेयस विगम। कि किसी भी चीज़ की आप कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंच सकते हो, तो वो ये कहते हैं कि कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आइदर आपके पास फैक्ट हो, प्रमाण, उसके कंक्लूजन उसका प्रमेय हो, आइदर उसका डाउट हो तो उसका ऑब्जेक्ट प्रयोजन, या फिर सिद्धांत प्रिंसिपल हो, या दृष्टांत एग्जाम्पल हो। इन अव्यय तर्क, डिबेट, निर्णय, डिसीजन और वाद, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के द्वारा या तो आप इस पे पहुंच सकते हो। अगर ऐसा नहीं पहुंचना होगा तो फिर वो आगे कहते हैं देन यू कैन क्रिएट ए वितंडा। बिना किसी विषय के अगर आप केवल अगर लड़ने की बात कहेंगे तो उसको वितंडा कहेंगे। और अगर आप ऐसा ना करें, केवल दूसरे के सिद्धांत का खंडन ही करें और अपना कोई एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, लॉजिक ये ना रखें, तो फिर उसको कहते हैं वो छल, धोखा और निग्रह स्थाना है। और ये किसी भी चीज को एक लॉजिकल चीज पर पहुंचने का हमारे यहाँ पूरा एक फिलोसॉफिकल प्रबोधन दिया गया है। मैं चाहूँगा कि ये सारे जो विषय हैं जो हमने अपने इनहेरेंट, क्योंकि हम जब कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ नहीं थे, शास्त्रार्थ नहीं थे। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा में प्रिंसिपल भी थे। उन प्रिंसिपलों को बहुत अच्छी तरीके से स्कॉलरली लिखा भी गया है। आज वापिस से वो समय आया है जब देश एक अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है कि उन सारे प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर चर्चा के सत्र में लाएं। और तीसरा विषय मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारतीय विचार परंपरा है जहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए, केवल विचार नहीं होना चाहिए, विचार के साथ व्यवहार होना चाहिए, जो गांधी जी ने हमको सिखाया है। जिस विचार को हम लेकर के चले हैं, मुझे आज ये 12 वर्ष पूरे होने पर आनंद है, खुशी है, संतोष है और ये अनुभूति है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब परंपराओं को आगे बढ़ाएगी और इंडियन विजडम के आधार पे हम वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया बनाने में भारत की सदन के योगदान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। माननीय श्री वी मुरलीधरन जी। Sir, Deputy Chairman, sir, thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion and this farewell speech. Sir, it's a blessing and for me, for a person like me who hails from a very modest background from the state of Kerala, to represent the people of Kerala, even though I have been elected from Maharashtra in this august house, which is the upper house of the Indian Parliament. So I take this opportunity to thank the Prime Minister, express my gratitude to the Prime Minister and the leadership of BJP for nominating me to be a member of Rajya Sabha from the legislature of Maharashtra. I also take this opportunity to thank the legislatures and the people of Maharashtra for electing me to Rajya Sabha. In fact, I consider this as a reflection of the admiration and affection of the Honorable Prime Minister towards the state of Kerala, which unfortunately doesn't have a representative in either house which support Honorable Prime Minister Narendra Modi's government. And despite such a situation, Prime Minister chose to have a representative from Kerala through Maharashtra to be in this parliament, to work under him and to serve the people of Kerala. It has been already mentioned by the Honorable Prime Minister that politics is only one way of serving the people. And representation in the House of Representatives, it's not the sole way of serving the people. So as such, this viewpoint have been imbibed in me right from my student days through Rashtriya Swayamsevak Sangh as well as the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. And I take this opportunity especially to the leadership of all these organizations for nurturing in me this sense of
commitment to the society, commitment to serve the society. And during the last 5 years, the Prime Minister gave me an opportunity to work in the Ministry of External Affairs. Perhaps considering the fact that the largest number of diaspora, especially the expatriate population, in any state in the whole world would be from the state of Kerala. And under the Prime Minister, during the last 5 years, I have been fortunate to be part of the efforts that the government under Prime Minister Narendra Modi has taken, especially in various ways. For example, under Vande Bharat, out of the 3.2 crore people who were evacuated, 74 lakhs were from Kerala. In Operation Kaveri, out of the 3,961 persons evacuated, 172 was from Kerala. Operation Ajay, related to Gaza, Israel, out of the 1,309 persons evacuated, 121 were from Kerala. And Operation Ganga, for the evacuation of students from Ukraine, 18,282 people evacuated. The largest number was from Kerala, 3,400. So I was fortunate enough to be part of the team of Prime Minister Narendra Modi ji under his leadership to undertake these efforts. Under the Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, during the last 10 years, 650 crore rupees have been spent by the Indian Community Welfare Fund, helping 3.5 crore people, which is the largest amount spent any time during this last 75 years. Sir, Kerala is a state which is forward, which is progressive, which has developed compared to many other states in health, education, many other social sectors. And I consider that the efforts of the social reformers, be it Srinarayana Guru, Chattabi Swamigal, Ayya Vaikunta Swamigal, or Ayyankali, or Chavara Kuriakos Elias, all these great social reformers, they were the reasons for the development of Kerala, for the state of Kerala, which is now considered as a state far ahead compared to many other states on health and education. I am happy that Prime Minister Narendra Modi has been continuing in that path shown by these great gurus. And the infrastructural growth that has happened during the last 5 years, 10 years, be it the two Vande Bharat, आप मलयालम में बोलने वाले थे, be it मलयालम में बोलने वाले थे, I will come to that. Be it the Vande Bharat trains or the national highways, it has been the effort of Prime Minister Narendra Modi. So I thank him for that effort that he has shown, the affection he has shown for the people of Kerala. എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരവേല നടത്തിയാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം കേരളത്തിന് നൽകിയ നിർലോഭമായ പിന്തുണ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ സദ്ഭരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അരിയായും ശുദ്ധജലമായും വീടായും വെള്ളമായും ശുചിമുറിയായും ദേശീയപാതയായും തുറമുഖമായും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായും വിമാനത്താവളമായും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞതാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ. ജനങ്ങളെ കുടിയിറക്കിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പാകില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ
കേരളത്തിലെ ജനത യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കരുതൽ ആ കരുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Sir, I must also take this opportunity to thank you, the chairman, Sri Jagdeep Dhankar ji, as well as the former chairman of the Rajya Sabha, Sri Venkaiah Naidu ji, for the guidance you have given us to be during the last 5 years when I was member of this house for the last 6 years, and especially 5 years when I was dealing with the Ministry of Parliamentary Affairs in this house. I carry, respected Chairman sir, I carry with me countless friendships, boundless love, and profound life experiences, as Prime Minister just now mentioned, as a university which has enriched my experience, and that those lessons will definitely shape my future. Let me also express my gratefulness to all my fellow parliamentarians for their constant love and support. With these words, I must also express my respect and gratitude to the members of the Secretariat of the Rajya Sabha, who has always been forthcoming to deal with my responsibilities in an effective manner. With these words, I conclude. Thank you. Thank you, Muralidharan ji. Thank you. माननीय सदस्यगण, चूंकि वक्ता काफी है और समय पहले से तय है, मैं आग्रह करूंगा कि कृपया 2 मिनट ही बोलें और हमें बेल बजाने का अवसर न दें। माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी मौजूद हैं, वो बीच में स्वस्थ है। आप सबकी अनुमति हो तो पहले उनको बोलने का हम लोग आग्रह करते हैं। माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। आप बैठकर भी बोल सकते हैं। ये उच्च सदन है और यहाँ मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। माननीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सदन में मुझे अपने पार्टी की तरफ से भेजा और इस सदन से मुझको प्रेरणा भी बहुत मिली। पहले सबसे ज्यादा तो मेरे ऊपर असर पड़ा कोड एंड कंडक्ट और विपक्षी पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार मैंने सहमति के बिंदुओं को देखा। मेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा असर इस बात का पड़ा कि जब कोई बहस होती थी तो बहस का स्तर इतना अच्छा होता था
कि अलग राय रखने वाले लोग भी, स्वयं मैंने इसको अनुभव किया है, इसलिए आधार पर कह रहा हूं कि बोलने के वक्त यदि किसी सवाल पर, किसी इशू पर, किसी विषय पर कोई वक्ता अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखता है, उसमें तर्क रहता है, जबकि उसकी पार्टी की राय उस सवाल पर दूसरे ढंग की रहती, तब भी जो अच्छा बोलते हैं उसको दूसरे पार्टी के लोग भी, मैंने देखा है, हमको खुद अनुभव है इस बात का कि उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक उदाहरण यहाँ रखना चाहता हूँ। इस सदन में की गरिमा और ऊंचाई कितनी होती है कि अटल जी चाइना से लौटे थे और मैंने कहा उनको कि मैं अटल जी को बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि जो काम ब्यूरोक्रेटिक टेबल पर होता है, अटल जी ने उसको डिप्लोमेटिक टेबल पर ही ला दिया। आपकी यात्रा बहुत सफल रही और आज आप इस विजिट से एक ऐसा काम करके आए हैं कि आने वाले लोग जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उनको भी एक फाउंडेशन आपने दे दिया है कि अब इस काम को आगे बढ़ावे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके जब लंच हुआ तो मेरे सीट के पास चले आए और बहुत उन्होंने एक तरह से कहा, बार बार कहा कि बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। तो मैंने देखा इस ढंग का इनकरेजमेंट और कई पुराने मेंबर्स को भी हम देखते थे जो लंबे काल तक इस सदन में रहे, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी की भी बात मुझको याद आती है कि जनेश्वर मिश्रा जी जब हम बोल रहे थे तो वो कहे कि तुम बोलते हो
भाषा जो होती है वही बोलते हो, लेकिन हो इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हो? तो हमने कहा यही तो खूबसूरती है कि यहाँ आपने सुना और आप को भी मेरी बात से कुछ सहमति वाले सवाल और जो आपने कहा कि अच्छा बोले। कल ही उपसभापति महोदय हमारे पास MIT पूना के लड़के आए जो छात्र संसद का कोर्स भी वहाँ चलता है। एक बार मुझको वहाँ जाने का मौका मिला तो हमारे पास आए थे 25 आदमी, 26 लोग थे। तो उन लोगों ने यही पूछा कि लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आवश्यक क्या चीज है? तो हमने कहा कि लक्ष्य अपना पहले तय कर लो और फिर उस लक्ष्य को लेकर के कभी विश्राम मत करो। और दूसरा, सीखने का प्रयास करो। तीसरा, आपसी संबंध जो अलग राय रखते हैं उनसे भी कटुता का भाव मत रखो। इस सदन में भी मैंने देखा है और यही प्रेरणा लेकर के। माननीय वशिष्ठ बाबू, समय बहुत कम है, हाँ, संक्षिप्त करें। हाँ, इस हाउस में भी देखा है कि बहुत सा अलग अलग राय रखने के बाद भी लोगों के बीच में एक संबंध, रिश्ता इतना अच्छा रहता है। ये प्रेरणा लेकर के मैं इस सदन में अपनी बात रखता हूँ। आज ये अवसर उपसभापति महोदय ने आपने मुझको दिया और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि विविधता को देखा, यहाँ एकता का रूप देखा और यही प्रेरणा लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय वशिष्ठ, बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय श्री GK वासन जी, ओनली 2 मिनट्स सर। डॉक्टर M थम्बीदुरई जी, 2 मिनट्स सर। Yes, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I join on behalf of my ADMK party and also my leader, Departmental Palisami, and all the other honorable members in wishing the members who have retired and who will be retiring all the very best. I pay my gratitude and respect to all of them. I very well remember that they made very significant impact in their contributions by participating discussions and some as ministers, the union government. The members
had vast experience in their own chosen field, and with their experience, they had contributed to decision making for the welfare of the nation. I personally and otherwise spent some memorable time with some of them, which I cherish. It had been a wonderful experience speaking with them and listening to their speeches, and we will miss their valuable contribution. For my part and my party, I cherish their fond memories and wish all of them very healthy life. At the same time, I hope to see some of them again in this house after the re-election, whose services this will be fortunate to have. In political life, sir, there is no any retirement. Thank you. Thank you, That sir. way, Thank finally, you. I say that all of them a special place in my heart. I wish them well. Thank you. Now, Sri Avir Ranjan Vishwas, not present. Dr. Sunal Man Singh ji. माननीय उप सभापति जी, आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। 6 वर्ष पहले जब मेरे पास से समाचार आए तो अत्यंत हर्ष और एक भावना के साथ कि जो नृत्यकार हैं, जो संगीतकार हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की कम्युनिटी, उनका सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं। यहाँ आकर बहुत सीखने को मिला है, बहुत मित्रताएं हुई हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, और इस सदन की गरिमा शालीनता को मैंने आत्मसात किया है। मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारंबार कहने पे सोशल मीडिया पर भी ध्यान दिया, जिस पे मेरा ध्यान कतई नहीं था। एमपी लाड के द्वारा विशाल विराट भारत के कोने कोने से जुड़ने का भी मौका मिला। कला संस्कृति के बारे में कुछ और धारणाएं बनाने का भी मुझे मौका मिला। कोविड के दरमियान भी बहुत अनेक रूप से मदद करने का भी मौका मिला। वैसे भी मैं करती, लेकिन इस पद पे रह के और ज़्यादा सुविधा हुई। इस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे नामांकित किया गया। पंडित रविशंकर जी के बाद शायद 30 वर्षों के बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स से किसी कलाकार का ये सम्मान हुआ है। ये सम्मान पूरे कला जगत के लिए है, और संसद के सारे सदस्य जो पहले थे मेरे समय में 6 वर्ष पहले और अब जो आए हैं, सभी के साथ सौहार्द, सौजन्य, प्रेम का व्यवहार रहा है सभी का। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। भगवती कामाख्या से प्रार्थना करती हूँ इस सदन की गरिमा का दिन दोगुना दोगुने लाख चौगुना बढ़ता चला जाए। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। अनेक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the time. Sir, 40 साल पहले मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुई। इसमें 20 महीने से मैं यहाँ पर राज्यसभा में हूँ। मैं सबसे पहले मेरा पार्टी का अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 20 महीने से मैं राज्यसभा में हूँ, और पुराने बिल्डिंग में मेरा मेडल स्पीच हुआ, और यहाँ पर नए बिल्डिंग में मेरा फेयरवेल स्पीच हो रही है। मेरा सौभाग्य रहा कि लोकतंत्र बचाने में जेपी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान रखने वाले व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस थे। वो उनके पार्टी में मैं काम करने का मुझे मौका मिला, और वैसे ही अभी मेरा नीतीश कुमार मेरा पार्टी का अध्यक्ष है, जो समाजवाद देश में लाने के संबंध में दिशा में उन्होंने गैर बराबरी मिटाने का कई सारे कार्यक्रम उन्होंने लागू किया। जैसे
50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत राज और स्थानीय संस्थाओं में उन्होंने देकर बिहार पहले राज्य बना। वैसे ही जातिगत जनगणना भी उन्होंने ही किया। हर घर नल का जल उन्होंने शुरू किया था। और सबसे पहले इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने गांधी जी का अति प्रिय और अति कठिन कार्यक्रम जो शराबबंदी को इतना दिन से उन्होंने लागू रखा। Sir, I am very proud that today this TCS, Infosys, HCL and Wipro, these are the top 10 world's top 10 software companies. आपको याद होगा मोरारजी देसाई के सरकार में कोको कोला के साथ IBM को जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए उनको बाहर निकाला। उसका वैक्यूम को ये करते हुए ये 4 कंपनी आज ये यहाँ पर पहुँचे। ये लोग खुद भी इसका एक्नॉलेज किए हैं। एक और विषय मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जो यहाँ पर लोकसभा में 1991 का इसमें ये हो रहा था, तब कोई कंपनी का मालिक, रिलायंस कंपनी का मालिक, एनी पॉलिटिशियन इज परचेसेबल एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड टू पे द राइट प्राइस करके उन्होंने बोला। ये वाक्य बोलने के लिए उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। उस समय उन्होंने बोला कि आई blacklisted the company just to tell him there were politicians who did not have a price. समय खत्म हो रहा है, प्लीज। ये कोई मेरे पास डिबेट है, डिबेट का कॉपी है। समय खत्म हो रहा है, आप उसको अंत में सर मैं आपसे यहाँ पर मुझे पिछले 2 साल से आप लोगों का सब साथ मिला और पिछले हम लोग का पुराना जो वाइस चेयरमैन थे वेंकैया नायडू जी और अभी का चेयरमैन, और आपको सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे एक आधा मिनट बहुत धन्यवाद। नहीं, समय तय है। ओके, थैंक यू। माननीय श्रीमती सुलता देव, 2 मिनट। सर माइक, हाँ माइक इज ऑन। माइक नहीं माइक ऑन नहीं है सर। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे ये फेयरवेल स्पीच में कुछ बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं तो इसको पहले ये फेयरवेल स्पीच नहीं मान रही हूँ, क्योंकि कोई हम से रिटायर नहीं हो रहा। क्योंकि पॉलिटिकल जो पर्सन से वो अपने लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, कुछ इस सदन से चले जाएंगे, कुछ नए आएंगे। हमारे उड़िया में कहावत है, तड़ बरडा खसुची, ऊपर बरडा हसुची, मझी बरडा कहूची, मो दिन काल आसुची। इसका मतलब आज जो जा रहे हैं, कल को हमारी बारी भी आएगा। मैं ये सदन जो है उच्च सदन, ये पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सुंदरता है, भाषा की सुंदरता है, सारे लोगों की मिली हुई पोशाक की सुंदरता है, सब है। ये मैं और एक बात बोलूँगी कि यहाँ पर कितने 68 मेंबर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, उनमें से 9 मिनिस्टर्स है और 5 मेरे दीदियाँ रिटायर्ड हो रही है, जहाँ जो जया बच्चन जी है, कांता करदम जी है, एमी अग्निक जी है, वंदना चौहान जी है और सोनाल मानसिंह जी है। ये 5 से मैंने पर्सनली मैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी जुड़ी हुई हूँ। और ख़ासकर जया दीदी क्या करती है ना, उनका बैग ना पिटारा होता है, कुछ ना कुछ जादू का पिटारा होता है। कभी ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके हाथ से चॉकलेट हो, आम पापड़ी हो या कुछ ना खाया हो। हम तो जरूर धन्यवाद देंगे। और एक बात और बोलेंगे कि हमारे उड़ीसा से भी 2 सांसद इस बार रिटायर्ड हो रहे हैं, जो दोनों अपने गुण से बहुत बड़े हैं। एक प्रशांत नंदा जी, दूसरे हमारे अमर पटनायक जी। वो दोनों उड़ीसा के बहुत लेजेंडरी है, क्योंकि प्रशांत नंदा जी जो है उनका फिल्म में प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है और उनका शेषर श्रावण मूवी बहुत सारे लैंग्वेज में बन चुका है। और अमर पटनायक सर जो है वो एजी रह चुके हैं।
हैं सारे जो जो जा रहे हैं, मैं एक ही बात करके बोल के बंद खत्म करूंगी कि आपका ये जो है ना, वेद में बोलते हैं चराई बत्ती चराई बत्ती चराई बत्ती, आपका चलना, आपका आगे बढ़ना कभी खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। और एक बात है, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, प्लीज। Sir, as I stand before you today, sir, reflecting on my years of public service as a member of parliament, I am overwhelmed with a sense of gratitude, nostalgia, and hope for my party, the parliament, and this great country. I am deeply indebted to my party, the All India Trinamool Congress, and our esteemed chairperson and my Didi, Mamata Banerjee, whose unwavering trust and support have afforded me the privilege of representing the party in Rajya Sabha twice. So I thank both sides of the House, the opposition as well as the Treasury bench. The opposition for teaching me to give voice to the emotion of the people, and to the Treasury benches for bearing with me and hearing me with patience. So I thank my party leaders, Derek O'Brien, Subroto Bakshi, and Shukendra Shekhar Roy, as well as my colleagues from the TMC who have accompanied me on this journey of the Rajya Sabha. Sir, some of us will come back and some of us will not. So I end with एक साहिर की नज़म है, उसके एक बल्कि एक गीत है, उसी के ज़मीन पर साहिर की रूह से माफ़ी मांगते हुए कि मैं पल दो पल का मेंबर हूँ, बल्कि हम सब पल दो पल के मेंबर हैं, पल दो पल हमारी कहानी है, पल दो पल हमारी हस्ती है, पल दो पल हमारी रवानी है। मुझसे पहले कितने मेंबर आए और आकर चले गए, कल और आएंगे, कल और आएंगे, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, वो भी एक पल का हिस्सा थे, हम भी एक पल का हिस्सा है, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हो। बहुत धन्यवाद माननीय मोहम्मद नदीमुल हक जी। ऐसे हमारे बहुत धन्यवाद माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, 2 minutes sir. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity to deliver my farewell speech in this August. Sir, at the outset, I extend my heartfelt thanks to my Telugu Desam Party President and former Chief Minister Nara Chandrababu Naidu, who elected and sent me from legal profession as senior advocate to this August House to represent the crores and crores of Telugu-speaking people. My special thanks to Honorable former Chief Justice Sri N.V. Ramana ji, who is my professional colleague and friend, and is the man behind my successful and professional political career. Sir, on 3/4/2018, I entered into my house, Parliament House, and took the oath. When I took the oath and affirmation, the same day, an announcement was made by the then presiding officer, Sri Venkaiah Naidu ji. Sri Arun Jaitley, who is no more and now then a member of this House, Minister of the Finance Affairs, is the leader of the Rajya Sabha. Now today, I am a new Parliament building on this day of 8th and attending the last session of my career as a member of Parliament. I have no hesitation to say the entire period of 2018 to till now is full of experiences and opportunity to gain knowledge. Sir, since I became a member of the Parliament of the August House, I was allowed and permitted by the presiding officers, Sri Venkaiah Naidu ji, the present Chairman Jagdeep Dhankar ji, and the Honorable Vice Chairman, Deputy Chairman Sri Harivamshi ji particularly, and other presiding officers, to express and grievances of the lives of each and every people, of particularly from the state of Andhra Pradesh. I availed all. Thank you. I availed all the opportunities of 0 hour, special mention, everything, sir. All the presiding officers were generous. Thank you, sir. During my tenure,
This August House, I had so many occasions to work together. Thank you. With the farmers. Thank you. I thanks to all the Secretary General and other staff for cooperating and giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, माननीय अमित याग्निक जी को और श्री नारायण भाई राठवा को जाना है। अनुरोध आया है कि उन्हें पहले बोलने का मौका मिले, तो आप सबकी सहमति हो तो आई कैन जस्ट कॉल। माननीय अमित याग्निक जी, प्लीज 2 minutes. Thank you, Chairman, sir. Now you know the chairs. For giving me this opportunity. In my wildest dreams, I had never thought that I would be in this house, in this august house. Having grown up reading Discovery of India and Glimpses of World History by Pandit Jawaharlal Nehru, and my experiments with truth by Mahatma Gandhi, and almost 70 volumes of Dr. B.R. Ambedkar's writings and speeches, and of late, Dr. Manmohan Singh ji's volumes on changing India. I had never thought that I would be here, and I would be a part of that old, great Parliament building in the House, and be in the place, in the Central Hall, where the Constituent Assembly debates took place. And when I had gone through those volumes of Constituent Assembly debates, I would see how the founding fathers and the framers of the Constitution had built a great nation. And to be there and to get the vibes, and to enjoy every moment of the session while I was here, I today have mixed feelings. I saw that, well, I could actually contribute to making some kind of a change at the social level for children, for women, for disadvantaged classes, and for weaker classes who want to be at par with people in governance. And I thought I would be actually making law, because I'm a lawyer, and I was knowing that after studying law, you come before the courts where they interpret the law. And when law is being seen as being interpreted in, implemented in society, I would actually be a lawmaker. And when I saw many a times the graph going down, coming from that old building to this new building, from then looking at the Constituent Assembly debates from 1947 to 50, and then coming now, I found that there was quite some deterioration. I was very disappointed often, but I still thought that there's a ray of hope. And all the people who have come here, all the members, have contributed in some way or the other. And maybe in the future, I hope that some kind of angularism will go away, and we will try to see that those levels, high levels in the parliamentary debates are achieved. Thank you so much. नारायण भाई राठवा। नारायण भाई राठवा। उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राज्यसभा में 68 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहा है। महोदय, मुझे 5 बार लोकसभा का भी सदस्य रहा और सेवा करने का अवसर मिला था। सन 1991 से 2009 तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा का सदस्य रहा हूं और 2004 से 2009 तक यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रेलवे राज्य मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। महोदय, हर 2 साल के बाद राज्यसभा के एक ऐसा समय आता है जब राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते समय अत्यंत दुख होता है
परंतु खुशी इस बात की है कि पिछले 6 वर्षों में मैंने इस सदन से बहुत अनुभव और प्यार प्राप्त किया है। महोदय, मेरे इस कार्यकाल में आप सभी का प्यार प्राप्त हुआ और मैं आपका और उप सभापति महोदय का आभारी हूँ। मैं हमारी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और अभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके साथ साथ मेरा जब शुरुआत 1989 से 9वीं लोकसभा से हुआ था, तब तत्कालीन उस टाइम सीएम था चिमन भाई पटेल और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी अहमद भाई पटेल का भी बहुत आभारी हूँ। सर, आपके बाकी सेक्रेटरी जनरल और सभी अधिकारीगण एवं सभी कर्मचारीगण का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री जी के वासन। Sir, various respected members from different parties are retiring today. Sir, I would like to mention that their contribution to the nation through the upper house is laudable. Sir, they have echoed their voice in most of the issues on their states and their constituencies, sir. I am sure, sir, most of them will come back to the same house again. But still, sir, for various reasons, I am sure their party will be giving them various other responsibilities to work also, sir. After all, sir, in this great house, we are all moving as brothers, sisters, friends, and well-wishers, sir. We will definitely miss them in this house in future, sir. But still, sir, to conclude, I would only like to say in this august house, sir, that we remain the dedicated work to the nation and the state of our retiring members, and I wish them all the best in their future endeavors from a party side, Tamil Maanila Congress, Mumpara. Thank you, sir. Thank you. Shri B. Lingya Yadav. थैंक यू चेयरमैन साहब, ये बात करने का मौका दिए, आपको फेयरवेल स्पीच देने को समय दिए, मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। ये अपर हाउस में मेरे को सहकार दिए चेयरमैन साहब एंड वाइस चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन वेंकैया नायडू साहब और हमारा लीडर के साहब। बाद में मैं तेलुगु में बात करता हूँ सब, हमारा लैंग्वेज में। ఈ యొక్క పెద్దల సభకు అప్పర్ హౌస్కు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి బలహీన వర్గాలకు చెందిన ఒక షెపర్డ్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి రైతు కుటుంబానికి చెందిన నాలాంటి పేదవాడికి ఈ రాజ్యసభలో 6 సంవత్సరాలు పనిచేసేటువంటి అవకాశం కల్పించిన మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారికి, అలాగే మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులందరికీ, తెలంగాణ ప్రజలకు, మా నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఈ యొక్క 6 సంవత్సరాల కాలంలో కరోనా సమయంలో మరి ఎంత కష్టకాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా అటు రాష్ట్రానికి, దేశంలో ఇక్కడ కూడా సభలో పనిచేసేటువంటి అవకాశం రావటం, తర్వాత మా అదృష్టం ఏంటంటే స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పనిచేసినటువంటి మహామౌలు కూర్చున్నటువంటి పాత పార్లమెంట్ భవనంలో
మాకు కూడా అటు రాజ్యసభలో లోక్సభలో కూర్చొని మా రాష్ట్ర సమస్యలపై మాట్లాడే అవకాశం రావటం ఈ టర్మ్లో మా అదృష్టం అని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే అన్ని రాష్ట్రాల్లో పర్యటించేటువంటి వివిధ కమిటీల్లో పనిచేసి ఆ రాష్ట్ర సమస్యల్లో ఆ కమిటీలు కూడా మాట్లాడే అవకాశం రావటం, ముఖ్యంగా అనేక బిల్లులపై మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది సార్. తెలంగాణ విభజన తర్వాత మా విభజనలో రావాల్సినటువంటి నిధుల గురించి కానీ హక్కుల గురించి కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరి పార్టీ ద్వారా ఉన్న సమస్యలన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం, అలాగే ఓబీసీల గురించి కులగణన చేయాలని, ఎస్సీ వర్గీకరణ, ఎస్టీ అభివృద్ధి గురించి, మహిళల బిల్లు గురించి కూడా మాట్లాడే అవకాశం మాకు రావటం, అలాగే దేశభక్తులు కూర్చున్నటువంటి స్థానంలో మాలాంటి వాళ్ళకు అవకాశం వచ్చింది. అందుకని ఇక్కడ ఒక ఇంగ్లీష్లోనే హిందీలోనే మాట్లాడు కాకుండా మనకి ఇంకోటి ఉన్నది సార్. మాకొక ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకు కాలిడినా తెలుగు మరి పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని ఎట్లంటారో మరి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనేటువంటి విధంగా అన్ని భాషలకు కూడా ఈ పార్లమెంట్లో అపరవధిలో మాట్లాడే అవకాశం రావటం, మా తెలుగు భాషలో కూడా మాట్లాడే అవకాశం రావటం మా యొక్క అదృష్టం. మా జిల్లా మా గ్రామం రైల్వే సమస్యలు కానీ నేషనల్ హైవేస్ కానీ అన్ని సమస్యల మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఎత్తి ఒక బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి షెపర్డ్ కుటుంబానికి చెందిన నాకు ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు. మీకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. सुश्री सरोज पांडे। धन्यवाद सभापति जी। आज चला चली की बेला है और आज इस चला चली की बेला में जब हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद इस बात का कि आपने जीवन का वो स्मरणीय पल मुझे दिया, आसंदी पर बैठने का अवसर दिया। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे जीवन का बहुत अविस्मरणीय पल रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में आपने जो कदम उठाया, मैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद भी देती हूँ। हम बहनों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। 6 वर्षों में बहुत कुछ सीखा और बहुत सी सुखद स्मृतियां लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। इस चला चली की बेला में मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस उच्च सदन का सदस्य बनने का अवसर दिया, कुछ सीखने का अवसर दिया। ये सदन बहुत से विषयों का साक्षी रहा है और अमृत काल के इस स्वर्णिम सफर में मैं यहाँ पर उन पलों की साक्षी बन पाई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि 3 तलाक का विषय एक ऐसा विषय था जो बार बार राजनीति में फंस जाता था और राजनीति में फंसने के कारण उस पर निर्णय नहीं हो पाते थे। राजनीतिक जिजीविषा का ऐसा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दिया। 3 तलाक की मैं साक्षी हूँ और आज इस बात के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब कई बार इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है ये एक ऐसा बिल था जब नारियों को सशक्तिकरण की दिशा में उनको स्थान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ।
कि समय के उस कालखंड में मैं इस सदन में उपस्थित थी, मैं उस पल की साक्षी थी और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के बिल को लाया जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं और आने वाले समय में इस देश में एक अलग परिदृश्य दिखाई देगा। 2014 के बाद से बहुत सा परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बदला है। ये कालखंड बहुत से ऐतिहासिक, बहुत सांस्कृतिक कालखंडों का समय रहा है जहां पर बहुत परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों में मुझे भी भागीदारी करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए एक विषय जो मेरे को लगता है कि शायद ये मेरे कार्यकाल में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया और जाने का समय हो गया, वो विषय है छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का। वो विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर अगर पारित हो जाता, ये विधेयक किन्हीं कारणों से लंबित रह गया। ये मन में मेरे कहीं ना कहीं ये कसक बाकी रह गई है, लेकिन मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपको भी साधुवाद देती हूँ और सुखद स्मृतियों के साथ मैं अपने सभी जो इस सदन में मेरे सभी सहयोगी हैं, बहुत से नए दोस्त भी मिले जिनके साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सी ऐसी यादें रही मेरे अपने साथियों के साथ की जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी ऐसी परिदृश्य उपस्थित हुए जो नहीं होने चाहिए थे। मैं कामना करती हूँ कि जो लंबित विधेयक है वो पारित हो जाए और जो दृश्य यहाँ पर नहीं होने चाहिए वो ऐसी कामना है कि वो ना उपस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। To Chairman sir for giving me this opportunity. Sir, first of all, I would like to sincerely thank my party supremo, Madam Mamata Banerjee, who gave me the opportunity to serve here for last 6 years. My sincere thanks to the leader of my party of this house, Mr. Derek O'Brien, who guided me like anything. My sincere thanks to my Party National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee, who has guided me politically. I am really thankful to you, sir. You have given me so many opportunities to speak on several issues. My sincere thanks to our previous chairman, a towering personality, Mr. Venkaiah Naidu, sir, also. Sir, I have learned so many things here. My political career started since my student life. Earlier, I was Calcutta corporator for 2 terms. I have learned so many things, especially as I was from the opposition side. As we know that the house always belongs to the opposition. So especially we got some more opportunities to raise several issues pertaining to the state of West Bengal and our country as a whole. Sir, these 6 years will remain as one of the most important treasures of my life. Once again, I sincerely thank and congratulate you for giving me this opportunity to serve here in this house. Thank you, sir. Sri Ravichandra Vadiraju. थैंक यू सर। मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूँ। థ్యాంక్ యూ చైర్మన్ సార్। ఈరోజు రిటైర్మెంట్ ఫేర్వెల్ ఫంక్షన్ అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా పెద్దల సభగా పిలువబడే రాజ్యసభకు నన్ను ఎంపిక చేసి మీ అందరి మధ్య నాకు తెలంగాణ వాణి వినిపించేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, జననేత, తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల చిరస్థాయిలో నిలిచే మాన్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। రాష్ట్ర సాధన ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను అద్దం పడుతూ వారి కలలను నిజం చేస్తూ మున్నెన్నడూ లేని రీతిలో అభివృద్ధి
సంక్షేమాన్ని చేపట్టి సంపద సృష్టించి తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపి గుణాత్మక మార్పుకు దోహదం చేసి దేశానికే ఆదర్శవంతమైన పాలన అందించిన ఘనత తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారికి దక్కింది. నాకు ఈ 20 నెలల సమయంలో మీరు ఇచ్చిన చేయుత అవకాశం నాకు పాత పార్లమెంట్ భవనంతో పాటు కొత్త పార్లమెంట్ భవన్లో కూర్చోవడమే కాకుండా రాష్ట్రపతి ఎన్నిక మరియు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కూడా కలిసి ఓటు వేసుకునే అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో తెలంగాణ తరఫున నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి మా కేశవరావు గారికి, సురేష్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ బిల్లు త్వరలో పాస్ కావాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు ఆలోచన. ఇది జూన్ 2014 తెలంగాణ తొలి సమావేశం జూన్ 12వ తారీఖు నాడే బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా ఆమోదింపజేసి ఇక్కడికి పంపించినటువంటి కేసీఆర్ గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ బీసీ కుల మహిళా బిల్లు పాస్ కావాలంటే కులగణన చేసి బీసీ బిల్లులు పాస్ చేస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుందని చెప్పి మీరు మరొకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కమిటీలో కూడా మెంబర్గా అవకాశం ఇచ్చిన మీకు, దాని ద్వారా కొన్ని సమస్యలు సాల్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకు చాలా చైర్మన్ రమేష్ వీధురి గారికి, సహచర మెంబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పెట్టినటువంటి 10 ఏళ్ల నుంచి తీరకున్న చివరిగా ఈ సమయంలోనైనా తీరినటువంటి సమ్మక్క సార్లక్క గిరిజన యూనివర్సిటీ తెలంగాణకు మీ ద్వారా సాధించినందుకు, ఇందులో భాగస్వామ్యం అయినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు అనేకంగా పెండింగ్ ఉన్నాయి, వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మరొకసారి ఏదైనా ఒక్క ప్రాజెక్టుకైనా జాతీయ హోదా కల్పించాలని కోరుకుంటూ, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ బయారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలను కూడా నెరవేర్చాలని గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, ఇతర ప్రభుత్వ పెద్దలకు వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందు వరుసలో ఉంది. అలాంటి రాష్ట్రానికి కేంద్రం తగిన స్థాయిలో చేయూతను అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి నన్ను ఈ చారిత్రక సందర్భంలో భాగస్వామ్యం చేస్తూ అవకాశం కల్పించిన మా అధినేత కేసీఆర్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఇన్నాళ్ళు సహకరించిన పెద్దలు, చైర్మన్ మీరు, ఫార్మర్ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు గారు, అందరికీ కూడా నా తోటి సహచర సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రిటైర్మెంట్ అయ్యే వారి సభ్యులందరూ మళ్ళీ రావాలని, నేను కూడా వీలైతే అవకాశం ఇస్తే మరొకసారి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇన్నాళ్ళు సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आज इस विदाई बेला में मैं कहना चाहूँगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नवनिर्माण आंदोलन से जो सफर प्रारंभ हुआ, वो राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का ये जो अवसर मिला है, ये मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल होंगे। मान्यवर लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। पहली बार 1977 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनकर आया था और आज माननीय मोदी जी की अनुकंपा से इस लोकतंत्र के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन में काम करने का जो अवसर मिला, जो सीखने को मिला। लंबे समय तक विधानसभा में रहा, लेकिन विधानसभा का कार्यक्षेत्र एक प्रदेश तक सीमित हुआ करता था, लेकिन लोकसभा का ये बड़ा सदन और जहां सारा देश का प्रतिनिधित्व, ये मिनी इंडिया है, जहां मान्यवर हर प्रदेश के लोग, हर भाषा के लोग, हर विचार के लोग, हर दर्शन के लोग यहाँ पर मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तमाम विद्वान साथियों के उनके उद्बोधन से बहुत कुछ सीखा है और माननीय मोदी जी के इस कार्यकाल में, जिसको आज़ादी का ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया,
इसका भी मैं साक्षी रहा हूँ। मान्यवर, सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सामने राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मेरे सामने मैं साक्षी रहा 3 तलाक समाप्त हुआ, अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हुआ। मान्यवर, इन अभूतपूर्व घटनाओं का साक्षी रहा और तमाम हम सारे लोगों को वो अवसर मिला। मैं आज इस अवसर पर जब आप सबसे मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके पूर्व सभापति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का आभार व्यक्त करूँगा, जिनसे बहुत कुछ संसदीय परंपराओं को सीखने का अवसर मिला, बहुत कुछ समझने का अवसर मिला और विद्वान साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। मान्यवर, आज मैं अपने सभी साथियों का जो आज विदाई जिनकी हो रही, उनके प्रति तो मेरी सद्भावना है ही कि वो जीवन के जहाँ भी रहें सफलता की ऊंचाइयों को छुए और बाकी जो सदस्य आज हम सब लोग जो अलग हो रहे हैं, जो यहाँ रहेंगे वर्तमान, उनके लिए भी मेरी मंगल कामना है। और आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ जो कुछ अनुभव हुए उसको मैं साझा कर सकूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कांता कर्दम। धन्यवाद सभापति महोदय। सांसदगण, मैं पहले तो आभार प्रकट करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का और अपने प्रदेश का नेतृत्व का और केंद्र के नेतृत्व का, सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस सदन में भेजा और मुझे इस सदन से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं इस सदन में आई थी तो बहुत वरिष्ठ यहाँ सदस्य भी थे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वर्गीय जेटली जी और सुषमा जी को सुनने का मौका मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, ये भी हमें बहुत दुख और कष्ट हमें भी बहुत हुआ और मुझे नहीं, सभी को हुआ, पूरे देश को हुआ कि हमारे बीच से इतने जल्दी चले गए। मैं इस सदन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने बहुत अनुभव यहाँ मुझे मिला है और मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे चेयर पर बैठने का आपने मौका दिया और महिलाओं को जो सम्मान आपने दिया है उसमें से मैं भी एक हूँ। देश में मुझे कई कमेटी में भी रखा गया और उस कमेटी के माध्यम से, SC/ST कमेटी के माध्यम से और भी कमेटियों के माध्यम से मुझे देश भर में जाने का मौका मिला और मैं अपने समाज में, जब SC/ST समाज में मैं जाती थी अलग अलग प्रदेश में, तो उन गांव में उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी कुछ समस्या थी, उनका समाधान करने का भी मौका मिला इस कमेटी के माध्यम से। और मैं इस बात की भी यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कार्यकाल में ही ये नया सदन बना और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि यहाँ सदन में हम लोगों को नए सदन में आने का मौका मिला है और यहाँ से बहुत अनुभव यहाँ मैं सीख के जाऊंगी और मैं जितने भी यहाँ हमारे बहन और भाई हैं उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मौका मिला है। अगर कहीं मुझसे कहीं भी कुछ भूल हो गई है किसी भी स्थान पर तो मुझे क्षमा करेंगे। और बहुत सारे बिल जो मेरे सामने भी 370 धारा, ट्रिपल तलाक और नारी शक्ति अभिनंदन जो बिल हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे कार्यकाल में जो ये बिल आए हैं और जो
पास हुए हैं, ये मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मैं मानी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। आज इस फेयरवेल की समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को राज्यसभा में एक मौका दिया आप लोगों के मध्य बैठने के लिए। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बहुत सारे अवसर हमको दिए जिसका मुझे गौरव हो। ऐसे बहुत सारे अवसर दिए जब आर्टिकल 370 पर मत डालने का मुझे मौका मिला। महोदय, में जब हम लोग छोटे थे, संघ के स्वयंसेवक थे या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे या जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य थे, तो हम लोग नारे लगाते थे, शहीद हुए जहाँ मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और जब उसके उन्मूलन का समय आया, उस वक्त उसके लिए मतदान मैंने किया। मेरे लिए वो क्षण बहुत ही ना भूलने वाला क्षण है और रोंगटे खड़े हो जाने वाला क्षण है। महोदय, मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कैसे कालखंड में इस सदन का सदस्य रहा हूँ जब सपनों को हकीकत में तब्दील होते मैंने देखा है। महोदय, ऐसे बहुत सारे क्षण आए कि जब सपने हकीकत में बदलते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, जब नारी शक्ति अधिनियम का मामला आया, ऐसे बहुत सारे पल आए जब मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली समझता रहा। महोदय, ऐसे बहुत सारे क्षण आए जब बहुत ही भावुक पल हम लोगों के लिए थे। कोरोना का समय ऐसा आया, आप में से बहुत साथियों को पता होगा कि उससे पूर्व मैं एक बड़ी गंभीर बीमारी में उलझ गया। तो ऐसे बहुत सारे पल हम लोगों के लिए आए जब हमने इस सदन को लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चैम्बर्स में होते हुए देखा। ऐसा भी क्षण आया जब विजिटर गैलरी पे सांसद बैठे थे। ऐसा भी क्षण आया जब वर्चुअल सदस्य भी वर्चुअली इस संसद में शामिल हो सके। तो ऐसे बहुत सारे भावुक पल आए जिनके लिए मैं सदा इस क्षण को, इस कालखंड को याद रखती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये पल यहाँ हम लोगों ने गुजारे हैं। और महोदय, एक बात में लाइटर वे में जरूर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस सदन में सबसे ज़्यादा अनिल नाम के लोग, अनिल बलूनी, अनिल अग्रवाल, अनिल जैन, अनिल देसाई, अनिल हेगड़े, और ये सारे लोग रिटायर हो रहे। तो हमको आपका प्रोटेक्शन जरूर चाहिए कि इतने सारे लोग एक साथ रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ अनिलों पे आपकी कृपा दृष्टि रहे, इसके लिए जरूर आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Anil Baluni, will you please indicate the rule under which you are seeking this protection from me? Honorable members, our house sitting today will be up to 6 p.m. and we have to transact business in respect of bills also. I would urge the members, having full respect to their sentiments, to be brief. Shri Sakaldeep Rajbar.
आदरणीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले मैं इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का प्रणाम करता हूँ। आज आपकी आज्ञा से उस सदन में अपने विदाई भाषण के लिए खड़ा हूँ। मेरे जैसे पार्टी और संघ के साधारण कार्यकर्ता को उस सदन में 6 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के आला कमान एवं संघ के लोग को हृदय से प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा मैं माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी एवं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सभी सदस्यगण का मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने अपने संसदीय जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का भरपूर प्रयास किया। विभिन्न उतार चढ़ाव देखा, बहुत कुछ सीखने को अवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। माननीय मोदी जी के सराहनीय कार्य, चाहे अयोध्या का मंदिर हो या कश्मीर का 370-35 हो या नारी शक्ति बंधन हो, पाकिस्तान का स्ट्राइक हो, नया सदन हो, कोरोना हो, 80 करोड़ गरीबों के लिए राशन हो, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड हो, सभी उनके कार्य जो बहुत ही सराहनीय है, जिनका जितना भी सराहा जाए वो कम होगा। और इसके अलावा मैं भगवान से कामना करता हूँ कि देश ही नहीं विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। आज मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ कि देश आगे बढ़े, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सदस्यगण सभी सदस्यगण आगे बढ़े और मैं भी सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। जो भी यहाँ रहे फलते फूलते रहे, सभी लोगों के दीर्घायु की कामना करता हूँ। थैंक यू। श्री अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी। Oh, sorry, Ajay Pratap ji, you took some time. Please. माननीय सभापति महोदय, युवावस्था में मैंने एक कार्टून देखा था। आप तो अभी भी युवा लग रहे हैं। संभवतः वो कार्टून उन्हीं का था। उस कार्टून में प्रश्न किया गया था कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन, और नीचे जवाब दिया गया था। जवाब में राजनेता की शव यात्रा जा रही थी और नीचे लिखा था दिस इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन। तो आज इस सदन से जरूर हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा
से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि उस कार्टून में परिभाषित किया गया था, तो अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम देश की सेवा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस समाज की सेवा करते रहेंगे। सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इस अर्थों में हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी विरासत में मिली है। और लाइटर मोड में कभी कभी अपने मित्रों के बीच में कहता भी हूँ कि मेरे बाप की पार्टी है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमने जो भी सपने देखे थे, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं राज्यसभा का सांसद बनकर इस सदन का हिस्सा बना, वो सारे के सारे सपने हमारे पूरे हुए। हमने सपना देखा था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया। हमने नारे लगाए थे कि धारा 370 हटे, 35 से हटे, ये धाराएं समाप्त हो गई। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। केवल एक कसक रह गई है कि समान नागरिक संहिता के लिए भी हमने बहुत अपने नारे लगाए हैं, बहुत तेज आवाज में आंदोलन किया है। वो कसक जरूर रह गई है जो इस कालखंड में और इस हमारे कार्यकाल में पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, आने वाले सदस्य इस काम को पूरा करेंगे। मैं सदन का हिस्सा बना, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं। इस सदन में आपका संरक्षण मुझे मिला, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का संरक्षण मिला, उपाध्यक्ष श्री हरिवंश जी का संरक्षण मिला। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी साथ संवार हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, श्री शिवराज सिंह जी ने किया, हमारे संगठन मंत्री श्री भगवत शरण माथुर जी ने किया। मैं इन सबको स्मरण करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह जी, डॉक्टर अमर पटनायक, time for you to audit yourself. Sir? Time for you to audit yourself. Thank you, sir. Sir, as I stand before you today to bid farewell to this esteemed house, it is with a profound sense of gratitude and humility to the people of the state, to you, sir, to my leader, the President of Biju Janata Dal, the Chief Minister of Orissa, Sri Naveen Patnaik ji, whom and particularly the people of my state, whom I have had the honor to represent for the past 4.5 years. Chairman, sir, when I was deliberating upon the decision to join politics or public life, as they say, in the midst of a career in civil services in which I had already spent 28 years and which was extremely enriching and satisfying for me, I was confused since I had 10 years to go before retirement. When this confusion continued to prevail, I found solace in Mahatma Gandhi's talisman. If you are in doubt, think of the poorest man, and if your decision is going to help him, then take that decision. And thus I opted to join politics, later to find that this was the guiding principle of my leader, Honorable CM of Orissa, Sri Naveen Patnaik ji, who has always advised us to follow and espouse similar values, not just in politics, but even in our daily lives. It isn't that I was not serving the poor and the downtrodden in my earlier career as a bureaucrat. However, transitioning into politics provided me a direct avenue to work with the people and influence policy in favor of the poor and the downtrodden.
much more direct manner at the higher echelons, that is the Parliament of India. So during my tenure of 4 years, 9 months as a parliamentarian, I have not only tested the hollowness of my knowledge and explored the depth of my ignorance, but also constantly enriched my wisdom from each and every member of this House and the chair. I have learned from seniors as well as from juniors, following my belief that the pursuit of knowledge has no expiry date. Not only have I spoken on several bills and topics, but also I have raised the issue of Orissa on various issues, starting from farmers, starting from the issue of special category state, the issue of giving special protection to the tribals, to the various downtrodden people of Orissa, and to increase various kinds of connectivity in Orissa. So, as I bid farewell to this esteemed House, I extend my heartfelt gratitude to all members whose insights have enlightened me, whose experiences have inspired me, and whose sacrifices have humbled me. Together, we have debated, deliberated, and sometimes disagreed, but always in the best interest of our great nation at heart. So, even after I retire, I am certain that my commitment to serving the people will continue, transcending any specific role that I may have. My commitment for service to the people of Orissa and the country shall continue in whatever role that is assigned to me by my leader. I am reminded of my favorite quote, that is the great revolutionary poet of Bengal, Qazi Nazrul Islam, which is my favorite quote, sir, so which I'd like to quote here. This is in Oriya, sir, it's a translation. मुझे महाविद्रोही रण क्लांत मुझे सेई दिन हेबी शांत जेबे अत्याचारी खड्ग कृपाण भीम रणभूमि रणी बनी जेबे अत्याचारी खड्ग कृपाण भीम रणभूमि रणी बनी जेबे उत्पीड़ितर क्रंदन रोल भीम रण जेबे उत्पीड़ितर क्रंदन रोल आकाश बतासे ध्वनि बनी जेबे उत्पीड़ितर क्रंदन रोल आकाश बतासे ध्वनि बनी मुझे महाविद्रोही रण क्लांत मुझे सेई दिन हेबी शांत. Thank you so much, sir, and thank you so much for giving me the opportunity to speak and your wisdom, sir. Thank you so much. Srimati Vandana Chauhan. So for a person like me who never ever dreamt or even aspired to be in the political arena, this has been a very, very fulfilling journey for the last 30 years. So in 1992, I got first elected to the Pune Municipal Corporation. 3 terms there, 15 years as a corporator, mayor of the city of Pune, for a short period MLC in Maharashtra, and 2 terms here in the Rajya Sabha. So I have to express my sincere thanks to our tall leader, Shri Sharad Pawar, whose vision of empowering women really pulled me into this arena. And I'm really obliged to him and the party for having given me this opportunity. So there have been a lot of learnings for me at all these steps. The learnings which have enriched my own life. It has helped me to translate it into action in the community and further serve my little modest bit in nation building. So in the last 12 years, I have feeling of a mixed baggage of emotions. So one is gratitude to the chair in which you sit today, sir. Hamid Ansari ji, Venkaiah Naidu ji, yourself, sir, the Deputy Chairman, Professor P.C. Kurian, our very dear Harivansh ji, the Vice Chairmen, who have been extremely cordial in conducting this House and giving us this opportunity in several ways. So even the chairmen of the committees have done a great deal to bring out the best from us. So the second thing is nostalgia, because it's a house which carries a lot of history, the Constituent Assembly, and after that, tall leaders. So naturally, being a part of that is something to feel very proud of. Feeling of contentment, sir, that I was able to contribute in my little way to the legislation and policies which were being discussed here. Sir, with all these bags comes one more bag.
the feeling that I could have done better if that bell did not buzz after 3 minutes. Which I know, sir, you are constrained to do, but this is in the lighter vein, sir. So I wish to thank all my colleagues who have brought a lot of richness to the intellect. So I still remember when I came as a new member in the House, whenever there was a speech made, I believe it was good because otherwise I wouldn't get chits. Jairam Ramesh ji, Derek ji, Tiruchi Shiva, who also guided me that you speak very fast, go slower. So these were the kind of wonderful inputs we got to make sure we deliver better. Our elder sister like Jaya ji, Sonal Mansingh ji, my friend Rajni ji, Ami ji, Fauzia ji, all these members who have been great support to all of us. Also, sir, the staff and the administration, which has been very, very cordial. Members of my party, the Punekars, my city, who I have a lot of strong bonds. They've always supported me. And last but not the least, my family who has stood by me through thick and thin. So the last thing I would only like to say is we will be watching the Sansad TV when we are sitting at home or when the Sansad is on. And I would really like to see that we will have better coordination between the treasury benches and the opposition, whoever may be sitting wherever, and every criticism is taken as a piece of a viewpoint, and this is the essence of democracy, and that is something that I would like to really feel for. Thank you, sir, very much. श्री जावेद अली खान। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं इस सदन से, उन सबके जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए और समाज की निरंतर सेवा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर, मैं भी 2020 में रिटायर हुआ था और 19 महीने करीब मैंने रिटायरमेंट की लाइफ गुजारी है। मैं 2-3 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। रिटायरमेंट के बाद एक्स एमपीज को कुछ पीड़ाएं होती हैं। मसलन आज हम एमपी हैं, हम टेलीफोन करते हैं और हमारा रेल में रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अपना आई कार्ड लेकर के काउंटर पर लाइन में लगना ही पड़ता है। कृपया रेल मंत्री जी को मैंने कहा भी था, आप भी निर्देशित कर दीजिए कि एक्स एमपीज को टेलीफोन पर रिजर्वेशन की सुविधा दे दी जाए। जब कार्ड से ही होना है, पैसा नहीं देना है, तो ये सुविधा उनको दे देनी चाहिए। जब पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था एमपीज के लिए, और सब एमपीज की और एक्स एमपीज की आईडी बना दी गई थी कि इससे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। 2018 में वो शुरू करना था, लेकिन आज 2024 आ गई है, करीब 6 साल हो गए, वो ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैंने रेल मंत्री जी के दफ्तर में जाकर के निवेदन किया था कि कम से कम आप अगर टेलीफोन पे नहीं दे सकते तो एक्स एमपीज को और एमपीज को ऑनलाइन सुविधा दे दीजिए। दूसरी बात क्या है जो मैंने महसूस की, ये सीजीएचएस के जो बिल वगैरह एक्स एमपीज देते हैं, पहाड़गंज तक के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं एक्स एमपी होने के बाद। मैंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से निवेदन किया कि एक्स एमपीज के लिए एक काउंटर एनेक्सी में कहीं खुलवा दीजिए जहां सब बिलों का आदान प्रदान हो जाए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट वगैरह वहां से मिल जाए। मैंने सुना है कि वो शायद हो गया है। और तीसरी आखिरी बात एक्स एमपीज की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं सर, कि आपने कई बार सदन में कहा कि एक्स एमपीज जब दिल्ली आएंगे
तो उनके एकोमोडेशन की जिम्मेदारी सचिवालय लेगा। लेकिन अभी तक सचिवालय में कोई डेस्क या कोई आदमी ऐसा डेजिग्नेट नहीं है जिससे संपर्क करके एक्स एमपी यहाँ वेस्टर्न कोर्ट की सुविधा ले सकते हो। कृपया ये भी कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक्स एमपी जो आज होने जा रहे हैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I may tell you, honorable member, we have a structured mechanism and we have gone to the extent of making available rooms in double digit to members of parliament, ex-members of parliament, when they have made a request. It's very structured. Shri Harnath Singh Yadav. Harnath ji. सभापति जी, मैंने अपनी जीवन यात्रा धूर देहात के मिट्टी के कच्चे मकान से, बरसात में चुचयाते हुए फूस के छप्पर से, कांटों भरी पगडंडियों से, घुटनों तक कीचड़ भरी गलियों से, खेत से, खलिहान से, गांव की सौंधी मिट्टी की पवित्र सुगंध से प्रारंभ किया है। मान्यवर, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, आज के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और अपने समस्त नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्रदान किया। महोदय, आज विदाई का अवसर है, माहौल कुछ अलग है, परंतु मैं अपने मन के कुछ भावों को अवश्य प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय, राजनीतिक क्षेत्र का एक विचित्र चित्र देखने में आ रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक मान मर्यादाओं, परंपराओं का कोई मूल्य नहीं रह गया है। सत्य असत्य, नीति अनीति, धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि के मध्य जो रेखा होती है वह मिटती चली जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है। महोदय, मेरा मानना है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान देश का सम्मान है और मातृभाषा के प्रति अवमाननापूर्ण व्यवहार का अर्थ है कि हम अपनी मूल जो धाती है, मूल जो पूंजी है, उससे किसी न किसी रूप में अलग होते चले जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक समृद्ध विरासत से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने हिंदी भाषा सहित देश की समस्त मातृभाषाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंगीकार करने के लिए समय समय पर सदन में उठाने का प्रयास किया है। महोदय, मैं इस अवसर पर आपका और पूर्व सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू साहब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस सदन को अनेक झंझावातों के बावजूद, अनेक प्रकार की समस्याओं के बावजूद बहुत ही कुशल रीति से सदन को चलाने का प्रयास किया है और सभी सांसदों का जो है विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया है। माननीय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने दोनों सदनों के वर्तमान और पूर्व सांसदों की एक भावना प्रकट करना चाहता हूँ। महोदय, पुराने संसद भवन में के केंद्रीय सभागार में पूर्व सांसदों को बैठने के लिए, मिलने के लिए, मिलने जुलने की सुविधा प्राप्त थी, परंतु नए संसद भवन में यह सुविधा नहीं दिखाई दे रही है। आज पूर्व सांसदों को नए संसद भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह स्थिति अत्यंत वेदनापूर्ण है, कष्टकारक है और मान सम्मान के विपरीत भी प्रतीत होती है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन
माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित ही इस समस्या पर कोई सकारात्मक कार्रवाई स्पष्ट करें। और अंत में माननीय चार पंक्ति बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। दस्तूर है जमाने का पुराना, दस्तूर है जमाने का पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाता रहे खाता पाना। और जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे जियो कि जाने के बाद सारा जहाँ कहे कि जियो तो ऐसे जियो। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री अनीश रंजन विश्वास। Sir, at the very outset, I thank my party and my leader, Srimati Mamata Banerjee, from the core of my heart for this greatest of opportunities to be a part of this grandest temple of world's largest democracy, this parliament. So this journey of 6 years has been one of great learning experience from great and distinguished people who came here from all walks of life. Their contribution in this house, as sir you often say, in the form of debates, dialogues, discussions and deliberations, have been greatly enriching for me as a first-time parliamentarian. Sir, I consider myself very lucky as I had the great privilege of being in both houses, in both the parliament, the old one and the new one. Sir, I was witness to the 250th session of Parliament. Sir, it was the period of the 75th year of independence and of the Republic. Sir, it was the period which was also graced by two honorable presidents of this great Republic, three honorable prime ministers, two former and one our current Prime Minister, Shri Modi ji, and sir, two honorable chairmen in Rajya Sabha. Sir, your and your predecessor, Shri Venkaiah Naidu ji's able guidance from the chair and witty remarks from time to time were highly commendable. His one remark I vividly remember, one could be retired but never tired, is to which a reference was being made by our Chief Whip, Shri Shugendu ji, this morning, shall be the catchline for all of us retiring today. Sir, in this point, I find it very pertinent to mention Sir Lord Alfred Tennyson in his poem From the Passing of Arthur, in which he said, "The old order changeth, yielding place to new, and God fulfilled himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world." Sir, this reflects that no matter how good anything is, change is the essence of nature. This essential change is taking place today in the form of 68 honorable members retiring today. And sir, of course, new members will come in. This will infuse new energy into this house once again. Sir, Swami Vivekananda, in his famous quotation, "He Bharat Bhuliyo Na," which translates as, "O India, never be oblivious," had referred to this Indian society as Shri Virat Mahamaya Chhaya Matra, meaning this society is only the shadow of this greatest form of Shakti, Mahamaya. I am sure those returning today, whether coming back or not, shall definitely be engaging themselves for the cause of this great nation in capacity as a member of parliament or in any other capacity, but chiefly in the capacity of a patriot out of zeal to keep serving this nation, which Swami Vivekananda had referred to as "My India, the India Eternal." Sir, I'm greatly thankful to all the MPs of this house, all officers and staffs of this parliament, as all have been always ever helpful, cooperative and courteous. Especially, I would like to thank my party leader in this house, Shri Derek O'Brien ji, and our Chief Whip,
Thank you. Sir, I soulfully pray for the good health and well-being of all I have come in touch with during this glorious journey of mine. Thank you, sir. Thank you. Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. General, briefly. माननीय सभापति जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कल मुझे आपने इस आसन पे बैठने का भी मौका दिया। फिर मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका, फ्रॉम whom I learnt। जब मैं यंग अफसर पोस्टेड था कश्मीर में, हसीन वादी में, तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ सेटल हों, क्योंकि लक्ष्मी चंद ने कहा है कि जड़े आदमी रहने लाग जा उड़े उसका घर हो जा। तो फौजी तो रहते हैं हर जगह। मुझे ये नहीं पता था कि माननीय मोदी जी 45 साल के बाद मेरा भी बटन दबाएंगे 370 धारा और 35A को निरस्त कराने में। मैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का कमांडेंट रहा, द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री। अभी भी एडवाइज़र हूँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। मगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन के प्रसार में बाधा बनी हुई थी। मैंने भी 100 इंस्पेक्शन कराने का टॉर्चर बर्दाश्त किया। मुझे ये नहीं पता था कि मोदी जी मेरे हाथ से उसको भी निरस्त कराने का बटन दबाएंगे और पार्लियामेंट में मैं बोलूँगा। सभापति जी, आपके पास भी मैं खाप पंचायतों का केस लेके आया था। मुझे यूँ नहीं पता था कि आप मेरे इमीडिएट बॉस होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो पता नहीं था, जो मैंने चाहा वो तो नहीं हुआ, बट समथिंग बेटर देन दैट हैपेंड एंड आई एम ग्रेटफुल टू General, I am not your immediate boss. And if at all I am your boss, then I am not immediate. It will be ultimate. Sir, I stand corrected, sir. Whatsoever you feel correct is correct. Thank you, sir. Being a doctor, I will say sometimes some acrimonies among us people, but to me, genetically from Kabul to Kanyakumari, we look to be the same people. And my wish is कि धारा 370 तो गई, 371 भी जाए, हर एक हिंदुस्तानी हर जगह काम कर सके और हर जगह सेटल हो सके, और यूरोप की तरह हमारा बर्रे सगीर के लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं, जैसे आज यूरोप है, ऐसा भी कभी हो। जय हिंद। श्री कैलाश सोनी। आदि सभापति जी, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को लोकतंत्र के सबसे बड़े पायदान पर आना एक बड़े सौभाग्य का विषय है। और हम सब जो यहां आए, ये तय है कि अपने पार्टी के कारण आए, और इसलिए हम सबसे पहले अपने पार्टी के नेता और इस राष्ट्र के जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और हमारे प्रदेश के नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और शिवराज सिंह जी को खूब साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, हम एक युग है राजनीति के। 1971 10 अगस्त यहां तिहाड़ जेल से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 20 माह तक, और जन सरोकारों के लिए मध्य प्रदेश का कोई जेल नहीं बचा जिसमें हम नहीं गए हों। छात्र जीवन से लेकर के आज तक हम जिन उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में आए थे, ये सारे उद्देश्य
9 वर्ष के कार्यकाल में हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, राजनीति टोटकों से और नारों से हट करके इशू बेस्ड हुई है। राजनीति में हम सब जो चाहते थे, धारा 370 और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था, सबसे बड़ा सपना था कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, जरूरत है व्यवस्थाएं बदले और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। और माननीय मोदी जी हिंदुस्तान के वो जननेता हैं और वो प्रधानमंत्री हैं जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार की दीमक को मिटाने के लिए जीरो। विजयपाल जी, थैंक यू स्वामी जी। मैं आखिरी केवल 2 पंक्ति कहना चाहता हूं कि जिंदगी में ऐसा निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। भारत माता की। श्री विजयपाल सिंह। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रीफली नरेंद्र मोदी जी और उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, नड्डा जी, तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ राज्यसभा में भेजा, और साथ ही जितनी भी पार्टियों के नेता हैं। हमारी पार्टी में अरुण जेटली जी नेता थे उस समय, अब हमारे बीच में नहीं हैं। थावरचंद गहलोत जी थे, अब पीयूष गोयल जी हैं। पक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी थे, आजकल खड़गे जी हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन सबसे कुछ न कुछ सीखने को हमको मिला है। महोदय, मैं तो एक छोटे से किसान घर में पैदा हुआ था, कोई राजनीति में आने का इरादा नहीं था। चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया और जब तक हो रहे तब तक उनके साथ में रहा। और कितनी बार आंदोलन किए। गन्ना बेल्ट से आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहाँ गन्ना 80% गन्ना ही होता है। कि हम कहते थे कि एथेनॉल गन्ने से बनना चाहिए, गन्ने के रस से, और वो पेट्रोल में मिले। लेकिन अब हम उस सपने को पूरा होता हुआ हमने देखा। मुझे किसानों के संगठन में जिले से लगा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष तक रहने का अवसर मिला, केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का भी अवसर मिला और यहाँ उठाने के भी अवसर मिले। तो अब वो सारे इश्यूज जो किसानों के थे, पिछले वर्षों में काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ। एक छोटा सा दर्द जरूर लेके जा रहे हैं। जब हम ये बात करते थे तो हम कहते थे किसानों पर ही सारे प्रतिबंध क्यों? बागपत का किसान क्यों नहीं सोनीपत में जाके अपना धान बेच सकता? उन रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त करने के लिए जितने पिछले 20 साल में कमेटी बनी थी, गुरुलाल की अध्यक्षता में, ऐसी जैन की अध्यक्षता में, मोन्टिक सहगलवाल की अध्यक्षता में, या हमारे स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, या डॉक्टर अपने भूपेंद्र हुड्डा जी की अध्यक्षता में बनी, सबकी रिपोर्टों के आधार पर हम सब उसमें थे। सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर कानून बनाए गए थे, लेकिन वो कानून वापस लेने पड़े थे। और उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था साहब, पूरे देश में उस समय सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी, उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। ज़्यादातर किसान ये चाहते थे नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सेंटेंस कहा। मुझे लगता था यदि वापस होंगे तो किसान बड़े पैमाने पर विद्रोह करेंगे, क्योंकि 80% किसान सब चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा देश हित में हम ये कानून वापस ले रहे, किसान हित में हमने बनाए। तो इसके दर्द को हम जरूर लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं सब साथियों को जितने हमारे रिटायर हो रहे हैं सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सबका सहयोग। सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मोदी जी ब्रीफली। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बाई इलेक्शन में 3.25 साल के लिए राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश में
बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ ऑपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है। और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक उप मुख्यमंत्री के नाते श्री नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो सत्य महोदय, मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला है। और मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा। और अंत में एक छोटा सुझाव है मेरा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सदस्यों की उपस्थिति में होता है, क्या बजट भाषण ये राज्यसभा के लोगों को टीवी पर देखना पड़ता है, तो क्या बजट भाषण भी वित्त मंत्री का ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में नहीं हो सकता है क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, मुझे 33 साल तक लगातार राजनीति में रहने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री सैयद नासिर हुसैन नासिर, briefly. Yes, sir. Sir, thank you for the opportunity. सर, मुझे राज्यसभा में मौका मिला मेरे पार्टी के तौर से, after having a long stint in student politics and youth politics. I was elected 8 times to the student union in different colleges and universities in a row. I was actually preparing to contest for an assembly election from Ballari in Karnataka. Then all of a sudden I got this phone call. My party leader, Mallikarjun Kharge Sahab, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and that time in charge of the state, K.C. Venugopal ji, and my elder brother and well-wisher Randeep Singh Surjewala ji. Siddaramaiah ji was Chief Minister then, Dr. Parmeshwar was the PCC President. They all, without even me asking for it, they gave me a chance to be a member of the Rajya Sabha of this August House. I am thankful to all of them for giving me this opportunity. सर, हम लोग ने यही पढ़ा था, सुना था, देखा था, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं एज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी यहाँ पे मैं राज्यसभा में प्रवेश किया। हम लोगों ने यही देखा था कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट का एजेंडा आता है उनके बिल्स के रूप में, और अपोजिशन उन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए जो बिल्स के रूप में नहीं आते हैं और देश के लोगों के हित में होते हैं, और स्पेशली उन मुद्दे जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो क्योंकि उनके लिए अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो बिल्स के रूप में लाते हैं, तो हम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं और मेरे पार्टी के दूसरे एमपीज और दूसरे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज, हम लोग सब मिल के अलग अलग जो रेलेवेंट रूल्स थे, उस रूल्स के तहत उन तमाम मुद्दे जो गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे मणिपुर वाला मुद्दा हो, चाहे चाइनीज सेग्रेगेशन वाला मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने अलग अलग रेलेवेंट रूल से उठाने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों ने
जस्टिस करने की कोशिश की उन तमाम मुद्दों के साथ, लोगों के इस देश के लोगों के साथ। और कई टाइम उन मुद्दों को के ऊपर बहस करने की भी का अवसर भी अपोजिशन मेंबर्स को मिला, हम लोग को भी मिला। एंड बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मुद्दे अकोमोडेट नहीं हुए, इसीलिए हम लोगों को कई टाइम थोड़ा अग्रेसिव भी होना पड़ा। उससे काफ़ी हम लोगों ने सीखा। लेकिन ताज्जुब की ये बात है कि जो है डेमोक्रेसी जिसके बारे में एक टाइम कहा जाता था कि इस सदन में और इस हाउस में और उस हाउस में प्राइम मिनिस्टर खुद आके बैठ के उनके खिलाफ जो बात होती थी, गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात होती थी, उसको खुद आके बैठ के सुना करते थे। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि एक गवर्नमेंट के एमपी के बारे में जब बात हो रही थी, उसको बचाने के लिए 146 एमपी को सस्पेंड किया गया था। ये मुझे लगता है कि इस लेवल पे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन ये भी चीज देखने को यहाँ पे मिला है। मुझे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 6 साल में जो टाइम मिला, आपसे भी काफी सीखने को मिला। आपके पहले जो चेयरमैन साहब थे उनसे भी सीखने को मिला। बहुत सारे हमारे मित्र, नए मित्र हुए अपोजिशन पार्टीज में, गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में अगर मेरी पार्टी में जो मौका मिले तो फिर वापस आऊंगा। अगर मौका नहीं मिला, जहां पे भी जिस रोल में भी होगा, उन तमाम मुद्दों के लिए जो मैं खड़ा हुआ था, उन मुद्दों के लिए उस रोल में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उस असाइनमेंट के साथ में मैं हर जगह खड़ा रहूंगा। बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर आपके चेहरे की चमक दमक बता रही है कि शायद आप आ रहे। श्री कुमार केतकर। Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to speak. But please allow me also, and also it will forgive me for taking a contrarian view and not just being protocolish of thanking everybody. As a journalist, I have covered Parliament sessions from the journalist gallery, and the atmosphere that I saw as a journalist then for many years is totally different than the atmosphere that I actually came to see as a member of Rajya Sabha. I had never thought that I will ever become a member here, from there to here. I have never seen such polarized house in my entire journalistic career. And this polarization, full of hate and nafrat, I think I had never experienced, despite whichever party was in power. I think that is the atmosphere which I did not like, and I must record that even the insulting and humiliating approach or humiliating statements or humiliating observations towards Pandit Jawaharlal Nehru, even Indira Gandhi, even after mentioning Bangladesh a few times, never it was mentioned that it was Indira Gandhi's leadership which helped Bangladesh get liberated and India having a completely different South Asia, India becoming member of South Asia. I think that kind of ungrateful approach towards the Nehrus and Gandhi and even Rajiv Gandhi, who introduced the idea of 21st century and technology missions, I think was completely ignored while mentioning about the new century. On 15th August 1947, we did not get freedom only for the body of the country. We also had the full freedom, and the soul was liberated in 1947, not on 22nd January 2024. I think that kind of gratefulness, that kind of gratitude should have been there. That I find extremely missing. And as a journalist, I had covered, and therefore I regret to say that next time, whether I come or not is immaterial. I am mostly not coming.
But the point is, next time when the new Rajya Sabha comes or new Lok Sabha comes, some kind of gratitude towards our leaders, towards our 75 years contribution, towards Nehru's, Gandhi's. After all, Nehru was elected not by his own. Nehru was chosen by Mahatma Gandhi himself to lead the country. And that kind of approach, that kind of concern should have been shown by the House. This House, unfortunately, did not show that. I am thankful to you for giving me this opportunity, and thankful particularly to Sonia and Rahul ji for choosing me to come to Rajya Sabha. So while thanking all others here, colleagues here, and the colleagues in the ruling party, I think with those words I will close, but I will hope that next time the Parliament, Rajya Sabha as well as Lok Sabha is not as hateful, as full of vengeance and revenge, but also full of genuine bonhomie, which I have seen in Central Hall. Now Central Hall has disappeared and bonhomie has also disappeared. That bonhomie must be introduced again. That is what I expect and I hope. Thank you very much. I don't want to say on this occasion, but Mr. Ketkar is a distinguished journalist. He must have seen in the House. Mr. Ketkar must have witnessed in the House, in public domain, from responsible members, the kind of language and words that have been used against your chairman. And it was great pain to me that no one from this side reacted. To call the chairman cheerleader of a political party is ultimate in taking a low dip. I would have expected that you would take equitable view of things. You ignored what you saw before your eyes. We have interacted also, and that we have to digest so many things. If you would go as a journalist, sit on your table and find out what has emanated on a public platform and what I have suffered, I am sure people would introspect on that also. Sri Rajmani Patel. माननीय सभापति जी, आपने इस अवसर पर हमें बोलने का, विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन लाखों अमर शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद इस देश में प्रजातंत्र का मंदिर और भारत का संविधान मिला। मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम एक छोटे किसान के परिवार के सदस्य के रूप में राजनीति में आया था और सेवा भावना के आधार पर सेवा को ही अपना भेंट मान करके सेवा किया। गरीब, पिछड़े, दलित किसान की आवाज़ के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा। और इसी संघर्ष को देख करके हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेष करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो आज देश के युवाओं की अगुवाई कर रहे हैं, उन समस्याओं से लड़ रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमें इस सदन में आने का मौका मिला। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन में आने के पहले राज्य में था, मंत्री रहा, विधायक रहा, लेकिन इस सदन में पहली बार आने का मौका मिला। उसके पहले कुछ सपने देखे थे और कुछ कल्पनाएं किया था। पुराने सदन के मंदिर को देख करके, उनकी कार्यवाही को देख करके सपना देखते थे कि इस सदन में जाएंगे जहां जनता के द्वारा, जनता की सरकार जनता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे और जहां जनता की समस्याओं को सदन पर रखने का अवसर मिलेगा और उसका समाधान भी होगा।
संविधान के साए में सभी को समान अवसर मिलेगा, उनके हक और अधिकार तथा स्वाभिमान और सम्मान की गारंटी मिलेगी। लेकिन मंदिर देख करके ऐसा लगा माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि महलों की नाग फनी हंसते है, महलों की नाग फनी हंसती है, घर की तुलसी रोती है, कोई तरस रहा हो जियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई सूरज बांधे सोता है। माने जनता द्वारा जनता की सरकार न हो करके अगर कुछ लोगों के लिए काम करने लगे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। माननीय सभापति महोदय, यहाँ तो सपनों को भी तोड़ा जाता है, मान अधिकारों को छीना जाता है, स्वाभिमान और सम्मान को भी दबाने का प्रयास होता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब किसानों का कर्ज और बिजली का बिल बकाया रहने पर उनको जेल भेजा जाता हो और पूंजीपतियों का कर्ज माफ करता हो, जहां ऐसी व्यवस्था दिखे कि फिल्मों को टैक्स फ्री और कफन पर जीएसटी लगाया जाता हो, माननीय सभापति महोदय, कर्जा लेकर के व्यक्तिगत छवि बनाने में खर्च को देश के सम्मान करार दिया जाता हो, प्रश्नों का समाधान करने के बजाय प्रश्नों पैदा करने वाली पार्टी तथा संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जब नजर आई माननीय सभापति महोदय तो निश्चित रूप से उस अपने टूटते। थैंक यू राजमणि जी। ढेर साहब ने कहा था, अभी हमारे इमरान साहब बैठे, उन्होंने बात कही सर कि जिधर से गुजरो, जो सम्मान है, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, अबे तुम अपेल भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। माननीय सभापति महोदय, ये प्रजातंत्र के मंदिर से जो आमदन की कल्पनाएं जुड़ी हुई है, उसके बाद एक सेकंड माननीय, आज तो माननीय सभापति महोदय 2 मिनट का समय दे दो, ऐसे नहीं मिलता है, सदन में कभी अपनी बात नहीं कह पाते। आज कह रहा हूँ विदाई के अवसर पर तो राजमणि जी, समस्या क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में रहूं या न रहूं, लेकिन सभी बुजुर्ग बुद्धिजीवी अनुभवी सांसदों से जो प्रेरणा मिली है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जहां भी रहूंगा न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। देश की सबसे बड़ी ताकत किसान, गरीब, मजदूर, एसटी, ओबीसी, युवा के अधिकार की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय आपका सदन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अंत में इतना ही आपसे कहना चाहते हैं इस सदन में कि अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, दर्द से रिश्ता जोड़िए। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूँ, थैंक यू। उमंगों की नदी बढ़ती किसी दिन सूख जाती है, कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है, कहो इन हुक्मरानों से कि भूले नहीं सच को, तिलक के अक्षतों में भी लिखा वनवास होता है, लिखा वनवास होता है। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है, इमरान प्रतापगढ़ी के शेरों को बोलने से पहले 3 बार पढ़ ले। इन्होंने शुरुआत मेरे आने से पहले खड़गे जी के माध्यम से करा दी कि मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा। टेक केयर। इमरान प्रतापगढ़ी तो नहीं रुकेंगे, पर उनके शेर को पढ़ते टाइम 2 बार देखें।
एल हनुमंतिया जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी जरूर कोई शेयर किया होगा उन्होंने। सर मैं पॉइंट्स के खिलाफ नहीं हूँ सर डोंट वरी सर, आई विल नॉट। सर थैंक यू chairman sir for giving me this opportunity. Briefly. Yes sir. Sir, I am grateful to my party Indian National Congress and my leaders Srimati Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji. One second. When you said I am grateful, I was about to say thank you. Fine sir. And our Neta in the House, Sri Mallikarjun Kharge ji, the then General Secretary of Karnataka in charge, Sri Venugopal ji, and now Mr. Surjewala ji, my Karnataka leaders, now the present Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, then President Dr. Parameshwar ji, and D.K. Shivkumar ji. They are all reasons for me to be here today and for the last 6 years. Sir, with pride, I am expressing my views here. I have given my best to this house to my ability. And I have learned a lot of things by this house for me and with all my experience. Sir, in spite of ideological differences here, we have very good human beings across the party line. They have always appreciated the good work done by any member, and I am one who enjoys that love by many members of this house. Sir, I must remember Sri Venkaiah Naidu ji, who was our earlier chairman of this house, who used to comment whenever you speak on any subject. And he used to appreciate or used to correct as you are doing now. I must compliment Sri Venkaiah Naidu ji for his encouragement on many issues which I have expressed in this house. Sir, many issues raised in this house. I was thinking this house will definitely be the voice of the unreached in this house. It will solve the problem, or it will take care of the issues, because that is the apex body of the country. Sir, I am seriously disappointed on many issues which was raised in this house, which were very serious, which includes crores of people have not been touched upon by the ruling governments. That is what I am seriously worried, that I still request the House, whatever issues raised in this house has to be addressed with utmost priority and sincerity. That is my request, sir. Thank you. So, thank you very much, sir, for this opportunity, and I am thankful to you and all the people here. Thank you so much, sir. हनुमंतिया जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा, my leader in the house. Yes. I think he is your leader everywhere. Yes, exactly. Am I right? Sir. Thank you. I stand corrected, sir. Thank you. Dr. Anil Jain. अनिल जी, धन्यवाद सभापति महोदय। सर्जिकल ऑपरेशन कीजिए क्विकली। राइट सर। मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, निवर्तमान अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस
महान सदन में पहुंचाने का काम किया। माननीय सभापति जी, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूँ और जब मैं पढ़ता था तो मेरा मेडिकल कॉलेज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में से एक होता था और मैंने बड़ा गोल्डन पीरियड वहाँ बिताया है। और उत्तर प्रदेश की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को संघर्ष के माध्यम से पूरा परिवर्तित कराने का काम किया। मैं उसको आज अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था सदन में आने से पहले तक। और बाकी समय जो 6 वर्ष सदन का है, इस सदन में आने पर हमारे बहुत सारे सपनों को सही माने में हकीकत में बदला गया है। हम लोग धारा 370 की बात करें, हमने धारा 370 हटते देखा है, कश्मीर का पूर्ण विलय होते देखा है, 35(1) को हटते देखा है, हमने ट्रिपल तलाक को जाते देखा है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनते देखा है और जो बहनों को अधिकार मिले उसका आगाज देखा है। हमने CAA को यहाँ पास होते देखा है, हमने नारी बंधन अधिनियम को पास होते देखा है, हमने 150 साल पुराने कानूनों को दफा होते देखा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। मुझे सौभाग्य है कि मैं होम अफेयर कमेटी का भी मेंबर रहा और इन बिलों पर हमने भी कुछ ना कुछ गिलहरी के माफी की सही कुछ ना कुछ योगदान देने का काम किया है और इस सदन में इसको पास किया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, गर्व है कि हम गुलामी के जो भी अवशेष बचे हैं उनको धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं। हमने इस कार्यकाल में भव्य राम मंदिर देखा है। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुझे सौभाग्य है कि मैं राम मंदिर से 14 अक्टूबर 1984 से जुड़ा हूं। मैं तब जब लखनऊ में राम जानकी यात्रा आ रही थी, उसका मुझे संयोजक बनाया था 1984 में। तब से मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ रहा हूँ। 90 में भी वहाँ था और 92 में भी जब ढांचा गिरा तो मैं वहीं था और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला और उस सौभाग्य को पूरा होते देखा है, सब स्वप्न को पूरा होते देखा है। मान्यवर, मैंने यहाँ राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलते देखा है। मैंने यहाँ ये भरत मंडपम बनते देखा है। भारत मंडपम लोग सोचते थे ऐसे मंडप बनाएंगे तो किसके नाम पर रखे जाएंगे, लेकिन ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के गुरुत्तरदायित्व के लिए को ध्यान में रखते हुए भारत मंडपम रखा, यशो भूमि बनते देखा है। मान्यवर, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के, गरीबों के सपनों को पूरा होते देखा है। इस देश में इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, 2014 के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आए हैं। 1-2 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आए, बल्कि करोड़ों करोड़ों जीवन के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। चाहे जनधन की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे LPG की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, फसल बीमा की बात करें, चाहे स्वनिधि की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। ऐसे कार्यकाल को थैंक यू। विपक्ष के वरिष्ठ साथियों का भी हमको मार्गदर्शन मिला है, उससे भी सीखने को मौका मिला है, पक्ष के सदस्यों को सीखने का मौका मिला है और मैं ऐसे जीवन के आगे के क्षेत्र में जो सीख मिली है उसको हम ले जाएं और आगे बढ़ाते रहें। ऐसी आप सबकी शुभेच्छा और आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। राकेश जी, ब्रीफली। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। मैं राजनीतिक शास्त्र 2 दशक से अधिक पढ़ाया। मुझे लगता है ये शब्द राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा लिविंग यूनिवर्सिटी। वास्तव में संसदीय जनतंत्र में जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिविंग यूनिवर्सिटी कहा है,
यह एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जो संसद और संसद के बाहर लोग प्रशिक्षित होकर एक ऐसे परिवर्तन करते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता खोलती है। इस सदन में जब मैं आया 2018 में, मैं इसको एक भारत के लिए परिवर्तन का युग मानता हूं, क्योंकि एक नेहरू युग के बाद जिस युग को हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने अनुभव किया, जो मोदी युग शुरू हुआ है, यह सिर्फ दो व्यक्ति का नाम नहीं है। दो अलग प्रकार की विचारधाराएं, भारत को देखने का दो अलग नजरिया, भारत के भविष्य को बनाने का दो अलग प्रकार की कार्यक्रम और नीतियां। हम सब जो इस सदन में रहे हैं भाग्यशाली हैं। जिस जम्मू कश्मीर के बारे में हम आज़ादी के बाद से लड़ते रहे, नारा लगाते रहे, जूझते रहे, उस जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से 370 समाप्त होते हुए हमने देखा। जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा होते हुए, जो अभिन्न हिस्सा नहीं था, उसे अभिन्न हिस्सा होने के हम गवाह बने। जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने देखा, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ और 500 साल के संघर्ष को विराम मिला और ये सदन उसका गवाह बना। मैं 3 छोटी बातों को कह के रेखांकित करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र डिबेट और डिस्कोर्स पर आधारित होता है। भगवान बुद्ध ने बज्जी संदेश में कहा था कि जो गणतंत्र निरंतर विमर्श करता है, जहां सदन निरंतर कार्य करता है, वो उस गणतंत्र का कभी प्रभाव नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की भी खुशी है, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात का ऐलान किया, व्हाइट हाउस में BBC के साइट पर यूरोपियन काउंसिल में जो शब्द लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ग्रीस, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को यह बताया, हम सब साक्षी बने कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना घर है, लोकतंत्र की जननी है। इसलिए मैं कहा ये युग परिवर्तन के हम साक्षी बने। जिन लोगों को भी इस दौर में सदन में रहने का मौका मिला, वो इतिहास बनते हुए देखे, नए युग का निर्माण होते हुए देखे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि मुझे राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया जा रहा है, उस वक्त, उस क्षण मैं अपनी माँ की अर्थी के साथ था, उनकी अंतिम क्रिया के लिए जा रहा था। इसलिए उस क्षण को मैं भूल नहीं पाया। मैं पार्टी के नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और वर्तमान अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अवसर दिया। इस सदन में के रिफॉर्म में सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब सदन की लंबी प्रक्रिया चलती है, उसमें कई प्रकार की इल्स यानी कई प्रकार की न्यूनताएं आती हैं। पिछले 2-3 सालों से और खास करके इस अवसर पर जो आपने सदन के को रिचुअल से हटाकर वास्तविकता, हकीकत पर, यथार्थ पर लाने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि दुनिया के संसदीय जनतंत्र में जो अभी सुधार की प्रक्रिया चल रही है, वह एक आईने की तरह होगा कि सदन, थैंक यू, और भगवान बुद्ध का वो संदेश जो है, सदन डिबेट डिस्कस होता है, तर्क की ताकत की जगह होती है, ताकत की जगह नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए श्री विराम देता हूँ। GVL नरसिम्हा राव। Thank you, Chairman sir. First of all, I'd like to express my gratitude and heartfelt thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the then
National President and Home Minister Amit Shah ji, present President Nadda ji, for having given me the opportunity to serve as a member of this very august house. So, sir, though I hail from the state of Andhra Pradesh, I was elected from Uttar Pradesh by the party leadership to give representation to the state of Andhra Pradesh and to give voice to the people of Andhra Pradesh in the two houses of parliament. So, inspirational leadership and life of Prime Minister Modi ji has inspired my transformation from being a cephalogist, columnist, author, and a researcher into a person committed to public welfare and public good rather than individual growth. Sir, in this house, I have used every instrument available, be it 0 hour, special mention, and every other opportunity to highlight public concerns and problems of Visakhapatnam and the state of Andhra Pradesh. And my efforts have helped me to really provide some kind of service to millions of people. During COVID, sir, I was able to help thousands of people who were stranded in different parts of the world. In Varanasi, I was instrumental in getting a train sanctioned from Varanasi to Visakhapatnam, which was pending for 30 years. I have helped for the recognition and empowerment of backward classes in Uttarandhra region, to give them reservation in the central OBC list. So like this, I think this opportunity was, I think, had greatly availed for public welfare. And I would like to also place on record my sincere appreciation, my sincere gratitude to you, sir, as the chairman, the former chairman Venkaya ji, to the vice chairman Harvansh ji, and many others. And I will use this experience and knowledge gained as a member of Rajya Sabha, and I'm sure this will continue to inspire me to work for public good and public welfare after retirement from this house. Thank you very much, sir. श्री समीर उरांव। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने ऐसे क्षण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, मैं झारखंड के एक आदिवासी गांव में जन्म लेने के पश्चात मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन इस देश के उच्च सदन का हिस्सा बनूंगा, और मैं राज्यसभा का हिस्सा बनने का कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का, जिन्होंने मुझ जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से उठाकर उच्च सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। इस सदन के अंदर में माननीय वेंकैया जी हैं, माननीय अनंत कुमार जी थे, अरुण जेटली जी थे, थवरचंद गहलोत जी थे। इन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आपका भी स्नेह, संरक्षण और मार्गदर्शन मिला है। उपसभापति माननीय हरिवंश जी का भी स्नेह, संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और अभी हमारे माननीय सदन के नेता आदरणीय पीयूष गोयल जी का भी मार्गदर्शन मिलते रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, कि इन लोगों के मार्गदर्शन के पश्चात हमें संसदीय कार्य को सीखने का, समझने का अवसर हुआ, और मैं इस सदन के अंदर बहुत सारे चीजों को सीखा। महोदय, किसी कालखंड में हम राम मंदिर धारा 370 आदि जैसे, बस एक मिनट, ऐसे कई विषयों के बारे में चर्चा सुनता था महोदय।
मुझे गर्व है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार तथा संसद के स्वर्णिम काल में इस सदन का हिस्सा बन पाया। यह स्पष्ट रूप से संसद के इतिहास का स्वर्णिम काल है। मैं अपने कार्यकाल में धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण, महिलाओं के अधिकारों के लिए मातृशक्ति वंदन विधेयक सहित पुराने कानून को हटाकर अनेकों ऐतिहासिक अवसरों को स्मृति के रूप में मैं इस सदन से लेकर के जा रहा हूं महोदय। अंतिम लाइन, सभापति महोदय, मैं आपको एवं सदन के अपने सभी साथियों को मेरे कार्यकाल के दौरान किए गए सहयोग के लिए हृदय से नमन करता हूं और सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री अहमद अशफाक करीम। सभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका इनायत किया। आज मैं समझता हूँ कि न दुख का दिन है हमारे लिए, न सुख का दिन है। जाहिर है जिसे नौकरी मिलती है वही रिटायर करता है और फिर रीअपॉइंटमेंट भी होता है, और अगर प्रोफेसर होता है तो और भी ऊपर कहीं न कहीं एमेरिटस हो जाता है। तो कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और यहाँ सदन में जितने लोग हैं सभी खुशनसीब हैं और सभी का सौभाग्य है कि सदन में हैं। उसमें मैं भी एक अपने को फख्र महसूस करता हूँ कि सदन में जितने लोग हैं उनके साथ मैं भी हूँ। और मुझे फख्र है कि मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान लोगों के साथ मुझे इस सदन में बैठने का मौका मिला, आपके साथ बैठने का मौका मिला, डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ बैठने का मौका मिला, वैकैया जी जो पहले हमारे चेयरमैन हुआ करते थे उनके साथ बात करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने का मिला, बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ हमने सीखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय कब होगा? जब आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय होगा तो ऑटोमेटिकली सामाजिक न्याय हो जाएगा। इसलिए आर्थिक न्याय करने की ज़रूरत है। और अभी 2 मिनट नहीं हुआ है सर, घड़ी अभी वक्त बाकी है। बहरहाल हमें आज ज़रूर ये कहना चाहिए कि हम सब लोग बराबर हैं। ये महज इत्तेफाक है कि हम लोग इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी आप इधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहीं पर भी मुझे इसका दुख, इसका गम नहीं है कि अपोजिशन में हैं, बल्कि सुख है। उस दिन को याद करते हैं जब पंडित नेहरू जी जानबूझकर कहते थे कि जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा हम सही सरकार नहीं चला पाएंगे। काश वह परंपरा हमेशा हमेशा रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद विश्वम, 2 minutes. Sir, thank you. Sir, this house of the elders is an integral part of the parliament. We all looked at it with great respect, great trust and hope, because this is the temple of democracy. With this hope I came, and with this trust I am going back, sir, in July. Sir, I was representing a party. Sometimes I was only one of the two in the party, the house. Many a time I was alone here, but I could say I raised to issue the voice of the common people, the workers, the peasants, the downtrodden, and the voiceless. And my understanding is that even though they opposed me politically, many of them took this in light spirit. They have deferred with me. Sometimes they have laughed at me. Many a time they raised their voice against me, but I remember they were all friendly to me. To me,
That is the beauty of democracy. And the chair was always maybe you or Venkayaji. Sometimes I felt that the chair was always cruel to us, the small parties. I believe that the small parties, they represent an ideology, a politics, a cause. So they should be given ample time to express their views. Thank you. The moment we begin to start. Thank you, sir. You will get another opportunity before you retire. You will get another opportunity before you retire. Thank you. Thank you. Priyanka Chaturvedi. Okay. Just 2 minutes. No, you will get the opportunity. Less than 2 minutes because I do understand that Only 2 minutes. So on behalf of my party, I'd like to extend my best wishes to all the retiring MPs as they leave from this house, and maybe some of them would be returning back. My own colleague who sits next to me would also be retiring. So yes, sir, 30 seconds. So just 2 things I'd like to say. One thing, because we are short of time. So there is a quote which I read and I live by: when you think you are at the end of something, it is the beginning of something else. In that something else, I would just request all the retiring MPs that as they leave with a lot of knowledge, with a lot of learnings, they impart some time to train, groom young leadership so that they, when they come here, they understand how legislative processes work and will bring immense talent and immense knowledge to all the legislative work they participate in. Thank you so much and extend my best wishes once again. So you are seeking grooming for yourself also. So I will also be grooming, sir. I'm already grooming. Fozia Khan. Sir, on behalf of my party, I am wishing all the 68 retiring members from the depth of my heart for another beginning in life, sir. Along with them, sir, Dr. Manmohan Singh Ji, Honorable former Prime Minister, who is known for abolishing the license Raj to speed up the slow economic growth and corruption in the Indian economy for decades. So yesterday our Honorable Prime Minister quoted him in his reply to the President's motion of thanks. Although he gave a negative connotation to this quote, I feel it actually speaks more about his virtues of honesty and integrity, sir. He did not lie, he did not mislead or resort to propaganda. It was only honest introspection. Honest introspection, sir, is virtue, while self-praise and arrogance is not. Along with them, Jaya Bachchan ji, friendly, encouraging, committed, highly experienced, and forever ready to stand against injustice, sir. Sir, Vandana ji, she has been a mayor, MLC, she has been twice a Rajya Sabha member, and she has performed in an outstanding way in all her roles, sir. Sir, the other women members who are retiring are Dr. Ami Yagnik, Sonal Mansingh ji, Saroj Pandey ji, Kanta Kardam ji. All these women have proved what is women power, sir. Sir, I will only say one thing, that in the words of William Wordsworth, he spoke about daffodils, that for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. So, sir, these retiring members will be the bliss of solitude when we are in solitude, sir. Thank you. Honorable Leader of the House. Honorable Leader of the House. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बड़ा ही मिला जुला भाव होता है आज के दिन। एक तरफ बहुत अच्छी यादें रहती हैं, कई माननीय सदस्य सांसदों ने अपने अपने यादें उजागर की। थोड़ा बहुत दुख भी होता है जब टर्म खत्म हो रहा होता है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी मित्रों की भी भावनाएं सुन के आनंद आता है कि अच्छे पल जो हम सब ने मिलके मिलाए हैं उनकी यादें उजागर होती हैं। तो एक प्रकार से एक भावुक क्षण है और इस नॉस्टैल्जिया के बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ तीखी बातें भी होती हैं।
एक तरफ हमारे मित्र अनिल जी बताते हैं कि 5 हमारे माननीय संसद सदस्य जिनका नाम अनिल है वो एक साथ रिटायर हो रहे हैं, पर इतना हमें संतुष्टि है कि एक अनिल बोंडे, डॉक्टर अनिल बोंडे अभी भी रहने वाले हैं हमारे साथ। एक तरफ हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वो हर बार बड़ापन से हमारे वरिष्ठ नेताओं की गुणगान गाते हैं, उनकी योगदान की तारीफ करते हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने जो कहा और दिल से कहा, कोई उसमें पढ़ा लिखा भाषण या ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। वैसे माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी मनमोहन सिंह जी के लिए कुछ पढ़ा अपने वक्तव्य में। मैं समझता था कि इतने वर्ष साथ में काम किया है तो वो भी अपनी दिल की भावना बताते डॉक्टर सिंह के लिए। परंतु एक तरफ हम सबकी जो भावनाएं हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ साथी हम मिस करेंगे, उनका योगदान, जिस प्रकार से उन्होंने इस उच्च सदन की गरिमा बढ़ाई, बड़े बड़े कानून पारित हुए, इस भव्य नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग में जिस प्रकार से शुरुआत ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हुई, एक प्रकार से ट्रेंड सेट हुआ कि आगे आने वाले दिनों में ये नया भवन आगे आने वाली पीढ़ी को, अमृत पीढ़ी को, आगे आने वाले अमृत काल में जब भारत विकसित भारत की तरफ तेज गति से प्रगति कर रहा है, कैसे इस सदन का व्यवहार रहेगा, चाल चलन रहेगा, योगदान रहेगा और कैसे हम सबको कर्तव्य भावना से भारत के भविष्य के लिए अपने अपने कर्तव्य को निभाना है और अपना अपना योगदान देना है। वैसे अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष की रहेगी कि उनको मजबूती से अपने नंबर भी, संख्या भी बढ़ानी है, उस प्रकार का काम करके जनता का दिल जीतना है। और मैं समझता हूँ भारत की विकास यात्रा में व्यवधान डाल के या भारत के विकास पर ईर्ष्या करके विपक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। विपक्ष को अपने कर्तृत्व से, अपने काम से लोगों के बीच जाके उनका दिल जीतना पड़ेगा। हमारी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अवश्य हम चाहेंगे कि इस सदन उसमें जोड़ सके, योगदान दे सके, उसमें अपना अपना विचार विमर्श करके अच्छी निर्णय लेने का अगर हम सब सामूहिक रूप से फैसला कर लें कि सदन अच्छी तरीके से चले, कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई से देश को भी लाभ होगा, देश की विकास यात्रा को भी लाभ होगा। माननीय अरुण जेटली जी जो पूर्व में नेता सदन रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था, वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस हाउस इज दैट वी हैव लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। मैं समझता हूँ इस भावना से अगर हम सब आगे भी चलते हैं तो आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाने में सभी व्यक्तियों का एक अहम भूमिका रहेगी। कई मान्य सांसद वापस आएंगे, कई नए सांसद आएंगे, नए विचार लेके आएंगे, नए अनुभव लेके आएंगे। हर एक का अनुभव हो, उनकी आवाज हो, वो इस सदन को शोभा देगी। आगे चल के जिस प्रकार से हमारी टीम ने इसी ग्रुप ने जो आज रिटायर हो रहा है, इसी ने आर्टिकल 370 और 35A को रद्द करने का निर्णय लिया। इसी टीम ने जो भारतीय न्याय संहिता का निर्णय लिया, बड़े बड़े फैसले लिए गए
और हम सबके कार्यकाल में ही राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो हम सब तो सौभाग्यशाली, हम सब इस टर्म के जो माननीय सांसद हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी चल के, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स में कहा कि उनकी तीसरी टर्म में वो देश और तेजी से प्रगति करेगा। देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देश कठोर फैसले लेके आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये उच्च सदन, उसमें अपने तरीके से बड़ा योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास कई सारी अच्छी यादें हैं, विजडम की, विट की, ह्यूमर की, अलग अलग नजरिया सामने आया। हमारे माननीय सांसदों का डिबेट चर्चा के माध्यम से दोस्तियां भी बहुत सारी बनी, मित्रता ये मैं समझता हूँ वर्षों वर्षों तक सदैव रहेगी। अलग अलग माननीय सदस्य ने अपनी संवेदनशीलता भी दिखाई, अलग अलग माननीय सदस्य ने अपने कुशलता और अपने बड़े सोच भी इस सदन के अलग अलग डिबेट्स में रखी है। और मैं मानता हूँ जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने हम सबको मौका दिया है, जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने सुचारू रूप से ये सदन चले उसके लिए प्रयास किया, रिटायरिंग मेंबर्स की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी और सभी जो हमारे अलग अलग समय पे वाइस चेयरमैन रहे, जो स्टाफ रहा है, उन सबका भी सभी रिटायरिंग मेंबर्स की तरफ से और हम सब की तरफ से रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा कि आपका योगदान भी अमूल्य रहा है। हम सब आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी चल के संसद की गरिमा भी बनी रहे, संसद की, सदन की महिमा भी बढ़े और स्वस्थ वातावरण में अच्छे खुले मन, खुले दिल के साथ हम सब चर्चा आगे भी चलाते रहें। जिस प्रकार से आज के फेयरवेल फंक्शन में हमने थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ यादें उजागर करी। माननीय देवेगौड़ा जी के लिए थोड़ी ईर्ष्या जरूर थी, थोड़ा दुख भी था कि उनका इंडिया अलायंस कमजोर होते जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं हो सकती है, इतनी बात तो स्पष्ट है। और अगर देवेगौड़ा जी को ध्यान में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में और देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए अहम फैसले और बड़ी भूमिका, बड़े दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं और माननीय देवेगौड़ा जी और उनकी पार्टी उसके साथ जुड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने वास्तव में उसमें कोई ईर्ष्या दिखाने का कारण नहीं। और पर्सनल बातें होती रहती है, पर्सनल बातें हम कभी सदन में उजागर नहीं करते हैं, कमरे के बाहर, सदन के बाहर जो बातें होती हैं। और जिस दिन उसका पर्दाफाश सभी करने लग जाए तो मैं समझता हूं कि किस हालत में बड़े बड़े नेता रहेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ईर्ष्या वर्ड विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ ठीक, दुख हुआ उनको। मैं ईर्ष्या के बदले मैं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को जो दुख हुआ और परेशानी हुई कि देवेगौड़ा जी अब उनके साथ नहीं है। वैसे तो कई उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तेज गति से साथी उनके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने जवाब में बता दिया कि
कैसे अलग अलग समय पे उनके भी बड़े अनुभव रहे हैं माननीय खड़गे जी के साथ। तो ये नोकझोंक भी इस सदन की एक प्रकार से विशेषता है। ये नोकझोंक चलती रहे, लेकिन कभी हम डिसिप्लिन ना तोड़े, कभी हम सदन की कार्यवाही में तकलीफ ना डालें, अच्छी तरीके से सदन चले, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी रिटायरिंग मेंबर्स की भी इच्छा रहेगी कि आगे भी इसी प्रकार से सदन चले। और मैं भी अपनी तरफ से सभी रिटायरिंग मेंबर्स को, सभी आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कुछ तो वापस आ जाएंगे, कुछ अलग अलग तरीके से देश की सेवा में लगेंगे, अपनी पार्टी की सेवा में लगेंगे, अलग अलग अपने पैशन को, अपने हॉबीज को परस्यू करेंगे। उन सभी को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगे उनके सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको दीर्घायु दे और सफलता सदैव उन सबको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Papers to be laid on the table, Srimati Meenakshi Lekhi. Very much, sir. Ever grateful. Honorable Chairperson, sir. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business from both departments, Ministry of External Affairs as well as Ministry of Culture. Thank you very much. Well, in the Constitution, I am the chairman, and when Constitution was amended, Chidambaram ji will recollect, in part 9 and 9 capital A, chairperson word has been used, but corresponding amendment could not be effected. So, chairman at the moment, till the House takes a view, making amendment in that provision also, to make it gender neutral. Further discussion on the interim union budget 2024-25 and the interim budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. Yesterday, the honorable members had participated in the discussion. Today, the appropriation bills and the finance bills have been included in the agenda, for which a supplementary list of business has been issued. We will now take up the combined discussion on the bills after the Minister has moved the motion for consideration. The Honorable Finance Minister will reply at the end of the combined discussion. Bills for consideration and return. The Appropriation Vote on Account Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Appropriation Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2024 as passed by Lok Sabha and the Finance Bill 2024 as passed by Lok Sabha to be discussed together. Srimati Nirmala Sitharaman to move motion for consideration of the following bills. Appropriation Vote on Account Bill 2024, the Appropriation Bill 2024, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2024, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2024 and the Finance Bill 2024. So I'll move it one by one, I would suppose. So I rise to move that the bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 24-25 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. Motion for consideration of the appropriation vote on account bill 2024. You moved all together? To one. Should I move it all separately? Each one I by think one? you can move all together. Sir, I again rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums
from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Sir, I also move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 24-25 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Again, I also move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of financial year 23-24 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. And finally, sir, I move that the bill to continue the existing rates of income tax for the financial year 24-25 and to provide for certain relief to taxpayers and to make amendments in certain enactments as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Thank you. Motions moved. Motion for consideration of the appropriation vote on account bill 2024, the appropriation bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation number 2 bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation bill 2024, and the finance bill 2024 are now open for discussion. Any member desiring to speak may do so, after which the minister will reply. Shri Jawahar Sarkar, not present. Shri Sanjeev Arora, five minutes. Yes, sir. Chairman, sir, thank you for giving me opportunity to speak on this bill. I am only going to talk on this topic only on one issue, that is health and only health. Every government, sir, since independence, has done whatever they thought was best and required to give health care to the population of the country, especially the downtrodden. My request to the government is that lot more needs to be done, sir. Health expenditure needs to go up vis-a-vis percentage of GDP. Sir, in spite of, I was just trying to get attention of Honorable Finance Minister, she was busy. Because there is no politics involved in it, I am just requesting her for some relief for health sector. In spite of CGHS, medical insurance and Ayushman, out-of-pocket expenses is almost 50%, and these are official numbers in India. And if we take into account unreported expense, like you go to OPD, you go to pharmacy, and it would go up to around 60%. This is a private report which has come out. Madam, sorry, I need to address chair. Chairman, sir, through you, another information I would like to bring to the attention of Honorable Finance Minister. India is ranked 176 out of 196 countries world over for high out-of-pocket expense. By whom? Sir, Ranked I by will give whom? you the report. No, I'll place on the table. No. It is a PRS report, No, sir. indicate to the honorable members right now who has ranked. Pardon? Who has ranked it? This ranking has been granted by whom? Sir, I don't remember
what report it is, but I will place on the table the document. I am giving this information from a document, sir. Mr. Arora, we are in the upper house. You are making a statement, trying to generate an ecosystem that we are placed so down in the line. All I'm saying is, would you please indicate... Sir, I have it. Just give me a moment. Which body? It's on my phone, sir. Hold on, sir. Which body has given it? What is its credibility? How can we subscribe to it? Can we allow anyone to calibrate us? Sir, I'll just give me a moment. No, it will not go on record unless you substantiate it. It has to be credible information. We are such a large country on the rise. We have robust economy. Sir, I told you, sir, I am not here to get politics. I am just bringing to the attention of... I cannot permit free fall of information. I have said number of occasions. If you say something by way of fact, I have this report. I'll give it. Come to the next point. I'm sorry, I just... Come to the next point. Yes, I'm coming, sir. Thank you. Sir, even Ayushman scheme which has been launched, again it's a scheme which needs, which is a good scheme, it's for the poor trodden, but the only thing is only 60% in the last 5 years. Only 60% of the budget allocated for Ayushman has been used for this purpose. Only there is one reason, that we need to spend more, we need to have more GDP growth so that the government hospitals can give the critical care treatment. So this is the reason I am speaking on a finance bill, that there needs to be more spent out of the GDP on health. Sir, almost 10% of our families annually, again sir, this I have the report I'll give you from where it came. I appreciate your passion for health. You are doing a good job in your individual right also. But here you will have to be careful. Sir, I will... At least about the statistics and figures. Sir, believe me, I know how particular you are about this. I'll place all the reports on the table. Sir, 9 to 10% of the families in India annually are pushed to poverty because of healthcare expense, which again is a report which I'll place before the honorable chairman in the house. My only request to honorable finance minister is to increase the percentage spent on health for 2 reasons. First of all, it will help the poor. Secondly, we need to spend lot on research and development. What happens is, in critical care, when we have to import the medicines which are not available here, what happens is you end up spending so much that you can't afford. If we spend on R&D and we can come up with medicines which are produced here and are affordable, we can save many lives. And another thing I have seen, when there is a allocated the budgetary estimate, usually revised estimate is lower and spent is even lower. So my request is that health ministry be allowed to juggle with the funds if in one department they can't spend
they end up entering in another where it is required. Sir, when I gave you 5 minutes, don't give our that. party had 2 speakers. Once again, but don't now give only that. I am there. Don't give that suggestion. Shifting from one account to another has to be in accordance with rules. Yeah, no, sir. Within health ministry, I am saying. If that option can be given because the funds get lapsed. The total time to your party is 9 minutes. Yes, you sir. leave only 2 minutes for Mr. Okay, Mr. Shri Randeep Singh. Sir, we do not have second speaker. Let me finish. He is Mr. Mittal is there. He is raising his hand. Yes. Sometimes it is good to look behind also. रणदीप सुरजेवाला जी। शुक्रिया सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। आदरणीय सभापति महोदय, अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की 2 लाइनों में, दुष्यंत जी मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। एक सेकंड, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, can you really examine very seriously, because Imran Pratap Gadi is giving share and shari freely to everyone. Can we tax it? This is the 6th occasion during the day. So if the House agrees and if the spirit of the House is that, why not some more revenue? Continue. This will not go on record. सारे देश के अगर पोएट्स के पीछे अब ईडी और टैक्स लग जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। You have diverted. Coming back, sir. Continue. सर, एप्रोप्रिएशन बिल हो या बजट, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये मेहनत कशों के लिए नहीं, पेट और पीठ एक करके इस देश के अन्नदाता और खेत मजदूर उनके लिए नहीं, और ऐसा लगता है कि यहाँ ईमानदारी की रोटी कमाने और देश संवारने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं। कई बार जब इसे ध्यान से देखें आदरणीय सभापति महोदय, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है। मैं अपने रिमार्क्स कोशिश करूंगा कि खेती, किसान, खेत मजदूर, गरीब, जो आपका भी विषय है, आपका फेवरेट विषय है क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं, वहां तक सीमित रखूं। आदरणीय सभापति महोदय, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते और सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से ये वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। 15 अप्रैल, आदरणीय सभापति महोदय, 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे, और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया, और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या? इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। मैं उसकी प्रतिलिपि यहां रख दूंगा, लेकर आया हूं आप चाहेंगे तो। और वहां उन्होंने कहा
कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द 2 words आई कोट, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो सत्ता का सिंहासन डोलता क्यों नहीं? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती हो कि पिछले 9 साल में 2014 से 2021 तक इस देश में 1,04,74 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लाया हूं सर, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो सरकार अपने मन के दरवाजे खोल किसान की पीड़ा की बात क्यों नहीं सुनती? और सर, जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, उसमें तो लिखा कि 11,290 किसान और खेत मजदूरों ने 2022 में आत्महत्या की। यानी हर एक घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? जब आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती हो, उसकी भी मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, मैं कहेंगा इदातन जो इरादतन गबन करता है उन वो डुबो देते हो। इसको भी ऑथेंटिकेट करें सर, बिल्कुल करूंगा मैं। इसीलिए मैं सर आज लेकर आऊं। मुझे मालूम है कि आदरणीय सभापति महोदय इतने विद्वान हैं कि नहीं तो मुझे कुछ कहने नहीं देंगे। You have invoked my intelligence. Yes. And I No, sir, I don't have to invoke on the table of the house. सर, हम सब आपकी इंटेलिजेंस के कायल हैं, इन्वोकेशन की जरूरत नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर बजट में ये जवाब दे देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो काफी है। आज अगर आप उसकी सच्चाई उनके द्वारा दिए तथ्यों पर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और 4 तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। सर, एग्रीकल्चर सेंसस 2015, उसके बाद तो आया नहीं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई, उसके मुताबिक देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। पीएम किसान सम्मान में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार की तरफ से और लोगों ने कहा कि 11 करोड़ किसान शामिल किए गए। तो यानी पहले दिन ही 14 करोड़ 64 लाख में से 11 करोड़ शामिल हुए, तो 3 करोड़ 64 लाख किसान कहां गए? वो उड़ा दिए गए। चलिए, कोई बात नहीं। साल 2023-24 में आखिरी बार पीएम किसान सम्मान की 15वीं किश्त 14 नवंबर 2023 को चुनाव से 24 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। और वो भी सर मैं कागज लाया हूं, वो पीआईबी का प्रेस रिलीज है, और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपने कहा 11 करोड़ से अधिक, अब ये हो गए 8 करोड़, तो 3 करोड़ 80 लाख किसान कहां गायब हो गए? एग्रीकल्चर सेंसस से 3 करोड़ 64 लाख किसान गायब हो गए। आपने जो आखिरी किश्त दी उससे 3 करोड़ 60 लाख किसान और गायब हो गए। तो इसका मतलब 7 करोड़ 40 लाख या लगभग 7.5 करोड़ किसान सम्मान निधि की परिधि से ही बाहर हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग तथ्य सर, आपने जो बजट पेश किया
माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने उसमें आया। ये संख्या लगता है, मुझे ये संशय है, और ये संशय आप जब जवाब देंगे तो जरूर दूर करेंगे देश का, कि ये संख्या अब और कम करनी, 7.5 करोड़ तो उड़ा दिए, अब और कम करने। इसीलिए पीएम किसान निधि का पैसा साल 2020-21 में था 75,000 करोड़। अब पता नहीं क्यों 2024-25 में वो घटकर रह गया 60,000 करोड़। फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट और ध्यान से देखा, उसमें आदरणीय वित्त मंत्री जी और अधिकारियों ने लिखा है सरकार ने कि ये 60,000 करोड़ अब 12.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। सब आदरणीय सभापति जी, मेरा और आपका हिसाब थोड़ा कमजोर है, वो आदतन कई बार होता है। मेरा तो नहीं है। नहीं है, आप अपने आप तो मेरा समय गिन ही रहे हैं सर। मैं यही सर कहलवाना चाहता था, तो इसलिए सर मेरे समय का ख्याल रखिएगा। मैं इट वॉज डायरेक्टेड देयर ओनली। सर 12.5 करोड़ किसान को अगर 60,000 करोड़ रुपया देंगे तो 6,000 रुपया कैसे हुआ? ये तो 4800 रुपये बने। तो वित्त मंत्री जी ने या तो बजट में गलत लिख दिया गलती से, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य गलत लिखे गए, या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, आप ही ने कहा था अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग, तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात है, और एक किसान के तौर पर, एक किसान के बेटे के तौर पर आपको और मुझे और इस देश के 72 करोड़ के करीब किसानों को जो लगेगी कि खेती का बजट ही काट दिया, और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, साल 2020-21 में कृषि विभाग का कुल बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.41% था। फैक्ट्स कैन बी चेक्ड। 2023-24 में कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.57% रह गया, लगभग आधा हो गया। और जो चौंकाने वाली बात है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट के लगभग 1 लाख करोड़ खर्च ही नहीं किए, वापस दे दिए। ये कैसी सरकार है? किसान आत्महत्या को मजबूर है, खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर है। हर 1 घंटे में एक किसान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या को मजबूर है, और हम 1 लाख करोड़ वापस लौटा देते हैं। और मैं साल दर साल का आंकड़ा भी लाया हूं, जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। 2018-19 में 21,044 करोड़ खर्च नहीं किया, 19-20 में 34,518 करोड़ खर्च नहीं किया, 20-21 में 23,825 करोड़ खर्च नहीं किया, 21-22 में 429 करोड़ खर्च नहीं किया, और 22-23 में 19,762 करोड़ खर्च नहीं किया। इस देश का किसान कहां जाए, क्या करे, कैसे करे, ये एक प्रश्न है जो इस सदन के सामने अवश्य उठना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, एक सवाल और उठता है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी कहते हैं, उसकी गारंटी का कानून क्यों नहीं? कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि खेती विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर दस्तखत देते रहें, 700 किसान कुर्बान हो जाएं, खेत मजदूर कुर्बान हो जाएं, तड़प तड़प कर मर जाएं, और जब उनका आंदोलन खत्म हो तो आंदोलन इस वादे के साथ खत्म हो कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं शायद रद्दी की टोकरी में छोड़ दिया जाए, या वो भूल जाए
क्या हुक्मरानों के जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या दिल्ली की सरकार की जबान की कीमत नहीं? क्या उसे मानना नहीं चाहिए? क्या किसान के आंसू पोंछने की कोई मंशा नहीं रही? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में उठता है, जो मैं बड़े विवेक से और संयम से आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, भाजपा सरकार में अब एमएसपी मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर बन गया है इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। क्या ये सच नहीं है कि सरकार एमएसपी पर किसान की फसल खरीदती ही नहीं? और मैं आपको ये बात केवल मुंह जबानी नहीं कह रहा, मैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा लेकर आया हूं सर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है। 2022-23 में अगर आप फसल उपज और फसल खरीद का आंकड़ा देखें तो सभापति महोदय, आप और ये सदन चौंक जाएगा। और मैं 4 फसलों का आंकड़ा पढ़कर बताना चाहूंगा। सर, 2022-23 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक गेहूं पैदा हुई 1068 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीद हुई 187,92,000 टन, यानी 17.59%। तो बाकी कहां गई? बाकी सब गई बाजार भाव में बिकने के लिए। सर, तिलहन की जो फसलें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, ये इस देश में पैदा हुई 376,96,000 टन, पर सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई, आप चौंक जाएंगे, केवल 48,000 टन, यानी 0.13%, 1% भी फसल किसान की एमएसपी पर सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई। सर, दालों का आंकड़ा देखिए, 2022-23 में 276,90,000 टन दाल पैदा हुई किसान के द्वारा, पर खरीदी गई कितनी? 1,20,000 टन एमएसपी पर सरकार द्वारा, यानी 0.43%। कहां जाए? क्या बाजारी ताकतों के सामने झोंक देंगे देश के किसान को? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 जो बड़ी फसलें ये पैदा हुई 2022-23 में 491,70,000 टन, पर आपके द्वारा खरीदी गई एमएसपी पर सरकार द्वारा 1,28,000 टन, यानी 0.26%। सर, कहां जाएगा किसान? कैसे जिएगा किसान अगर आप उसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर बाजारी ताकतों के भरोसे भी छोड़ देंगे, रेट गिर जाएगा, तो हम मार्केट इंटरवेंशन प्राइस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको सर ये बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। बड़े प्रचार से ये चलाई कि हाँ, सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती, मैं मानता हूं, पर सरकार क्या 0.43, 0.17% फसल खरीदेगी मेरी? तो इसलिए इन्होंने कहा हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाए। अब उसके बारे में अगर आप देखें तो 2023-24 में 72 करोड़ किसानों के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट इस स्कीम में था। आपका संज्ञान में लाना चाहूंगा, केवल 40 करोड़। फिर मैंने इस साल का बजट देखा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। 2024-25 में अगर किसान की फसल की कीमत गिर जाए तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आपने पैसा रखा है 1 लाख रुपया। 72 करोड़ किसानों की फसल के लिए 1 लाख रुपया। आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े आदर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस देश का किसान औने पौने दामों पर फसल बेचता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा।
सर, आदरणीय सभापति जी, पीएम फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा यहाँ की जाती है, वो भी अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना बन गई। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इस सदन में 23 जुलाई 2022 को सरकार ने जवाब दिया और सरकार के जवाब से ये साबित होता है कि खरीफ 2016 से खरीफ 2022 के बीच बीमा कंपनियों ने जो फसल बीमा योजना चलाती हैं 40,000 करोड़ मुनाफा कमाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने सदन के पटल पर जवाब दिया। सर, प्रीमियम दिया उन्हें 1,59,132 करोड़ और क्लेम किसान को मिला 1,19,314 करोड़। तो ये फसल बीमा योजना जो है, क्या ये प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए मुनाफा कमाई की योजना है? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के गृह प्रांत गुजरात सहित अधिकतर राज्यों ने पीएम फसल बीमा योजना से कन्नी काट ली। सभापति जी, देश की सच्चाई ये है कि हम एक तरफ हर साल 6,000 रुपया किसान को देने की दुहाई देते हैं, पर किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हर साल टैक्सेस में निकाल लेते हैं और इसका सबूत है। सभापति जी, आप ये जानते हैं और आपने ट्रैक्टर खुद चलाया है अपने हाथ से, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। किसान का ईंधन क्या है? डीजल। डीजल पर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। लगभग 8 और 9 साल बाद आज एक्साइज ड्यूटी उसी डीजल पर है 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर, यानी 357% अधिक। अगर ये हटा लें, अगर इसे 2014 के रेट पर भी ले आए तो 20 रुपया 15-20 रुपया लीटर तो आज ही डीजल कम हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अकेले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इस सरकार ने 9 साल में 30 लाख करोड़ इस देश के लोगों से कमाए। 30 लाख करोड़ रुपया। जेब हमारी कटी, मजा आपको आया। जेब इस देश के लोगों की कटी, मजा आपको आया। और खेती पर तो आदरणीय सभापति, जेब कटी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ठीक, आई विड्रॉ सर। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, अब तो खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार इस देश में खाद पर 5% जीएसटी, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, किसान के खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, किसान के कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों? पहली बार 75 वर्षों में किसान इस टैक्स के दायरे में क्यों? आदरणीय वित्त मंत्री जी इस पर क्यों दोबारा विचार करने को नहीं मानती? मेरा उनसे विनम्र हाथ जोड़कर यह अनुरोध है। आदरणीय सभापति जी, यही नहीं, किसान की खाद जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों ने तो किसान की कमर तोड़ दी। डीएपी का बैग 2014 में 1200 रुपए से आज 1350 रुपया थैला हो गया सर, आप जानते हैं। यूरिया कीमत वही, पहले 50 किलो से 5 किलो खाद कम करके 45 किलो का हमारा खाद का कट्टा कर दिया। अब बोलते हैं सल्फर कोटेड करेंगे, अब 5 और कर निकाल लिया। कैसी सरकार है जो किसान के खाद के यूरिया के कट्टे से 10 किलो खाद निकाल ले? वो किसान अपनी आजीविका कैसे करेगा? पोटाश सर, साल 2014 में पोटाश के कट्टे का भाव था 450, आज है 850, 400 रुपए का इजाफा हो गया। सुपर खाद थी सर 2014 में 260 रुपया प्रति बैग, आज वो 340 रुपया प्रति बैग है। इस बजट में तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का आपने
25,447 करोड़ रुपया काट लिया। यूरिया पर सब्सिडी काट ली 10,147 करोड़। काश सत्ता पक्ष के मेंबर ये देख पाते, बजट को ध्यान से देखते तो पाते किसान की यूरिया का 10,147 करोड़ कम हो गया। और एनपीके, उसके बगैर तो किसान का गुजारा चल ही नहीं सकता, उसमें उसकी सब्सिडी पर 15,300 करोड़ काट लिया। हमारी सब्सिडी काटी जा रही है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकाला जा रहा है। किसान को सम्मान निधि पाने वाले 7,47,00,000 किसान कम हो गए और आप कहते हैं कि आपने बहुत वाहवाही लूट ली। आदरणीय सभापति जी, बजट में गरीब के साथ और किसान के साथ ये भेदभाव और भावनाओं से खिलवाड़ यहीं खत्म नहीं होता। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बहुत चर्चा हुई कि देश के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देते हैं। पर वो शायद बताना भूल गए कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, जिसका नाम बदलकर अब आपने पीएम गरीब कल्याण योजना रख दिया, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है। 3 रुपए प्रति किलो पर चावल और 2 रुपए प्रति किलो पर गेहूं। आज के दिन 75% चावल, 25% गेहूं दिया जा रहा है। तो 60 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो चावल 3 रुपया प्रति किलो पर दें तो बनते हैं 800 करोड़, और 20 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं 2 रुपए पे दें तो बनते हैं 200 करोड़। तो कुल छूट कितनी दी? 1100 करोड़। और बवंडर ऐसे उठा दिया जैसे देश बदल दिया हो। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही गरीब कल्याण योजना है। 1100 करोड़ की छूट देते हैं, 30 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल के टैक्स से निकाल लेते हैं और खूब बेंच थपथपाकर वाहवाही कमाते हैं। ये किस प्रकार का देश है? हम कहां पहुंच गए? सर, इसे कहते हैं गरीब के अधिकार छीनकर मार्केटिंग करना। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग बाय पीएम गरीब कल्याण योजना। और सर, खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी अगर इस साल के बजट में देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी का भी 7,082 करोड़ काट लिया। क्यों? गरीब के साथ ये अन्याय क्यों? सवाल सीधा है। सर, सरकार एससी बीसी कल्याण की बात तो बहुत करती, पर असली बात उसके उल्ट। साल 2023-24 में एससी समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट आपने दिया 6,359 करोड़, पर वो पैसा ही नहीं दिया 5,400 करोड़। 959 करोड़ काट दिए उनके गरीबों के। ये एससी समाज के वेलफेयर की बात है। पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2050 करोड़ के बजट की 23-24 में आपने घोषणा की, दिया कितना? 450 करोड़। 1600 करोड़ ही उन गरीबों का काट दिया। फ्री कोचिंग फॉर एससी बीसी विद्यार्थियों के लिए 2023-24 में कहा 47 करोड़ देंगे, दिया कितना रिवाइज बजट में? 14 करोड़ 82 लाख। 32 करोड़ उनका काट दिया। ओबीसी और ईबीसी के लिए श्रेयास योजना लेकर आए। 2023-24 में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की 150 करोड़, दिया कितना? 80 करोड़। 70 करोड़ उनका भी काट डाला। डीएनटी ट्राइब्स के उत्थान की स्कीम में 2023-24 के बजट में आपने घोषणा की 40 करोड़, दिया कितना? 15 करोड़। 25 करोड़ उसका भी काट दिया। मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए 23-24 और 24-25 में एक फूटी कौड़ी आपने नहीं दी। उल्टा आपने कहा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम नमस्ते लेकर आएंगे।
23-24 में बजट में घोषणा कर दी 98 करोड़, दिया कितना? रिवाइज एस्टीमेट से पता चला 30 करोड़, 68 करोड़ उनके भी काट दिए। और अब तो सर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का बजट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 करोड़ काट दिया। क्या ये आपका एससी और बीसी के साथ न्याय है? इस बात का फैसला भी करना पड़ेगा। और सर मैं 4 लाइन कह के मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। और ये मेरे साथी ने, इसने नहीं, कभी कभी हमारे जैसे किसान भी 4 लाइन लिख लेते हैं। घोर अंधियारे की स्याही में अब सूरज का आगाज नजर नहीं आता, तेरा अहंकारी आकार तो नजर आता है, तेरा इंसानी किरदार नजर नहीं आता। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। बेरोजगार जवानी के टूटते अरमानों का सबब तेरे नाम है। खाली सिलेंडर वाली गरीब माँ की आह न लग जाए तुमको, खाली सिलेंडर वाली गरीब माँ की आह न लग जाए तुमको। हाथों में छाले लिए मजदूर की बददुआ न लग जाए तुमको। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल गांव लौटते आदमी के मन की चित्कार सुनी है तुमने? क्या अपने बच्चों की हजारों लाशों से हटी गंगा मैया की पुकार सुनी है तुमने? सर 30 सेकेंड टाइम, आई एम कंक्लूडिंग। नो प्लीज। क्या कभी सुनी है सर? 30 सेकेंड हो गया। क्या कभी सुनी है घर में आटे के खाली डिब्बे की खनखनाहट? क्या सुनी है महंगी रोटी और सस्ती जिंदगी की चिल्लाहट? उठो, अहंकार की अट्टालिकाओं से बाहर तो आओ, सिसकती जिंदगी के दर्द को जान तो जाओ। अगर जान लोगे, महसूस करोगे तो पाओगे कि तुम्हें कराते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुना। Nothing will go on. रणदीप सुरजेवाला जी, आपने कई बार ये कहा कि आप तो जानते ही हैं, मुझे कहा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतना कहूंगा, गांव में ज्यादा जाया करो, ज्यादा जानकारी लीजिए। निकलेंगे न तो आपको पता लगेगा कि गांव के बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जिलाधीश हैं, कहाँ एसपी हैं, क्या क्या है। नहीं, अरे सुनिए, मेरे को कहा ना, नहीं, मेरे को कहा आपने, क्या आप जानते हैं। मेरा सुझाव है, आप मेरे गृह प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, कभी जाइए किसी गांव में, जाइए। डॉक्टर अमर पटनायक, मुझे नहीं कहते तो मैं नहीं बोलता। आपने कई बार कहा एंडोर्समेंट के लिए कि आप तो जानते हैं, कभी जाइए, मेरी बात मानिए, जाइए कभी। थैंक यू चेयरमैन सर। आपको असलियत का पता लगेगा, आंकड़ों में फंस गए आप। Thank you, Chairman, sir. Sir, 8 minutes only. As the name suggests, so it is only an interim budget with the full budget slated to be presented in July 2024. Therefore, instead of getting into the granular details of budgetary allocations for various sectors, which many speakers have spoken about, I would like to offer a few suggestions for government to consider while presenting the full budget in July 2024. Before doing that, I would like to compliment the government and the finance minister for exercising fiscal prudence and not being drawn into populist pressures in view of the impending Lok Sabha elections, but maintaining continuity in the broad policy trajectory of the last 4 years of an investment-driven, digitally anchored, and innovation-nurturing economic growth model, thereby reaffirming macroeconomic stability and boosting the confidence of citizens, rating agencies, and businesses in the country as well as abroad. So, increase in capital expenditure by 11%, a research fund of rupees 1 lakh crore, the new urban housing scheme for the middle class, withdrawal of petty direct tax demands, making PMJY more
inclusive by including ASHA and Anganwadi workers and helpers. Free vaccination against cervical cancer are all steps in the right direction. So I'll correct it. It is only promoting vaccination, not a free vaccination. I would also like to really appreciate the outcome and not outlay-centric welfare saturation model followed by the government. This is something which the finance minister mentioned in the budget. So now I'll start with the economy, my suggestions. So while debt financing is common for a growing economy, India's current public debt to GDP ratio stands at a high of 81%, of which approximately 57% belongs to the central government and the balance to the states. Even though fiscal deficits have been kept under a tight leash following a glide path, a recent IMF report raised concerns about long-term sustainability of India's debt. I'm happy that the interim budget has recognized this and has estimated less borrowings in 2024-25 compared to 23-24 from 15.5 lakh crores to 14.13 lakh crores. However, can we do something more? The government has met its disinvestment targets only twice during the last 10 years, in 2017-18 and in 2018-19. We have to review our strategy on this front and not completely abandon it if value can be added or unlocked in certain identified CPSEs by this route. This could reduce the deficit burden. So since 2021, Odisha has been presenting a status paper on public debt and a fiscal risk statement along with the budget every year. This practice could probably be followed here. I think a separate committee should be set up to engage with this issue in greater detail, and if structural changes are warranted in the current practice of RBI as being responsible for debt management of the central government, then the same could be followed. So India's overall tax to GDP ratio is around 18%, center it is about 11.6%. There is therefore a need to hasten pending GST reforms of upgrading the GST network to prevent fake supplies and fraudulent claims of input tax credit, explore the possibility of taxing new emerging technology-backed digital platforms that host online games, private virtual digital assets by way of government regulation, and similar such initiatives, and exploring the possibility of non-tax revenue from user charges on various UPI applications, securities, and capital market transactions. So the second point is on subsidy administration. So there is an urgent need for a revision in the policy pertaining to two of the highest subsidy costs for the exchequer, which is the fertilizer subsidy and the food subsidy. So though India leads globally in average in several crops, our productivity is low compared to global average in these crops and has in fact been declining continuously despite increasing use of chemical fertilizers and a fatter subsidy bill as a consequence. Imbalanced use of nutrients, deficiency of micro and secondary nutrients, and depletion of soil organic carbon due to overuse of fertilizers are some of the prime reasons for reducing yield. A possible solution to this can be setting up a cap on a number of subsidized bags of fertilizer per farmer, as has been done for subsidized LPG cylinders, bringing urea under the NBS regime, and many other efforts. I also recommend that the Department of Fertilizer and not the Department of Agriculture be allocated separate funds for promotion of nano fertilizers and organic fertilizers so as to reorient their basic vision and objective towards natural farming and not work at cross purposes with the Ministry of Agriculture by promoting use of chemical fertilizers. There has to be a long-term plan to phase down use of chemical fertilizers over a fixed period of time. In the immediate term, in order to address the rising import dependency on urea, the GST on raw materials for fertilizers ought to be reduced
and incentivize domestic production of the same. With respect to food subsidies, I highly recommend directing them from the mainstream crops like wheat and paddy to coarse grains like millet, which would reduce groundwater usage, improve the soil regime, and empower the tribals too, as millets are largely grown by tribals. This would lead to transfer of subsidies to tribals. A national plan should be prepared for gradual implementation of the above strategy. As far as inflation is concerned, approximately 40% of agricultural produce in India is wasted. So it is an apt time to implement post-harvest farm gate-to-market end-to-end integrated cold chain systems and processing facilities alongside increasing investment in climate-resilient agricultural practices. I am happy that the Finance Minister has recognized this in her budget. As far as employment is concerned, so my suggestion is that given the gender disparity in the labor market, what could be done is to bring women into the labor force through SHGs and gradually building their capacity to upgrade themselves into micro and small enterprises, a model that Orissa government has started following under the direct leadership and direct guidance of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. We could at least have 5 small enterprises in each district within the next 2 years through a concerted intervention which will be women-led. While several steps are being taken to boost manufacturing sector in the PLI scheme, I would strongly suggest that PLI scheme separately for handmade weaving and crafts where 56% of the labor force are women would be thought of different from the textile sector. So on financial regulators, my suggestion is that there is a need to develop institutional structures and protocols with a defined point of closure in place, which is publicly notified, so that people who are to inquire about the status of licenses, about removal of imposed restrictions and interpretations can get guidance. This grievance redressal mechanism is currently missing in the regulation sector, particularly in the financial space. This needs to be built. Thank you. Sir, last 1 minute. Sir, there is a need to promote use of regulatory sandboxes to ease the understanding of startups and MSMEs of the regulatory requirements under their compliance. This could also be thought of. So lastly, I would like to thank the Honorable Finance Minister who mentioned that Union government will focus on the states in Eastern India and ensure that they play a pivotal role in growth as engines in, so 1 minute, sir, in realizing the vision of Viksit Bharat. So this is my last speech. We have to conclude at 6. So I'll just finish half a second. I would therefore like to reiterate the demand of Honorable CM of Orissa to confer a special focus state on Orissa and transfer at least 60% of the clean energy cess collected on coal extracted from state to state, countering the scourge of natural disasters regularly encountered by Orissa. These are just a few suggestions for kind consideration. Thank you, sir. Thank the chairman for the opportunity to address the House on this interim budget for the fiscal year 2024-25. Sir, in her presentation, the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, outlined a vision for the prosperous India, harmonizing with nature, modern infrastructure, and leveraging the trinity of demography, democracy, and diversity. The budget, rooted in the 4 pillars, seeks to establish macroeconomic stability, drive capital expenditure for infrastructure, empower the poor youth, men and farmers, and foster job creation. The government's goal align with Garib, Yuva, Annadata, and Nari Shakti is worth mentioning. Emphasizing the transformative journey of the Indian economy over the past decade, she highlighted the structural reforms for pro-people programs and a renewed sense of purpose. This Disha Nirdesh budget aims
at Viksit Bharat, an India where opportunities are created for all, supported by the principles of Sabka Prayas. The effort inspires us, but achieving it necessitates recognizing regional realities. I state today representing Andhra Pradesh's unique needs and aspirations. Sir, the railways, in their budget have allocated 9,138 crore for railway projects in Andhra Pradesh is commendable. This reflects a substantial increase compared to the earlier budgets. The commitment demonstrated through a total investment of 68,000 crores underscores the government's dedication to enhancing the rail infrastructure. Our state is experiencing a robust transformation in railway infrastructure marked by the commendable achievement of 97% electrification completion. A rapid pace of laying 246 kilometers of rail tracks annually and also several ROBs and RUBs showcases a focused effort. The establishment of one station, one product stalls, under Amrit Bharat station scheme are commendable initiatives. It is concerning to note that the absence of any mention regarding the operationalization of South Central Railway Zone. Despite the submission of DPR by relevant authorities to establish the zone, the progress has not been made. We want the government of India to look into it and the finance minister to and the railway minister to look into this. I urge the government to expedite the operation of this zone at the earliest. Also, sir, under the PM Gati Shakti scheme, aim to transform India's infrastructure and logistics sector by streamlining the planning and execution of projects to reduce the logistic costs needs to be focused much. The scheme encountered significant challenges. India's high logistic costs amounting to 13% of GDP have diminished export competitiveness. So this is very important to bring this Gati Shakti project online very urgently. So the low grade takeoff and several other identified problems, have put only 2 out of the 16 identified Gati Shakti cargo terminals only operational in Andhra Pradesh, and data on the estimated employment post-operation of these terminals are also not encouraging. It is very crucial to address these structural issues and macroeconomic stability concerns. I would urge the commissioning of more Gati Shakti cargo terminals in Andhra Pradesh and also to give more focus in the current budget. Thank you. On the income tax, sir, the interim budget maintained existing tax slabs but introduced an income tax remission scheme under Section 87A, aiming to elevate the tax burden for those earning between 5 and 7.5 lakhs. However, rupees 12,500 rupees is inadequate amid rising living costs. There is a need for the government to consider providing more substantial income tax relief for middle class and salaried individuals considering the rising cost of living. This would significantly impact disposable income and spending power of the citizens. Despite Andhra Pradesh government's appeals, a discrepancy in population coverage under NFSA is persisting, sir. It is excluding almost 1.47 crore rice card holders. We urge the central government to re-examine the methodology and include these deserving individuals in the scheme, ensuring food security for all citizens of our state. Thank you, sir. Sir, I think you have given 8 minutes, sir. Just only few other things. But sir, you are sharp enough to conclude early. Sir, I'll just put, sir, we want a focus on Central Agriculture University for Andhra Pradesh. Also focus on Polavaram irrigation project. The further funding, certainly need to be looked at, and revised cost estimation should be looked at. Support for aqua industry, as you know,
Andhra brings in some of the best potential for this. This investment need to be looked at. Also spending on health and education also need to be improved. Our state has brought in a lot of investment. We need to put in that. And with that, thank you very much. Thank you, sir. Shri A.D. Singh, 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. I just wanted to bring to the notice of Honorable Finance Minister certain areas which needs her attention more. As we know that the neighborhood in which in the neighborhood around us is most of them are antagonistic to our country. And then I found that the defense budget is only 1.89% of the GDP. Most of the money of this goes to the payment of salaries, pensions, and very little is left for the modernization of the Army, Navy, or Air Force. So, and this percentage is far less than what is being spent in the neighborhood by China, Pakistan, etc. So I would like to request the Honorable Finance Minister that this, instead of at least we should spend at least 4% of GDP on defense, so that we can quickly modernize our Army, Navy, and Air Force, and for the security of the country. See, even the Border Roads Organization, the government is building 5 kilometers of border roads in the Indo-China, and the money allotted to the BRO is only 6,500 crores, which I find is too little. In this kind of situation which is happening, I think we should. I will request the Honorable Finance Minister to make more allocation on that issue. Thank you. You have made two important points already. I don't know. See, I've just seen that in the year 22-23, all of a sudden the investment in the Union Territory of J&K rose to 2153 crores from 500 crores. So we would like to know where this money is being spent. And another thing regarding the Kisan Samman Nidhi, which is about 6,000 rupees for the farmers, I found this is too less amount for any farmer to get. So I request the Honorable Prime Minister that at least 24,000 rupees per farmer should be given, so that at least they know that they have got some sort of money from the government. Most of the labor laws, 29 labor laws have been amalgamated into 4 labor codes, but they are not implemented because the rules are not there. The scholarship of the minorities, number of students has not increased from 2013-14, so I think the government should have a real look on that. Now coming to the government's, the centre's total liability has more than doubled from 90.84 lakh crores to 183.67 lakh crores between 2018-19 and 2024-25. According to the International Monetary Fund data, the general government debt, i.e. combined domestic and external liability of both the center and the state, is in excess of 80% of India's GDP. During the UPA regime, the debt to GDP ratio fell to a low of 66.4% in 2010-11. It rose gradually to 66.7% in 13-14 and 70.4% in 2018-19. During the current NDA regime, the debt to GDP ratio rose to 88.5% in 2021 at its peak. So the country is under a heavy debt.
each and every citizen has a huge debt on his head. I think the government has to take a serious look into this. Thank you, Mr. Now, Singh. one last point. See, and so far as there are two small things which I want, in particular areas which are short of suffering from water shortage, like South Bihar and other agriculture areas. Government is not spending any money in reviving the water bodies which used to be there from time immemorial. Plus, in the case of health ministry, though our respected Prime Minister wants Atmanirbharta in the purchase of equipment, but high-tech equipment which is not made in India, so we should allow them to import. Ilamaram Karim. Thank you, sir. 2 minutes. 2 minutes. Only one person. 2 minutes. Yes. Actually, I thought 1 minute was good enough for you, knowing your intellect. Your party has 4 minutes. Only one person. Only one speaker. Oh, so 4 minutes? Only one speaker. So 4 minutes. 4 minutes. Sir. Earlier we had already listed Mr. V. Dasan also. No, Shivadas is not speaking. Okay, so 4 minutes. You Sir, get benefit of his absence. Give me some time, sir. Interim budget presented by Foreign Finance Minister is an attempt to conceal the harsh realities faced by the nation behind a veil of false claims. There is no concrete plan in the budget to overcome the challenges facing by our nation. People have realized that the tall claims made in the budget are simply false statements. Finance Minister claimed that BJP government, which has been ruling the country since past 10 years, has taken India forward. But the reality is just contrary, sir. In the budget, the minister's rhetorical exercise to hide the collapse of the economy, despite claims of a 50% increase in average income and moderate inflation, the ground truth reveals a different narrative characterized by soaring prices of essential goods and widespread unemployment. If the size of the economy is criterion, Pakistan and Bangladesh are better than Finland and New Zealand. But when we look at the Human Development Index, Finland ranks 11th and Pakistan at 161. But according to the parameters of BJP government, it has to be said that Pakistan is better than Finland. That is the difference between the claim. Finance ministers said in the speech they will bring the full budget in the next July. It will remain as a dream in the minds of finance minister. It's never going to be happen. After the Pran Pradishta in Ayodhya, they think that everything is favor for BJP for the next election. Nothing has to be done further. But it will not work out. Sir, in this budget, there is a single mentioning about the workers. 60 crore strong workforce of India never find a place in this budget. They are the real wealth makers, sir. This is pro-corporate budget, and all our public sector undertakings are to be handed over to the corporates. That is the recommendation, that is the proposals in this budget. Finance Minister claims that this is pro-farmers and pro-poor. Sir, in the budget allocation, the allocation for farming sector has drastically reduced.
Agriculture sector 22-23 allocation was 4,68,290 crores. 24-25 it is 3,63,944. So total subsidy 22-23 it was 5.7 lakh crores. 24-25 it is 4.09 crores. Food subsidy 22-23 it was 2.72 lakh crores. 24-25 it is 2.05 lakh crores. That is the picture, sir. Thank you. So it's only with Ayodhya they cannot overcome the next election. You said so. Sir, I am Doctor concluding, sir. Please. I am Concluding, sir. Trai. I am concluding, sir. Okay. Thank you. 10 seconds. No, give me that time. Honorable Chairman, sir. 3 minutes. Thank you very much for giving the opportunity to speak in the interim budget of Jammu and Kashmir and also the general, sir. Sir, each central government, state government, both are taxing nowadays because now budget session going on, state governments are conducting. In Tamil Nadu, sir, there today, some of the MPs, when they made Dharna, they could not get the money from the central government. But at the same time, if you see the budget of the Tamil Nadu, what they are doing, they are all taxed heavily on the DMK government, house tax, property tax, electricity bill, transport fare, even liquor price. All they increased. The common man suffering in Tamil Nadu, whatever the DMK promised in the election manifesto, they could not fulfill and sidelining people. For example, flood situation took place. Honorable Finance Minister visited, Home Minister visited. Then DMK MPs met the Home Minister. They are satisfied. They are going to get money. Now, in the media, they are telling central government not allotted. I want to know from the central government whether they allotted any fund for relief or not. They have to clarify because they are telling no single place again. But it is the bounden duty of the state government of Tamil Nadu. They cannot put the blame on the central government. They have to spend the money. Recently, the Chief Minister of Tamil Nadu visited Spain. He said 3,000 crores of coming in investment. I don't know. Is it a fact? It is government has to clarify that money is to come to the Tamil Nadu. And also, sir, you know, whenever Edappadi Palaniswamy was ruling, at that time he gave lot of relief to the farmers. He is a farmer, he is coming as a farmer family, he is a worker, and he knows the problems of the farmers. Edappadi Palaniswamy, like Amma and MGR, like that, he gave lot of relief to the farmers. But the DMK government failed to do all these things and cheated our Tamil Nadu people. Therefore, I want to know from the central government what are the things going on in Tamil Nadu, whether is it a fact that is what they are doing, that I want to know, sir. Thank you. I want, sir, only 1 minute, sir. I want to once again tell the DMK government failed all the election promises and got the vote and cheated Tamil Nadu people. Thank you. Sir, 10 minutes. Sir, please. Sir, this is one opportunity to get in a whole year. Sir, thank you very much. But I would like to start by asking the government, our government, the government of people of India, what exactly is the GDP growth now? The impression that we get is that it is at its highest ever in history, that we are about to reach 5 trillion, 3 trillion, and we will be the number one in no time if we get elected. But sir, that is not a fact. I would like to place on record that the growth of GDP under the UPA's tenure has been over 8%, 8.1%. And the growth of GDP under this government
in the last 9 years has been just 5.5% growth. That's not bad, but it's 5.5, and 5.5 is less than 8.1. This year it may reach a very high level of 7.3, but it does not destroy the averages. We need to be clear about statistics instead of misleading the people. So the problem is, there is a feeling that everything began from 2014, and everything began from 2014, and before 2014 was an era of complete darkness. Complete darkness. There may a period of 6-7 years, nothing was done. Sir, as you know, as mature people, we just cannot go on quibbling these sentences. We have climbed up to the 4th floor, and now we are climbing up to the 5th. But we need to congratulate ourselves for coming up to the 4th floor in the first place before we talk about the 5th floor. Everything I have mentioned, GDP growth, and what is this 67 years thing? What is this 67 years that I keep hearing? 10 years of that 67 years were in the Janta period, respected Sri Atal Bihari Vajpayee's period. So that is 20 years to the NDA government in some form or the other. So we have to get out of this before Modi and after Modi syndrome. Sir, I mentioned fiscal deficit, I mentioned GDP, and I'll touch upon fiscal deficit. This is an extremely worrisome trend. It's not just 5.8% as we mentioned. Government has improved it from 5.9 to 5.8. Admittedly, it is in terms of absolute money that stays on my taxi meter. I have to pay for it with borrowings. This is a government that lives on debt. It is like saying that somebody is wearing the neighbor's Banarasi sari, or somebody is wearing the neighbor's suit and claiming that dekho main kitna sundar hu. This is not on because that is not yours, it is somebody else's. You have borrowed it. In 2019, it was heartening to see that the government made a pledge that we will keep fiscal deficit within 3% of GDP. That's a very heartening step because 3% is difficult to keep, but this government made this pledge. Earlier governments have also made pledges, but that pledge has gone for a 6, a complete 6. Last year, it was 6.4, double of 3.3%. This is accumulated debt, my family debt that I have to carry. Right now, the total debt burden of India stands at 164 lakh crores. Domestic debt, I'm not even including foreign debt. 164 lakh crores, which means that हर हिंदुस्तानी को 1,17,000 रुपया कर्ज वापस देना है. This government has put this burden on the people of India. You can reach a GDP of 5 trillion. We should reach a GDP of 5 trillion, but not at the cost of such heavy borrowing. Sir, you know what is the quantum of borrowing? The quantum of borrowing is exactly the size of the budget 10 years ago. 10 years ago, the size of the budget was this. Problem, sir, is that on taxation, because we are one of the lowest taxed countries, I'm not suggesting that go on increasing tax or the common citizen. The common citizen is already burdened not only with taxation, but with GST. I'm talking of the exemptions given specifically to the corporate classes. My calculation, I submit to the two honorable MOSs here. I wish the FM was there. But two honorable MOSs here, my submission is that 4 lakh crores has been the notional loss. The word notional loss, incidentally, was coined by one of your favorite bureaucrats. Notional loss on account of that exemption. Sir, the honorable MOS,
The Honorable Minister has replied again and again in writing to my questions that 14.5 lakh crores, sir, 14.5 lakh crores, an unimaginable amount. The budget of 5 to 7 states, 14.5 lakh crores has been destroyed, has been written off, and may come back in pinches, in inches, what we may come back in inches, what we lose by miles. 14.5 lakh crores in the first 9 years. We are about to close the 10th. It will be at least 16 lakh crores. This 16 lakh crores is common money. One can say that there is always a loss when you lend money. Of course there is a loss. Businesses means there may be a loss. And the international standard here, what is called the percentage of gross non-performing asset, GNPA, the international standard is 1%. 1%. And there are country after country that do less than 1%. Some countries go up to 1.5%, 1.8%. Maaf kar do, 1.7, maan lo. What is our GNPA? What is our NPA? It went up to 11.5%. What I'm trying to hint is that the huge amount of excess GNP is not what the babus and the bankers are telling the Honorable Minister, that we need that to clean up our account. यार पहले तो बताओ किसने डर्टी के अकाउंट, किसके जेब में पैसा गया, किसने लूटा, पहले तो ये सवाल का जवाब दो बिफोर यू से मुझे घर साफ करने दो, मुझे घर साफ करने दो. ये इस पर जो लुटेरा थे, जो लुटेरा है, they are mostly abroad. They are mostly abroad. One Modi, sorry, Nirav Modi, I don't mean Bakki Modi, I mean Nirav Modi. But Nirav Modi is a good example of how you can loot the banks and go abroad. Choksi, Yatin Shah, I don't know how they're all from the same place, but together the total loss on account of fraud admitted by the ministry is running at 1.17 lakh crores. 1.17 lakh crores. My state's dues are 1.15 lakh crores. And 1.17 lakh crores has been looted by them. Income tax results show that we common citizens have paid 76% higher in the last 4 years. 76% higher. And the corporates have paid 24% higher in the last four years. Just see the corporate bias of this government. Foreign direct investment, बड़ा धूमधाम के बोलते foreign direct investment has come. Sir, for your kind information, foreign direct investment has fallen from 3.5% of GDP in 2007-8, 3.5% of GDP in 2007-8 to 1% of GDP now. These are hard realities that we need to consider. It's not a question of a blaming game. This country belongs to both of us. Remittances. We are surviving on remittances of Indian workers and Indian intellectuals abroad. It has reached about 125 billion according to me. It may be higher. The ministers can clarify. Sir, our problem is our tax to GDP ratio is much too small for a good welfare state. A welfare state that looks after health, that looks after education, that looks after everything needs a high tax to GDP ratio. And that is something that can be easily, honestly administered on those who possess wealth and who appear every now and then in the Forbes magazine as the first richest man, the second richest man. And we can do it in a very legal manner through taxing the securitization. They pledge the market value of their shares for security against bank loan. Usi point per tax karo. There is nothing unequitable about it. I am not much in favor of wealth tax. It's an aggressive tax. But you can always tax it at that point. The state are being continuously deprived
And finance commissions have always given between 41 and 42% devolution to the state. इतने बड़े कमीशन बैठाइए, कुल मिला के वो 41% या 42% यही बनेगी. In this is becoming a source of fear, a source of terror. What we call fiscal terror has been unleashed on the state. Sir, I am mentioning a person in the House by name, if you say permit, because he has made a statement. Okay, I said I won't mention the name. Please. I will mention that an official of the government of Niti Aayog has said in writing, and it is published everywhere, that against 42% devolution to the state in 2014, when this government came to power, he was asked to cut it down by 10%. By 10% by a chief minister turned prime minister. So this is something that we just can't believe. That the same person who fought for the state, the moment he became PM, said, 10% काम करो, काटो state को इतना मत दिया करो. Sir, our state is one of those that has been picked up for slaughter, picked up for terrorism, physical terrorism. Tamil Nadu is another, Kerala is another, Karnataka is another. Sir, it is a government of cut and cuts. Food subsidy has been cut by 3.3% this year. Fertilizer has been cut by more than 10%. Fertilizer subsidy. Total cut this year. Please conclude. Sir, I'm concluding. Is from 5.8 lakh crores to 5.8 lakh crores to 4.1 lakh crores. Education has been cut. Sir, health has been cut. Awas has been cut. Narega has been cut. Where are you spending the money? On capital investment. Capital investment for whom? The capitalist class has been able to give only 10% of the GDP, capital formation, and you are spending money on them. On every sector there has been a cut. Sir, एक बात कहूँ sir, अगर एक second sir, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं. अहंकार में 3 गए, सत्ता, वैभव और वंश. सत्ता, वैभव और वंश न माने तो देख लो रावण, कौरव और कंस. थैंक यू सर. जवाहर सरकार जी, यू आर इन कंफ्यूजन अबाउट हिंदी ऑल्सो. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. थैंक यू सर. श्री विनोय विश्वम सर. Sir, 3 minutes. The finance minister was eloquent in her speech, and promises were again shabbat here. So the idea was to repeat in different ways the very same modest guarantees. The country has the right to ask everybody in the government what has happened to the earlier guarantees. Guarantees on employment, guarantees on the poor, guarantees for the women, guarantees for the housing, for healthcare. All the guarantees are forgotten. They are dead and lost on the states. Again, the PM is traveling all over the country and repeating the guarantees. The parliament also, they make every opportunity useful for them to repeat the guarantees. The finance minister, I really love her and respect her, but out of the compulsions of politics, she is also repeating the same guarantees here. But what has happened to it? Food subsidy, it was mentioned here, cut. For the agriculture sector, all the benefits are cut. For the fertilizer subsidy, it is cut. For the common man's health care, again cut. And
This government doing this kind of cut on the poor, the country can ask, whose government is this? This is a government of the super rich. This is a government that always forget the rights of the workers and the poor. And the government is continuing with its promises. So on 16th of February, the country will witness a burnt by the rural poor. On the same day, a strike will be there with the workers on sectors of industry. That means the country is on revolts. So today, the Kerala people have come here for a big strike on the Jantar Mandir. Yesterday it was Karnataka government came here. Yesterday the PM told here that we are dividing the country to north and south. No, we are unifying the country as one and one. From north to south, east to west, the country has come together to fight against the norms and rules of the government of Modi-led government. That government is towards India's unity. So Kerala is often being treated in a very bad way. Our rights are being taken off. All the figures that our Honorable FM repeats here are far from the reality, sir. Far from the reality. Whatever we achieve as a state, we are now being punished for that. Give us our due share. We have a right. We are part of India. For that right, we demand our share from the government of India. But the government of India telling shabby reasons with unfounded and telling that we have given, where is that money? You have given for big people. And your interests are very known to everybody. This is the government of Adani. Adani government cannot be justified for the poor and for the nation. We stand for... Thank you, Mr. Vishal. Thank you. Vandana Chauhan ji, not present. Dr. Ashok Kumar Mittal. माननीय सभापति महोदय जी, धन्यवाद कि आपने मुझे फाइनेंस स्पीकर बोलने की अनुमति दी। 4 minutes. थैंक यू जी। सर, चर्चा में बहुत सारे सदस्यों ने बात की कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो एप्रिशिएबल है और हर भारतीय को इस पर गर्व है। और मैं हर भारत सरकार को और देश को, हर नागरिक पर इस बड़ी अचीवमेंट के लिए बधाई देना चाहूँगा। सर, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक अनअटेंडेड हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान भारत सरकार का आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2019 को इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए देश को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में उन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो उस नारे का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दिया गया। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में स्पीच के दौरान इस नारे को दोहराया और कहा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं, जो कि सही है। लेकिन इस पे एक मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम खर्चा कर रहे हैं वो जीडीपी का सिर्फ 0.7% है। इस स्मॉल खर्चे से हमने दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे चंद्रयान है, पर थोड़ा सा खर्चा इस तरह बढ़ा देंगे तो शायद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अनुसंधान के जरिए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन पाए, नंबर 1 कंट्री बन पाए। सर, कुछ और विषय हैं। हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, लेकिन सर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की रैंकिंग में हम 164वें देशों में से 108वें नंबर पर हैं। सर, हम बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की। सर, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में से 111वें नंबर पे हैं।
सर, हम बात करते हैं युवा शक्ति की और डेमोग्राफिक डिविडेंड की। मित्तल साहब, सर, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन तैयार करता है? क्या ऑथेंटिसिटी है? सर, क्या क्रेडिबिलिटी है? जी जी, क्या वो कैलिब्रेशन करते हैं? जी जी, अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जी जी, इन दिस हाउस we cannot generate an ecosystem taking cue from just any report. Anyone in any part of the globe can calibrate us. We are not subject to calibration by anyone and everybody. ठीक है सर, We have to look at our home. जी जी, We know the situation about hunger. जी जी जी, There is absolutely, just see the position which has been reflected. जी, Please go ahead. थैंक यू। सर, मैं फिर हम खुशहाल किसान की बात करते हैं, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से 50% एग्री होल्ड्स पर कर्जा है और एवरेज कर्जा जो है 74,000 रुपये का है। सर, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन अभी भी हम चीन से इंपोर्ट हमारा 14% से बढ़ गया है, जबकि चीन के अनुभव ने भी कल ये बात कही है। सर, हम बात करते हैं टैक्स भरने वालों की संख्या 7 करोड़ से ऊपर हो गई है, लेकिन सर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी सिर्फ 6.11 है, जो कि OECD कंट्रीज की औसत 34% से भी बहुत नीचे है। सर, हम बात करते हैं रिकॉर्ड FDI की, प्रशंसनीय है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल डेट पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। सर, 2014 में जो 55 लाख करोड़ था वो 183 लाख करोड़ हो गया है। सर, हम बात करते हैं सबका विकास सबके विश्वास की, लेकिन सर हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो के शेप्ड है, जिसमें सिर्फ 5% वेल्थिएस्ट लोगों के पास 60% वेल्थ है। सर, आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, सर आयुष्मान भारत की, लेकिन सर हमारा स्वास्थ्य बजट सिर्फ 94 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का सिर्फ 1.6% है। सर, हम लोगों ने बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, खूब बनाए हैं, लेकिन सर ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हैं और उसकी परिभाषा क्या है वो अभी तक सर समझ नहीं आया हमें। हमारा जलंधर में आदमपुर एयरपोर्ट ऑपरेशनल की कैटेगरी में आता है, लेकिन 3 साल से कोई उसमें उड़ान नहीं भरी गई है। सर, इन सब बातों के बावजूद सर मैं निराश नहीं हूं, और मुझे मालूम है सर हम सबको मिलकर काम करना है और भारत को एक सुपर पावर बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, और मेरी आने वाली सरकार वो किसी पार्टी की भी हो, मुझे उससे उम्मीद है कि वो इन सभी समस्याओं का हल करेगी। और सर, अंत में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहे हैं, गरीब आदमी, किसान, युवा, महिलाओं के बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं और उनकी तरफ से इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है, कैसे हार मान लूं और मैं थक कर बैठ जाऊं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक है, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक। धन्यवाद सर। श्रीमती निर्मला सीतारमण to reply the discussion. Thank you, sir. So thank you very much, sir. I understand the total of 33 members have spoken, and today distinctly only on the Finance Commission, Finance Bill, about 9 speakers have spoken. I thank all the members who have contributed to this debate. Although the budget speech and the finance bill all come with the spirit of vote on account and
interim budget. There are aspects on which honorable members have spoken. Whilst just highlighting some features of the interim budget and not going into greater details into it, I'll try to respond to as many members who have spoken on the subject. Sir, the budget, and equally, we are talking about the interim budget of Government of India and the supplementary demand for grants for the earlier year, for the current running year 23-24 for the Government of India. And we are also dealing with J&K's budget, interim budget for a part year for 24-25, as much as we are talking about supplementary demand for grants of J&K. So we are dealing with 4 plus the finance bill, which on being passed will become that. So totally about 5 different legislative things we are talking about. Sir, the highlight of the interim budget is that we are indicating clearly the emphasis given on capital expenditure for one, immediately after COVID to revive the economy, and two, subsequently after a year or two to sustain the good pace at which Indian economy is growing. The route that we are taking is spend on public infrastructure creation, asset creation, because that, as opposed to spending on revenue expenditure, gives you better returns for the investment made. I was a bit astonished to hear Honorable Member Jawahar Sarkar probably confused capital expenditure with expenditure on capitalists. So I'm sorry, capital expenditure is spent on creating assets which can be used by all citizens equally, and their common infrastructure which improves the ease of living for everybody and gives access to farmers, access to small manufacturers to reach the nearest port of call or railway station or market yard in a better way, in a smoother way, in a short time. So, it's a bit worrying, and that is because I presume somebody who's had a long tenure in bureaucracy, by mistake, I would like to believe, mixes up capital expenditure with capital. No. Sir, I've heard him. He no. should allow me to speak now. Please. No. This is No, becoming Mr. a Sarkar. bit too No, much. I will not allow it. We have to believe in some procedure. Please, please. Yes. Yes, And Honorable both Minister. here, when wrong is being said. Sir, this kind of distortion to certain terminologies which are used in the budget and which have been used even earlier cannot be, I'm sorry to submit, you may correct me, sir, cannot be without an intent which is not completely bona fide. This is not acceptable at all. And if ideology drives us to say it, please let us have them say that. Honorable members, I respond to. Now, Honorable Member Randeep Surjewala has raised a lot of relevant, pertinent questions on agriculture. I'll certainly give him as much answer as is possible by me. But to give a twist, even tongue-in-cheek twist in an august house like this, I want the chair to take a view on it, because ultimately all of us are seeking answers, trying to give solutions, and if the answers are not up to it, I'm very ready to accept corrections. This type of twisting on words worry me a lot, because all of us are sitting and hearing one another with seriousness. We want to address it. So, sorry, sir, to begin like this.
Sir, therefore, the highlight of the interim budget, being interim as it may, is to underline the fact that like the way we, during recovery, and post that to sustain a good growth for the economy, and to have a greater multiplier effect, so that without us having to spend on revenue, which gives less return for a rupee, and I'm basing it on a RBI study. If for a rupee spent on revenue expenditure, you get hardly 0.98 only, meaning for every rupee spent, not even 98 paisa return comes. Whereas when you spend on capital expenditure, for every rupee spent, in the short duration, you get about 1.46 paisa, 1 rupee, 46 paisa return, and in the medium and long term also there is return. And therefore, the route of spending money through the public investment in infrastructure gives us greater returns, and in situ it creates jobs where the projects are being done, where money is being spent, public money is being spent, jobs are created, local services also benefit, and that ripple effect in that ecosystem can have greater impact on the neighboring economies, which are smaller pockets which can become like ripples in a pond. Therefore, this route globally has been adopted as one sure short way in which you can get sustainable growth, and we are seeing it, and therefore, even in this budget, we have committed to spend about 17% higher than even the RE of 23-24. The current year's RE being whatever it is, we are spending 17% more for the coming year. Then, sir, that same outlay is higher than the projected GDP growth rate of 10.5% during the next financial year. So if you're projecting a GDP growth rate, the growth in the capital expenditure for creation of public infrastructure is growing faster than the real GDP growth itself, the projected number. Sir, with the capital expenditure being the focus, equally, we've, in the last 3-4 years particularly, we have made sure our debt management and also the overall management of the fiscal is done in such a way that we honor the glide path for the fiscal deficit that we had given in 21. So, if the glide path for the fiscal deficit had to take one particular trajectory and come down in a particular fashion, we have complied with that. That was approved by the honorable houses and in the parliament, and we have complied with that. This year, actually, I could have stopped at, oh, we've reached 5.9, that is complying with it, that is fine. No, but even further, we brought it down 1 decimal point further down, and instead of 5.9, this year we have given a fiscal deficit number of 5.8%. Similarly, for the forthcoming year, where it could have been 5.2, we have made an effort to bring it down to 5.1 without in any way compromising on expenditure, particularly on welfare and also taking care of the rural economy. So these 2 points I would like to highlight for the benefit of the House. And when I said that we are making sure that the fiscal deficit will be managed without hurting any of those projects which are important, I just want to quote a selection of projects and schemes which will showcase that the cut has not happened at all in any of this that I have to
make sure that the fiscal deficit is managed, I'm trimming down on these. None of that. So, for instance, the Department of School Education and Literacy, BE budgeted estimate of 23-24, the current year during 1st February 23, had 68,805 crores. What we have given in the BE now in the interim budget for the coming year is 72,474. It has not come down, it's gone up. Then the Department of Health and Family Welfare, 86,175 was the BE. Now it is 87,657. It's not come down, it's gone up. Ministry of Minority Affairs, 3,098 crores, BE 23-24. Now it is 3,183 crores. Department of Rural Development, which is so significant for many of the rural-based projects, 1,57,545 crores in the BE 23-24. Now it's gone to 1,77,566 crores. Tribal Affairs, 12,462 BE, 13,000 BE now. Department of Social Justice and Empowerment, 12,847 crores BE, 13,000 crores now. Ministry of Women and Child Development, 25,449 crores BE 23-24. Now it is 26,092 crores for the BE of the coming year. Capital allocations, the major ones, which generate employment, which create assets, which give better market linkages for farmers, and which also provide better connectivity so that ease of living also is highlighted for common citizens. 2,58,606 was the BE allocation for road transport and highways. Whereas now in the interim budget, it is 2,72,241 crores. Railways, 2,40,000 crores in the BE. Now it is 2,52,000 crores. Defense, 1,71,375 crores. Now it is 1,82,241. States were given an amount with interest-free proposition, and also that it will be given for 50 years where they don't need to service the loan, nor do they need to give any principal back. 1,30,000 crore was done in the BE 23-24. We have retained that 1,30,000. So states are actively participating in asset creation with public money. This money is given by us. They themselves would also invest in capital expenditure. So over and above what the states put, that's not a condition, but over and above what they put, we have allocated this much, and they are, as per a formula given for the tax devolution, so is the formula used for this also, so that every state gets a bit of the capital expenditure allocation. So the allocation for major flagship schemes, PM Kisan, about which Honorable Member Surjewala spoken, about which I will certainly reply him, but I want to tell you, 60,000 crores was allocated in the budget estimates 23-24. It continues to be 60,000 even now for 24-25. PM Awas Yojana Rural, 54,487 crores is now 54,500. PM Awas Yojana Urban, 25,103 is now 26,171 crores. Jal Jeevan Mission, 70,000 crores in the budget estimate, now 70,163 crores. Rural Employment Guarantee Scheme, the MNREGA, 60,000 in BE
23-24. Now it is 86,000 crores 24-25 BE. Gram Sadak Yojana 19,000 crore is kept at 19,000 crores. Samagra Shiksha 37,453 is now 37,500. PLI schemes 8,965, now it is 16,021. So no major scheme, no major flagship scheme has been curtailed, nor have we reduced the allocation. If I talk about the supplementary, sir, this is the second and the final batch of supplementary for this year 23-24, and in that primarily there are 71 demands, one appropriation. But where does this money go? The supplementary demand for grant, if the House passes it, where does this money go? 3,000 crore, that is 3,000 crore goes for nutrient-based subsidy scheme for P&K fertilizers. Department of Food and Public Distribution for PM Garib Kalyan Anna Yojana gets 9,231 crores. Defense Services for their revenue expenditure, which is for meeting additional expenditure towards pay and allowances of armed forces and other establishment expenditure requirements such as stores, transportation, and ECHS, get 13,548. Department of Economic Affairs gets 5,000. That is for transfer to Senior Citizen Welfare Fund. Transfers to Jammu and Kashmir, they've asked for 3,000 crores. That is for essentially meeting additional expenditure towards central assistance to the Union Territory for bridging their resource gap. So these are the features, sir. The Jammu Kashmir interim budget and also the supplementary demand for grants, I just want to highlight. The vote on account has come for seeking the approval of the House for 59,364 crores. The BE for total 24-25 is 1,18,728 crores. Of that, they have sought the vote on account for 59,364 crores. The central government will provide 41,751 crore to the government of Jammu and Kashmir for the year 23-24, and that is the current year, and 37,278 crores in the year 24-25 as assistance to the Union Territory. And their supplementary demand for grants, which I for a moment said from our books, is 8,713 crore, and that is mainly for debt, repayment of debt, and power procurement. So these are the highlights of all the four budgets, interim and supplementary, Government of India and J&K. Sir, I'll also for a moment speak about what are the main features of the finance bill this time. With that, I would have addressed the features of all the bills. The main feature of the finance bill, with all the taxes remaining the same, we have not changed the rates at all, is there are certain changes to the TCS regime, the tax collection at source regime, which were made in the Finance Act of 2023. And thereafter, some changes were announced through a press release as a matter of clarification on 28 June 2023. But regarding that clarification was regarding the remittances under the liberalized remittance scheme, the LRS scheme, and on sale of overseas tour packages, the program packages, travel tourism tour packages.
In line with the announcements made, amendments have been proposed in the finance bill, which is an announcement already made. The mention was already made in the last year's budget, but this is the budget through which, this is the finance act, bill through which we are coming up with those changes. The second one, sir, which is worth noting, is the startups. Certain startups are eligible for some tax benefits if they are incorporated before 1st April 2024, that is this year. The period of incorporation of such eligible startups is proposed to be extended by 1 year. That is, if they register or incorporate their company by 1st April 2025, they'll still be eligible for those tax benefits. So we've just given that one extension. Similarly, for units located in the International Financial Services Center, we had earlier said similarly, if they are established before 31st March 2024, those tax incentives will be available for them. But now we are extending them also till 31st March 2025. That's the second change which is being brought through the finance bill. The third one, sir, is an extension again of limitation date of investments made by the sovereign wealth funds and pension funds, the investments being made in India by the sovereign wealth funds and pension funds also attracted some benefits. Those are also, that is, if they invest in infrastructure sector, they are also getting extended till 31st March 2025. And the last one, which is of very important consequence for middle class, small taxpayers, and that is a very big issue which I want to highlight. It is proposed, sir, to remit small unverified demands up to 25,000 rupees, 25,000 rupees, which relate to financial year 2009-10 and also earlier years. Just to remind honorable members that some months ago, there were a lot of discussion about some tax claims are being made which pertain even to 1962, 1970, 1980. How come the tax is being claimed now for those past several years? So those are getting addressed in this, and there are demands pertaining to the financial year 9-10 and also pertaining to the year 10-11, 2010-11. Similarly, the demands for 10-11 up to 10,000 rupees are also proposed to be withdrawn. So it will be a big relief for small taxpayers who are being, for very long years, being pestered for some dues, some 500 rupees, some 1,000 rupees, like that, accumulating to 25,000 rupees, and in some other cases, 10,000 rupees. So these are the only changes which are being brought in this finance bill, and no tax rates are being amended. So, therefore, the discussions which are being held here on these highlighted features and other features is what I want to respond to. So, the particular discussion on by Shri A.D. Singh and also Imran Pratapgari. I can't see both of them, but never mind. I'll respond to them, sir. Although in Lok Sabha, if the member is not present, I'm not expected to answer, but I will highlight some of the points because many other members may also be interested in knowing the answer. So the labor force in the country has increased from 49.8% in 2017-18 to 57.9% in 22-23. Rural areas, the labor force has increased from 50.7% in 2017-18
to 60.8% in 22-23. The workforce in the rural areas increased from 48.1% to 59.4% by 22-23, sir. So, for the rural areas, unemployment rate has actually decreased from 5.3% in 2017-18 to 2.4% in 22-23. So I want this to be laid on the table for clarity, so when members raise the issue, this is something which I would request them to take cognizance of. Similarly, sir, women labor force participation has risen from 37% to 37%. Women labor force participation has risen to 37% in 2023. It is a substantial increase from 23.3% recorded in 2017-18. So in a matter of 5 years, that is where we have gone. And it's also a surge. It is a surge of 13.7% points during the last 5 years. Female enrollment in higher education has also increased by 32% since 2014-15. So there are facts which all of us should take cognizance of even as we talk of our Indian economy. There's more work to be done, I grant that, but there are significant progresses being made. We need to take cognizance of it, sir. So one of the members, again probably Shri A.D. Singh and Shri Imran Pratap Gadi, had spoken about Lakpati Didi, and in that about women's participation. I want to highlight the fact that currently 83 lakh SHGs with 9 crore women working across the country with empowerment and also with self-reliance. In this interim budget, I have announced to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. That is also with government assistance. We are going to train them in using very many marketing techniques and also to work with them to make them part of GEM portal or market their goods through any of the ONDCs, or even if they are prepared through the SHG, give them training for using drones which can be used in the farms and the fields in the rural areas. Sir, Shri Santanu Sen, I can't see him here, had raised this question about retail inflation, sir. Retail inflation, I'm glad to say, has declined. In fact, today, one of the newspapers very clearly showed how the cost of thali, a plate of food, has actually come down, and come down particularly for not the vegetarian, but those who have non-vegetarian. So the cost is being calculated, and today the media carried it, but I'm here happy to say that in retail inflation has declined from an average of 6.8% in April-December 22 to 5.5% in the corresponding period of 2023. The RBI also had a monetary policy committee meeting, and even they have been indicating that inflation is coming down and it is well within the tolerance band. This is not the first time they're saying it. Last time they met also, for that period, they did say it. The core inflation has declined from 5.1% in April 2023 to 3.8% in December 2023. Sir,
Sri Santanu Sen also spoke about Global Hunger Index. For the benefit of the House, I want to submit humbly. Global Hunger Index is not a balanced approach to measuring hunger. Let's be conscious of it. It is I would like to humbly submit, as much as it is said that you can't doubt those agencies, the very proposition of looking at data given by anybody, just as the data given by Government of India is also subject to peer verification. That is the whole idea of data, observers, economists, statisticians looking at data just as they critique government data. Nobody is beyond criticism. Nobody is beyond critiquing. So, now let me finish my answer, sir. I've heard every one of them. Honorable members, sometimes it is so ridiculous, so farcical, that some countries find, according to such calibration, that they are ahead of India. And they are worried. They are surprised. We need to be cognizant of it. How can we allow any organization to calibrate us, generate an ecosystem, generate an impression, and then we have illustrious members with education abroad, indicating to us we must believe in them. Very frankly, this House, I appeal to all the members, this House needs to take note of the ground reality. We must come out of that servility, that any agency without examining that will indicate where we are, how we are. My health has to be assessed by my doctor. Someone there will say my health is not good. Sir, this is very dangerous, let me tell you. The honorable member is not here. Mr. Kapil Sibal has found a new role. And the new role is of a journalist. Now, a distinguished senior advocate becomes a journalist and then goes to a former governor and then evaluates my health, examines my spine. Though the act, of course, is highly despicable, I do not want to go into it. But can we allow just anyone to engage into these activities? Within the country, we have enough bodies. I do want there must be proper statistical evaluation, a robust mechanism to evaluate our health and economy. But surely we cannot place ourselves in the hands of those bodies. Already enough damage has been done by them. Every time India's rise is there, trust me, do some homework, and you are capable of doing it, man. You will have enough time also after some time. What I mean to say, we must engage objectively. 1 second, take your seat. Objectively, passionately. I am not looking at it from political partisan prism. We must learn to have our robust mechanism. We will evaluate ourselves and then we'll respond. Anybody, anywhere in the globe, working inspired manner, motivated by someone else, funded by someone else, says it. And we say gospel truth. Sorry. We'll have a debate in the next session on this. We will not have this calibration. Honorable Finance Minister. Thank you, sir. Sir, when I say it is not a balanced approach to measuring hunger, I'm giving the reasons why.
please. Take your seat. Nothing will go on record. Don't be asked. Take your seat. Sir, I'm stating as to why, when I say it's not balanced approach, I'm stating my reasons. The reasons can be rejected. But I, as much as any other member, would also want to place on record, because all of us speak responsibly. We bring in data. It is up to the House to hear it and contradict it or accept it. But please hear first. Sir, it measures multidimensional nature of hunger by just relying on 4 indicators: undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. It is not a comprehensive index, as 3 of the 4 parameters focus only on children. The sample size of the study is only 3,000 households. IMR, infant mortality rate, is falling in the country from 40 to 40.7 in 2015-16 to 35.2 in 2019-21. This is the NFHS survey. Sample size is 6.37 lakh households. So, we need to also please look at what is the basis with which the study is coming out. Another, as per the NFHS 5, there has been a broad-based improvement in indicators relating to child health and nutrition, with a decline in the proportion of stunted, wasted, underweight children under the age of 5. So, a study which we are doing, and that is based itself on 6.37 lakh households, compared to 3,000 households, we have a reason to question the methodology. And therefore, I'm putting this point out, and I'm sure each one of us, as members who have had our own experience in public service, can please look at this and have a peer review done. No objections. And it is not as if everything which is against the government we would reject. These are data which all of us are going to use. Today, I use data belonging to period when you were in government. Absolutely common thing to do. I have no objections, but my reasons are these. And then, sir, India has adopted a universal food security framework to protect its citizens from hunger through PM Garib Kalyan Anna Yojana. In the BE of 24-20, மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் முழுமையாக இருந்தால்தான் அதில் முழுமையான வெற்றியை காண முடியும். தற்போதுள்ள சட்டப்பிரிவு 21 படி மாநில அரசும் மாநில வாரியங்களும் இதற்கான அதிகாரங்களை பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் செய்யும் சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பிரிவு 25, பிரிவு 26, மேலும் பிரிவு 27 ஆகியவற்றில் கொண்டு வந்து அனைத்தையும் மையப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். இயற்கைக்கு எதிரான பிரிவுகள் எல்லாம் நீர்த்தி போவதை செய்கின்றீர்கள். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனையை விட அவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனை விலக்குகள் அதிகமாக முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அரசின் நோக்கம் அட்ஜுடிகேட்டிவ் ஆபீசர் என்ற பதவியை கொண்டு அதன் மூலம் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இதனை வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறது. அந்த அதிகாரி ஒன்றிய அரசின் அதிகாரியோ அல்லது மாநில அரசின் அதிகாரியோ இருக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாநில அதிகாரி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியாக இருக்க முடியாது என்பதை தீர்மானிக்க ஒன்றிய அரசின் முழுமையான ஒருதலை பட்சமான அதிகாரங்கள் இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது. மேலும் இந்த மசோதாவின் பிரிவு 45C படி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியின் எந்த ஒரு செயலையும் எந்த முடிவையும் எதிர்த்து நேரடியாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு பெரும் நிறுவனம் செய்யும் நீர் மாசுபடுத்துவதை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் மேல்முறையீடு செய்ய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தை நாட வேண்டியது என்பது மிகவும் ஆபத்தானது.
ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் எவ்வளவு தூரத்திற்கு செல்ல முடியும் என்ற வரையறையை இந்த அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ஆகக்கூடிய பெரும் பொருளாதார செலவை நீங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும். எனவே நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பதற்கு தனியாக தீர்ப்பாயத்தை கொண்டு வர இந்த அரசு முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த மசோதாவில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய தண்டனைகள் 2 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை என்பது மிகச் சிறிய தண்டனையாகவும் ஒரு தெளிவற்ற தண்டனையாகவும் இருக்கின்றது. இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும் மனித குலத்திற்கு எதிரானவர்கள் மீது இந்த அரசு இவ்வளவு சிறிய தண்டனை மட்டும் கொடுப்பது முறையானதல்ல. ஏற்கனவே கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கும் போதே நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க முடியாமல் தண்டனையை குறைப்பது சரியாக இருக்காது. பாலித்தீன் வீசுவதற்கு தண்டிக்கப்படுவதாக இதில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒருபுறம் பாலித்தீன் தயாரிக்க அனுமதித்து விட்டு அதை பயன்படுத்த கூடாது என்றால் எப்படி முடியும்? இதற்காக தொழிற்சாலைகள் மீது தடை விதிக்காமல் பொதுமக்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது சரி கிடையாது. 1986ஆம் ஆண்டு சட்டப்படி எந்த ஒரு நதியிலும் தொழிற்சாலை கழிவுகள் மாசுபடுத்தப்பட்டால் அது மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று உள்ளது. அதன்படி எவ்வளவு பேர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சட்டம் கடுமையாக அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுபோல குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு விதிக்கப்படும் அபராத தொகை 20 லட்சமாக இந்த அரசு உயர்த்த வேண்டும் என கேட்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தினால் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு நிவாரணத்தையும் குற்றம் இழைத்தவரிலிருந்து பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கங்கையை தூய்மைப்படுத்த இந்த அரசு 12,000 கோடி செலவிடப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை கங்கை நதி மாசடைந்த நிலையில் தான் உள்ளது என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றார்கள். அப்படின்னா இந்த அரசு செலவு செய்ததாக கூறப்படும் 12,000 கோடி என்ன ஆனது? கங்கையை தூய்மைப்படுத்த நீர்வளத்தை அதிகப்படுத்தினாலே போதுமானது என்று சொல்கிறார் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் கொண்ட பேராசிரியர் PD திரிபாதி என்பவர். வட மாநிலங்கள் பலவற்றிலும் கங்கை நீர் ஓடுகிறது. ஆனால் பிரதமர் மக்களவை தொகுதி என்பதால் வாரணாசியில் மட்டும் அது அதிக கவனம் பெறுகிறது. கங்கை அரசால் சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று மத்திய ஜல்சக்தி துறை சார்பில் சுற்றுப்புற பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகஸ்ட் 2021 படி அமைக்கப்பட்ட கங்கை NMGC நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா மத்திய அரசின் முக்கிய திட்டமான NMGCக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. பல்வேறு வகைகளில் கங்கையில் கலக்கும் அசுத்தமான நீர் இப்படி சமாளிப்பதற்காக உத்தரப்பிரதேசம் மதுராவில் சோதனை முறையில் ஒரு திட்டம் அமலாக்கப்பட்டது. இதில் கங்கை அசுத்தமான நீரை சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் அதை தொழிற்சாலையில் திட்டமிட்டது. இதனால் என்ன பலன் ஏற்படுது, இது எவ்வளவு செலவானது என்ற நிலையை தெரியணும். வட மாநிலத்தில் கங்கையின் மீதும் காட்டக்கூடிய அக்கறை மத்திய அரசு தென்னிந்தியாவில் காவேரி மீதும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்க. எனவே கங்கை போல் सभापति जी, समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के ऊपर बोल रहा हूं और मुझे याद आता है वो दिन जब लगभग 1 वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर के कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए लगे थे। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत उसमें अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 बातों पर बहुत जोर दिया। शासन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम विरासत पर गर्व करते हुए विकास की तरफ बढ़े। और उसी के तहत जब 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, जिस गंगा का जिक्र तरुण गोगोई जी यहाँ पर गौरव गोगोई जी यहाँ पर कर रहे थे, कितने हजारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता के लिए खर्च किए। और मैं इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जिस प्रकार से गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद एक भी गंदा नाला आज गंगा नदी के अंदर नहीं पड़ता। और इस अधिनियम इस बिल को लाने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जो बहुत ही पर्यावरण मंत्री होने के नाते जिस प्रकार से
पर्यावरण के प्रदूषण की समस्याओं को जिस प्रकार से वो दूर कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नमामि गंगे नेशनल क्लीन मिशन जो चलाया गया और उसमें जिस प्रकार से हमको सफलता मिली, न केवल गंगा नदी लेकिन उसके जितने बेसन की जितने नदियां हैं सबको साफ करने का एक अभियान चलाया गया। एक हम नया 2019 में नया जो है मंत्रालय बनाया गया और मैं साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि गौरव गोगोई जी जो बात कह रहे थे, इतना पैसा हजारों करोड़ खर्च किया गया, हमें ये भी बात ध्यान है कि 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो गंगा रिजर्वेशन प्लान बनाया गया, उसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि वो पैसा कहाँ गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने पैसा कितना खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ, हमने पैसा कहाँ खर्च किया और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने दूध का दूध हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने कहा कि प्रदूषण विशेष रूप से उस जमाने की बात अगर हम करें कि 3 तरह का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे पर्यावरण के लिए, तीनों इन प्रदूषण को अलग अलग हम टैकल नहीं कर सकते। वायु का प्रदूषण होता है, हम कम साधन से उसका दूर कर सकते हैं प्रदूषण। जल का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, जमीन का प्रदूषण करने के बरसों लग जाते हैं। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु का प्रदूषण करने वाले, जल का प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या क्या सजा मिलना चाहिए। इसलिए हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी हमको देखना चाहिए कि उस जमाने के अंदर जो है, जो चाणक्य ने जो कौटिल्य ने बात कही थी और इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम लोग जो है, अगर वायु गंदी होगी, वायु प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित है तो भी वायु प्रदूषित हो गया, अगर जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है तो जमीन भी प्रदूषित होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गृहस्थी का, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो जो जितना गंदा करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर कोई बैठा हो, रोज जो है पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ करना चाहिए, रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता हो कि अग्निहोत्र जो है ये कोई धार्मिक का वो है, ये एक जो है पर्यावरण को साफ करने की, पर्यावरण की सफाई करने की ये बहुत ही वैज्ञानिक एक तरीका है और ये हजारों लाखों वर्षों से दिक्कत है। और इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आग जो है, आप देखिए 5 तत्व होते हैं आदरणीय सभापति जी, जो दुनिया बनी है 5 तत्वों से बनी है। पंच तत्व, जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जो है जमीन को, पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो, आकाश भी आज प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट और चल रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो चाहते हुए भी कोई अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता, अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए प्रदूषण दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए और इसलिए जो है उन्होंने यज्ञ का कहा। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते थे, देवानाम अग्निमुखम, देवों का जो मुख है वो अग्नि है, उसमें अपने को भोग लगाने की जरूरत है। इसलिए हमारे कालिदास ने लिखा है, गुप्त काल में जिसको इस इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, उस जमाने में जो इतनी स्वच्छता थी, इतना पर्यावरण साफ था, वो कहते थे उस जमाने के अंदर अगर कोई मलिनता थी, मलिनता हवेर धुर्मेशु, केवल मात्र यज्ञ के धुएं की धुआं था। इसके अलावा अभी तो 7 मिनट हो गए जी, 7 मिनट्स हो चुके जी जी जी। हाँ आप सभापति जी 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 जी। खैर मैं
जी जी आई नो जी मूल मुद्दे पर मैं आता हूँ। सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय मैं छोटा कर रहा हूँ। जी जी एकदम छोटा कर रहा हूँ, एकदम छोटा कर रहा हूँ। मैं जो मूल समस्या मैं कह रहा था, कहीं हम मेरे से पहले वक्ताओं ने इस बात को कहा, उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज की समस्या है, उनका प्रदूषण कितना जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात करी, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत जगह जो एसटीपी चलना चाहिए वो एसटीपी नहीं चलता। दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। इंडस्ट्रीज विशेष रूप से केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा की इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्रीज है, पेपर की इंडस्ट्रीज है, वो पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत जो है उसको प्रदूषित करती है। हमारे जो है घरों की गंदगी जो है, तालाब की कुछ बात करते हैं, गांव-गांव में तालाब जिस प्रकार से आजकल गंदे हो गए हैं और घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है, वो भी उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसने जिक्र किया है, आज उस जमीन को किस प्रकार से वो कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। मर्द शरीर को कुछ जगह जो उसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, मैं आदरणीय यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, स्टेट कंट्रोल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हम बात करते हैं, या सेंट्रल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये प्रैक्टिस में बात देखी गई है कि हमारे जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जो है जो प्रदूषित करेगा जल को, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। लेकिन हमारे अधिकारी जिनकी कन्नाइवेंस है, हम लोगों का यहाँ पास के अंदर एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, उसका पानी जिस प्रकार से, उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इन पे भी हमको देखने की जरूरत है। कई बार डेटा जो फर्ज किए जाते हैं, इसको जो है हमको ध्यान, और इन ऐसे मैं लगता है कि हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात जो है बागपत की बात करना चाहता हूँ। हमारे हिंडन और कृष्णा नदी, आपको ये बात मालूम है, 6 जिलों के अंदर 122 गांव में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इतना जो है, इतना ग्राउंड का जो वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी फैल रही है। उसके ऊपर वहाँ से जो है वहाँ के नलकूप जो जिसको बोलते हैं हैंडपंप उखाड़े जाने, वहाँ पर पर्याय व्यवस्था की जाए। इस पर भी हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय असवाद, एक मिनट कह के अपनी बात कह देता हूँ, जितने भी प्रदूषण दुनिया में है, सबसे बड़ा प्रदूषण अगर दुनिया के अंदर है, उसको मैं कहता हूँ माइंड का पोल्यूशन है, मन का प्रदूषण। और इसलिए तो गड़बड़ हुआ है। अरे 60 साल में उन्होंने जो उतना प्रदूषण किया है, 60 साल में जितना प्रदूषण किया, उसको भाई निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड का प्रदूषण सब कुछ इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जहाँ हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें ध्यान दें, हमारे संस्कारों पर ध्यान दिया जाए। मेंटल हेल्थ ठीक है। सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत श्री गुरदीप सिंह औजला जी, प्लीज 2 मिनट्स, टेक केयर जी। थैंक यू सर। सर, वाटर अमेंडमेंट बिल 2024 स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। 10 ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ जुर्माना ला दिता, एक तरह के नाल जिहड़ा इंडस्ट्री वाला उन्होंने खुल दे दी कि तुसीं जिथे मर्जी पानी पा लो। अज पंजाब दे विच बुढ़ा नाला लुधियाने दे विच है, सतलुज दरिया, ब्यास दरिया, शरेआम फैक्ट्रियां का पानी उन्हां च पै रहा। साडे अमृतसर तुंगटा ड्रेन, भगताले नाला पाक हो रहे ने। म्यूनसिपल कारपोरेशन, पोल्यूशन डिपार्टमेंट उत्थे है, पोल्यूशन मिनिस्ट्रियां उत्थे ने, पर कोई बंदा उन्होंने कंट्रोल नहीं करता। अज उस मिनिस्ट्री को चंगा समझा जाता जिहदे विच बहुत ज़्यादा बजट होवे। क्यों? क्योंकि उतो माल खाना होंदा है। अज पोल्यूशन दी मिनिस्ट्रियां अज एक स्टेटस बन गया कि पोल्यूशन दी मिनिस्ट्रियां होंदियां ने। क्यों? जे काम ही करते होण, अज ये गंदे नाले ना होण साडी धरती दे उत्ते। असीं दिल्ली दे विच जदों अज जाने हैं, तुसीं दिल्लीओं बाहर चले जाओ, पहाड़गंज दे लागे किन्ना गंदा नाला है, मुंबई एयरपोर्ट तो बाहर निकलो, तुहाडे कोल नक नहीं दिता जाता। असीं इन्हें 10 साल असीं गंगा साफ कर दिते,
जमुना साफ कर दी। पर मैं कहना चाहना है जितों पोल्यूशन आता वो तुसीं की कीता? तुसीं क्या अधिकारी नूं असीं 1 महीने वास्ते उसकी तनख्वाह जिहड़ी है उन्होंने जुर्माने के तौर पर लाया जाऊगा। मैं कहना उसकी जॉब टर्मीनेट करो, उन्होंने सस्पेंड करो इमीडिएटली, जिहड़े अधिकारी दे नक दे सब कुछ होंदा है। मैं चाहुंदा है पंजाब जिहड़ा पानी 5 दरियावां की धरती जनाब, SYL का मुद्दा साडे बहुत वड्डा मुद्दा 1955 दे विच 8.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सी साडे कोल। जदों 1966 दे विच वंड होई हरियाणे ते पंजाब दी, उदों उन्होंने कहा सानूं 5.9 बिलियन मीटर क्यूबिक दिओ। उस समय दे विच जिहड़ा पानी सी साडी बहुत सी उदों उस हिसाब नाल लगदा सी, पर अज पानी पंजाब च बहुत घट गया। सर मैं कहना चाहुंदा सर ਇਹਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ है, सर ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ NGT ਉਹਦੇ ਚ दखलअंदाजी करे। और मैं कहना चाਹੁੰਦਾ सर मैं तैयार एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर सर मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ जिन्ने भी साढ़े गंदे नाले ने पंजाब के, खासकर जी भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम नूं डीसिल्ट जरूर कराओ भाखड़ा डैम के, क्योंकि उसदे बिल्कुल नदियां भी जड़ियां ने माइनिंग के ना होने करके नदियां भी सारिया रेतां नाल भरियां पईयां ने। 1700 करोड़ का प्रोजैक्ट है, क्योंकि उसदे नाल पोल्यूशन ज़्यादा वधदा है, क्योंकि जिन्ने भी इन्हां नूं खाली नदियां होने करके जिन्नी इंडस्ट्री है सारा पोल्यूशन का पानी उन्हां दे विच पाउंदी है। सो मैं तुहानूं कहना चाहुंदा जिथे सख्त सजावां का प्रबंध किया जाए, उत्थे स्टेट नूं होर अधिकार दिते जाण। स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि मैं चेयरमैन साहब तुहाडा धन्नवाद करदा ते स्टेटां दे अधिकारां नूं खत्म ना किया जाए ते सख्त सजावां कीतियां जाण जिहड़े धन्यवाद। Opportunity to speak on this important legislation. Sir, since 1974, when the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted, no comprehensive efforts have been made till date to address the loopholes in the laws vis-a-vis the present challenges. The primary objectives of this act were to provide the prevention of water pollution, cater to the maintenance and restoration of water bodies. However, the act suffers from various drawbacks. It is silent about the groundwater management policies and fails to deal with the indiscriminate tapping of groundwater. Over the first few decades, the country has seen rapid urbanization and industrialization, causing pollution loads, which are higher than ever. Subsequently, the quality of Indian water bodies has declined drastically, and many water bodies have been lost or have shrunk considerably due to encroachment or pollution-induced eutrophication. Therefore, this amendment bill is very relevant. Under the Indian Constitution, the judiciary has included the right to clean water and environment under the ambit of Article 21, 48, and 51G of the Constitution of India. The court has observed that right to clean water is a part of the basic necessity of human lives to life, and state is duty bound to prevent the water from getting polluted. In the leading case of MC Mehta versus Union of India, the court held that preventing the water of river Ganga from being polluted was the need of the hour. In 2021, Parliamentary Standing Committee on Water Resources highlighted the fact that as many as 48,900 rural habitations were affected by water contamination due to arsenic, fluoride, iron, nitrates, heavy metals, and high salinity. The parliamentary panel recommended that the department focus its attention on these habitations. On these backgrounds, Amendment Bill seeks to find remedies in existing law. Firstly, the bill intends to streamline the appointment of the key officials of the state board. The second major amendment is to decriminalize the penal provisions, allowing the citizens and businesses to function without fear of imprisonment for minor technical or procedural errors. I welcome these provisions on behalf of my party, Biju Janata Dal. In this regard, I would like to say that we should not stop with this legislation. We should be proactive so far as protecting our water bodies is concerned. Odisha state government, under the able leadership of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, has initiated the process to set up a state water informatics center, SWIC, a body dedicated to handle and monitor water resources, data fraud water, groundwater, surface water, and rain water, among the others. The
state government is also actively working on the rolling out safe drinking tap water supplies. Water Corporation of Odisha (WATCO), an ISO certified government of Odisha owned not-for-profit company, started its journey with only 3 numbers of ULBs in 2019. By March 2023, it is now operational in 29 ULBs, covering more than 65% of total urban population of the state towards drinking water supply and sewage management. It is likely to cover all the 115 ULBs of the state in the following years. Sir, there is an urgent need for preventing our streams, reservoirs, rivers, lakes from being polluted. If the systemic weaknesses associated with the governance structure are not addressed, there is not going to be any benefit from any amendments. India needs a robust monitoring and enforcement system that can detect and arrest pollution at the source. The government must ensure strong, transparent, and accountable mechanisms that strengthen the policy and achieve its objective. Thank you, sir. With this, श्री निहाल चंद I जी, conclude. कृपया संक्षेप में। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जल हम सब के लिए कितना उपयोगी है हम जानते हैं। हम सभी के जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में जल संरक्षण और जल प्रदूषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। केंद्र की सरकार ने इस बिल के माध्यम से इन दोनों मुद्दों को स्थायी समाधान की एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बिल के द्वारा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करके इस जल के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं के उचित समाधान हेतु पहले से ज़्यादा कामगार बनाया है। सभापति जी, इस अधिनियम के अनुसार चाहे उद्योग हो, चाहे संयंत्र की स्थापना हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसके लिए जल निकाय सीवर या भूमि सीवरेज का निर्वस्त ही होने की संभावना है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। नए विधेयक के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष की सेवा और शर्तों को मनोनीत करने के लिए केंद्र सरकार इसके लिए निर्धारित करेगी। यह विधेयक के अंतर्गत जलाशयों के लिए प्रदूषण तत्व छोड़ने से जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं यह विधेयक कितना जरूरी है, मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्र की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर पंजाब को सतलुज नदी को साफ करने के लिए उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 774 करोड़ रुपए की राशि दी है। पूरी सतलुज जो नहर है, सतलुज कैनाल है, जो नदी है, सतलुज नदी है, उसमें एक भी एसटीपी प्लांट लगा नहीं। एनजीटी ने बार बार आग्रह करने के बाद भी पंजाब सरकार ने प्लांट लगाया नहीं। जब आपकी सरकार थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ और अब की भी मैं बात कर रहा हूँ, और एक भी प्लांट नहीं लगने की वजह से पूरा सतलुज का पानी खराब हो रहा है। एक शुगर मिल वहाँ पे बनी हुई है, उसका एक बार वायरल फटा। अध्यक्ष जी, इतना प्रदूषण हुआ कि सारा केमिकल युक्त गंदा जो उसका पानी था वो इस कैनाल में आ गया, नदी में आ गया, और सभापति जी नदी में आ गया, और वहाँ की नदी की सारी मछलियाँ सारी की मौत हो गई, और उसका पानी पूरा राजस्थान पीता है। आज राजस्थान के अंदर गंग कैनाल, भाखड़ा और राजस्थान कैनाल तीनों का पानी हम लोग पंजाब से ले रहे हैं, और पंजाब में जितने भी सीवरेज के प्लांट लगे हैं, एक प्लांट पर भी एसटीपी का काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो यह कानून इसलिए बना है कि उनको पाबंद करने के लिए कि किसी भी स्टेट को शुद्ध पानी मिले। धारा 25 और 27 का जो इसमें लगाया गया है, उसमें और ज़्यादा कठोर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा, तो मैं आपका 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूँगा। मैं इस बिल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे राज रहा है, तो दिल्ली में एक साहिबा नदी थी, वो आज नाला बन के रह गई है। दिल्ली में मुंबई में एक मिठी नदी थी, वो आज नाला बन के रह गई है। चेन्नई एक ऐसा जगह है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे
अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया है। 1000 फीट तक नीचे तक कोई भी पानी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बिल के माध्यम से हर 9 में से एक व्यक्ति को पीने का पानी जो असुरक्षित स्रोतों से मिलता है उसको अगर उसको ठीक करने का काम करेगा तो यह है आपका जो बिल है, जो आज बिल आ रहा है, यह काम करेगा। और 90% सीवरेज जो जल निकायों के से प्रभावित किया जाता है, इसको ठीक करने का काम करेगा। थैंक यू। तो आज का यह अधिनियम बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म, 2 ही मिनट में, बस 2 मिनट में हर दिन 2 मिलियन टन सीवरेज और अन्य जो जल निकायों में छोड़े जाते हैं उसको भी यह ठीक करने का काम करेगा। हर साल उद्योग और अनुमानित 300 से 400 मेगा टन कचरा जो निकायों में छोड़ा जाता है उसको भी यह ठीक करेगा। सभापति जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करके मैं इतना कह सकता हूँ कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो CPCB के अनुसार 61% शहरी सीवरेज के बिना उपचार की नदियों और अन्य निकायों को छोड़ दिया जाता है, उसको अगर ठीक करने का कोई काम करेगा तो ये बिल करेगा। और CBC के अनुसार भारत के 276 जिले हैं, उसके जो नीचे का जो पानी है, जो पानी में फ्लोराइड आर्सेनिक में आ गया है, उसको अगर ठीक करने का कोई काम करेगा। इसलिए सभापति जी महोदय, इस बिल का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पे 21 सदस्यों ने भाग लिया और सबने जो चिंता जाहिर करी वो पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना और विषय को लेकर के चिंता जाहिर करी। मैं सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। ज़्यादातर सदस्यों ने जब इसके विरोध में भी बोला तो उनके मन में एक संशय था। वो संशय ये था कि क्या इस बिल के माध्यम से हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रावधानों को कमजोर तो नहीं कर रहे? क्या ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर तो नहीं कर रहा? मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को ये बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संघीय ढांचे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और दोनों ही विषयों का हमने इस बिल में पूरा ध्यान रखा है। लेकिन जो 74 में जो कानून हम लेकर के आए, इस कानून में एक प्रोविजन ऐसा कर रखा था जो साधारण प्रकृति के भी जो उल्लंघन थे या जो सामान्य प्रकृति के भी उल्लंघन थे, उसमें भी सजा का प्रावधान था। हम लोग गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये तो ठीक है कि सभी लोगों को अवसर दें, लेकिन अवसरों को कानूनी मकड़ जाल से भी निकालना चाहिए। अब जैसे धारा 20 में प्रावधान था कि अगर जल निकासी से संबंधित जानकारी आपने अपने फॉर्म में नहीं भरी तो आपको जेल का प्रावधान है। धारा 32, 33, 33 के अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन, जो यद्यपि सामान्य प्रकृति से थोड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज में कोर्ट में जाना, और कोर्ट में जाना मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितना एप्लीकेशन को लगाना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और इसलिए
हमने जो जानकारियों के सामान्य विषय हैं उनको कोर्ट के सजा के प्रावधान से निकाल करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते हमने उस पर दंड लगाने का प्रावधान किया है। अभी फिर लोगों के मन में ये प्रश्न आया, प्रतिमा मंडल जी भाषण दे रही थी तब वो ये विषय उठा रही थी कि इसमें नॉन कंप्लायंस होगा। सामान्यतः ये कहा जाता है जब न्याय मिलने में, कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, पर वास्तव में देर अपने आप में ही अंधेर है। देर भी क्यों होनी चाहिए? जो भी प्रक्रियाओं का अगर पालन नहीं किया है तो डीक्रिमिनलाइजेशन से कानूनी डर केवल जेल दिखा देने से डर नहीं है। हमें अगर ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग है तो लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लोगों को कानून के साथ चलने के लिए एक भावना जागृत करनी पड़ेगी और इसलिए हमने इस पे केवल पेनल्टी का प्रावधान किया। पेनल्टी के प्रावधान पे जब चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें अधिकारियों को शक्ति तो नहीं आ जाएगी या पेनल्टी का मनमाना प्रयोग तो नहीं करेंगे, या गोगोई जी कह रहे थे कि आप रूल्स बताइए। आप तो पुराने सांसद हैं, संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं, आपको पता है कि कानून के द्वारा संसद सरकार को शक्ति देती है और अगर रूल्स भी हमको लेकर के आएंगे तो वो भी संसद से बाहर कैसे ला सकते हो? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता ही है, उसकी प्रक्रिया ही पर आप हर बार अगर छोड़ के वॉकआउट करके हंगामा ही करते रहोगे तो प्रक्रिया पढ़ने का आपको भी समय कब मिलेगा? प्रक्रिया पढ़िए, प्रक्रिया के अनुसार जब सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन रखा जाता है उस समय भी विषय रखा जाता है। लेकिन मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी नियम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे उसमें पूरी जांच पड़ताल, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके जो एविडेंस है उसको पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर दिए जाने के हमारे रूल्स में पूरे तरीके से प्रावधान किए जाएंगे। और इसलिए जब रूल्स में प्रावधान किए जाएंगे तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है कि ऐसे रूल्स बनाने के बाद फिर भी अगर किसी को ग्रीवेंस है तो उसके अपीलेट राइट होने चाहिए। कोई भी कानून को जब हम बनाते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के बाद फिर भी किसी व्यक्ति को अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अवसर होना चाहिए और इसलिए अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अर्थ ये है कि इसका अपीलेट अथॉरिटी का अधिकार एनजीटी को देने का काम किया गया है। एडजुडिकेटिंग अधिकारी जो है वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर के बनाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि कोई भी देश में जब भी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन को संभालते हैं तो वो एसडीएम, डीसी, डायरेक्टर लेवल पे आने के बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पे आते हैं तो एक तरीके से उनके अंतर्गत उनकी प्रशासनिक क्षमताओं में अपीलेट बॉडी की पूरी तरीके से क्षमता की जाएगी और उनकी जब अपीलेट को चीजें डिसाइड करने की क्षमता होती है, इसलिए अधिकारी का चुनाव हमने इसके अंतर्गत ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का करा है। फिर ये प्रश्न उठता है कि जब आपने पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो फिर एक सेक्शन को क्यों छोड़ दिया? हमारा ये मानना है कि कानून का पालन करने के बाद सभी लोगों को उसको पूरी तरीके से लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून ही अपने हाथ में ले ले। उसको कम से कम अपने कोई भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, जब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का या ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन करता है तो उसको अपनी पूरी क्षमताओं को देना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिना सरकार की जानकारी के, बिना कंसेंट टू ऑपरेट के अपने आप ही इंडस्ट्री शुरू कर दे। ऐसे विषयों को केवल हमने सजा के अंतर्गत रखा है। फिर एक विषय कथिर आनंद जी डीएमके के बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप तो राज्य के जो स्टेट के जो पॉल्यूशन बोर्ड है उसको गाइडलाइन दे रहे हो, आप उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो, उनके चेयरमैन कौन होंगे वो फोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं किया जा रहा है, केवल एक गाइडलाइन और मानक तय किए जा रहे हैं।
आखिर देश में हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग का काम करना चाहते हैं और देश में सब जगह स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कोई पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जरूर है, लेकिन हमें अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कॉम्पिटेंट लोग, एक स्टैंडर्ड के लोग, एक योग्यता वाले लोग, केवल मनमाने तरीके से नहीं, अगर उसका एक समकक्ष, एक समान प्रावधान होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही सेक्टर में और एक ही जगह क्यों नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के लोग आने चाहिए। तो हमने केवल मानक तय करे हैं कि जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे उनकी योग्यता ये होनी चाहिए। उस योग्यता में नियुक्ति का अधिकार तो राज्य सरकारों को रहने वाला है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन करने का विषय है। फिर गोगोई जी कह रहे थे कि आप किसको एग्जेम्पशन करेंगे। हम कुछ इंडस्ट्री जो केवल ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं उसको, उसके लिए उनको एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन वो एग्जेम्पशन भी पूरी तरीके से नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। वो एग्जेम्पशन मनमाना नहीं है, यही तो रूल्स है, यही हमारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। एक आशंका और उठती है और कई सदस्यों ने अपनी बातचीत में भी ये कहा कि ये जो फाइन आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है। जो भी पैसा आएगा उसका 75% पैसा पुनः राज्यों को ही दिया जाएगा और राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि ये जो पैसा आया है, जो नियम है उसके अंतर्गत, विधि अपने नियमों के अंतर्गत उस पैसे को वो अपने राज्यों में लगाने का विषय, उसको आगे बढ़ाए। फिर विषय होगा कि जब इतना अमेंडमेंट करने के बाद तो हम इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को कैसे आगे ले जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस मैकेनिज्म को के साथ जो हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो प्रावधान करा है, उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को ये पावर होगी कि वो रेगुलेशन वगैरह निकाले। प्रेमचंद्रन जी हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं और वो कह रहे थे कि आपने तो ये बताया ही नहीं कि किन राज्यों ने पास करा, कब पास करा। मेरे को लगता है कि वो तो सबसे ज़्यादा बिल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और बिल जब उन्होंने पढ़ा होगा तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल का है उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, एंड वेयर इन परजुएंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड विद क्लॉज 2 thereof, resolution have been passed by the legislative assemblies of the state of Himachal Pradesh and Rajasthan to the effect that the said act should be amended by an act of parliament for the purpose of herein after appearing। तो इसमें तो लिखा है, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है और अभी पास किया उन्होंने दिसंबर में, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इसका ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों को भी इसकी सरकार टाइम किया था उन्होंने, अभी किया जी, इसी बजट सेशन में पास किया। ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को भी पता है कि कंसेंट टू ऑपरेट के लिए किस प्रकार की परेशानी आती है, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार की परेशानी आती है। ये ओवरऑल जो वाटर का जो मेंटेन करने का जो विषय है, जैसा हमारे जो पंजाब के हमारे गुरजीत जी बात कर रहे थे, वो मुख्यतः वाटर मिनिस्ट्री का विषय। यहाँ केवल वाटर के पॉल्यूशन के संबंध का जो विषय है उतना ही हमारा लिमिटेड विषय है और इसलिए ये सब राज्यों के द्वारा एक लंबे समय से मांग की जा रही थी और इस मांग को पूरा करते हुए ही हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। मैं माननीय सांसदों को कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है और जैसा कि हमारे सुप्रिया जी बोल रही थी कि हमें एआई होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि एआई से ज़्यादा ईक्यू होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ईक्यू का अर्थ है जब तक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारे दिल में नहीं आएगी, एआई का कोई फायदा नहीं होगा। देश के स्कूलों में, देश के कॉलेजों में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी होनी चाहिए, कॉशन से ज़्यादा कॉन्शियसनेस सी होना चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ का मंत्र दिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, एडेप्टेशन मेजर्स भी सोसाइटी के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो एनवायरनमेंट को बचाने का जो विषय है वो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा वो है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस कंजम्पशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत बड़ी विषय है, और इसलिए जल प्रदूषण केवल इंडस्ट्री के कारण नहीं है, माइक्रो प्लास्टिक के कारण, गाँव के तालाबों के प्रदूषित होने के कारण, जैसा कि हमारे संभाजी नगर के सांसद बता रहे थे इम्तियाज अली, उनके यहाँ पर बियर फैक्ट्री का विषय में पानी की दुर्गंध का कारण कह रहे थे, इंडस्ट्री द्वारा जरूरत से ज़्यादा पानी लेने के कारण, जल प्रदूषण की मॉनिटरिंग और वेस्ट पर नियंत्रण के कारण। मैं माननीय सदस्यों की जो ये चिंताएं हैं ये वास्तव में एक सामान्य नागरिक की भी चिंता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उससे अच्छे से वाकिफ हूँ, और इसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विशेष रूप से कार्य किया गया है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को रिवाइज और हम अपडेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर भारत सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत भी बहुत बड़े फंड का प्रावधान किया गया है, और ये गंगा जी के बारे में भी और बाकी जगह के बारे में जो आप बता रहे समस्या, उसके लिए लिक्विड डिस्चार्ज से संबंधित रूल्स पर भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जल प्रदूषण को और भी कारगर तरीके से रोक पाएंगे, विशेष रूप से शमशान भूमि के आसपास नदियों में होने वाले प्रदूषण के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं और जागरूकता फैलाने का प्रश्न है, तो हम मिशन लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि पिछले दिनों 2014 में जब से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, गोगोई जी ने बार बार उसका उल्लेख किया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लान तैयार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज उसको विषय को कर रही है, लेकिन उसमें भी मॉनिटरिंग ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी, परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान एक्सेट्रा जो विषय है उसको पूरी तरीके से लागू करने का विषय किया है। एक विशेष योजना जो सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन से लेकर के जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अभियान, अटल भूजल योजना मिशन को तो किया ही है, लेकिन आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर के एक विशेष अभियान को दिया गया था। हर जिले में 75 अमृत सरोवर की बात की गई थी। अमृत सरोवर के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ और 1,09,000 ऐसी वाटर बॉडी आइडेंटिफाई करी है, और भारत दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिला करके चल रहा है। यही कारण है कि दुनिया में अच्छी झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट्स की जो कन्वेंशन है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज़ादी के जब 75 वर्ष हुए तो हमारे देश की 75 जो हमारी लेक्स हैं उनको हमने रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया, और इस बार तो 2 तारीख को जब वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ तो इंदौर शहर को हमने वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज कराया। ये वेटलैंड हमारे देश के जल संरक्षण, जल के धरोहर को बचाने के लिए, फ्लड से किसी भी शहर को बचाने के लिए, आपके आसाम में गुवाहाटी के पास जो दापोली बिल है, पूरा ब्रह्मपुत्र के पानी का जो पूरा लेक का जो वाटर का एरिया बनता है, वहाँ पे भी विशेष रूप से कार्य करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बंगाल में भी कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। पर ये जो पूरा बिल है, ये जल के प्रदूषण में इंडस्ट्रीज को हमने जो जकड़ के रखा था, उस जकड़न को निकालने के लिए हमने एक इजी वे दिया है। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा बिल है जिसके द्वारा हम कोई इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, हम देश में रोजगार बढ़ाते हुए ईज ऑफ लिविंग के
मानकों को हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल संरक्षण को आगे बढ़ाते होल ऑफ द गवर्नमेंट की जो अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, सभी मंत्रालय मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबका समर्थन इस बिल को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अधीर रंजन जी कुछ क्लियरिफिकेशन चाहते हैं आपके मित्र। सर ये दो तीन बात। भूपेंद्र यादव जी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं गीता की एक बात कहते हैं, गीता में लिखा गया कि ऑफ ऑल प्यूरिफायर्स आई एम द विंड, ऑफ ऑल वेल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम रामा, ऑफ ऑल फिशेस आई एम शार्क, ऑफ ऑल फ्लोटिंग रिवर्स आई एम गंगा। तो गंगा को अविरल निर्मल के लिए 2022 एक मकसद रखते हुए, एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए ये सरकार ऐलान किए थे कि कोई म्यूनिसिपल वेस्ट, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ये गंगा में नहीं गिरेगी बाय द ईयर 2020। अब आ गया 2024, 32,000 करोड़ बजट आउटले हो गए और इसके बाद क्या नतीजा निकला कि 71 मॉनिटरिंग स्टेशन पे फीकल क्वालिफॉर्म ये परमिसेबल लिमिट से बाहर, और बाकी बीओडी छोड़ ही दीजिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। ये जल संसाधन का मामला नहीं सर, ये बताया ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 32,000 करोड़ खर्चा तो हो गए, 2024 साल भी गुजर जा रहे हैं और अभी गंगा सारे दुनिया में फिर पॉल्यूटेड रिवर बन के रह गए हैं। 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ये हमारे 40% आबादी गंगा के पानी की इस्तेमाल करते हैं। सब हम गंगा गंगा करते हैं, लेकिन गंगा मैली के बाहर नहीं आ पाते। दूसरी बात यह कि ये बिल के मुद्दे पे हम यही कहना चाहते हैं भूपेंद्र यादव जी कि क्लॉज 4 ऑफ द बिल ग्रांट स्वीपिंग पावर्स, हमारा आपत्ति इसमें है, ग्रांट स्वीपिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू exempt certain categories of industrial plant from the requirement of obtaining consent from SPCB. This move undermines the crucial role of SPCB in regulating industrial activities to prevent water pollution. By allowing exemption, the bill risks compromising environmental protection standards and potentially exacerbating pollution levels. Clause 5 of the bill enables the central government to issue guidelines on matters related to the grant refusal or cancellation of consent by SPCB. This provision certainly centralizes decision-making authority, diminishing the autonomy of SPCB. This is my contention. Thank you, sir. बोलिए आप। अधीर रंजन जी ने 2 प्रश्न उठाए हैं। सही आपने भगवत गीता का उल्लेख किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं माघ मास हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। ये हमारा कितना डीप रूटेड प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ एक एकात्म को दर्शाता है। और आप तो गंगा नदी के किनारे ही रहते हैं, भागीरथी के किनारे ही हैं आपके गांव में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। जहां तक हमारे मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज फॉर्मुलेटेड charter-based participatory approach to facilitate the industries for water recycling and pollution prevention in major industrial sectors like pulp and paper, sugar, distillery, textile, and tannery in River Ganga mainstream. State emphasizing on technology upgradation, waste management practices, augmentation of effluent treatment plants, and reuse, recycle of treated effluent, which resulted in reduction in specific freshwater consumption, wastewater discharge, and pollution load
an improvement in compliance of all these things. लेकिन जब हमारी सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलती है तो मैंने जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का विषय है वो आपके साथ बताया है। राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग है, जिन राज्यों में से गंगा जाती है, और जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है वो उसको पूरी तरीके से देखता है। और इसलिए आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हम सभी लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट को एक जन आंदोलन बनाएं और सरकार के मंशा को भी पूरा करें। लेकिन आपको ये जानकर के गर्व होगा और होना चाहिए कि जब हम कॉप में बायोडायवर्सिटी कॉप में गए थे, वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संस्थान है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को वाटर रिजुविनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट करके अभिनंदित किया गया था। आपको और हमको सबको गर्व होना चाहिए और ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। दूसरा विषय आपने जो नहीं गंगा नहीं आया है, ये पुरस्कार जो है ना ये 2014 के पहले नहीं मिला, 2014 के बाद मिला है। पॉल्यूशन 2014 से पहले हुआ, उसको ठीक करने का काम अब हो रहा है। इतना तो आप मानेंगे। ऐसा अधीर रंजन जी, ओके प्लीज। ऐसा है कुछ लोग काम करते हैं वो हम हैं, कुछ लोग काम तमाम करते हैं वो आप हैं। और दूसरा विषय जो आपने उठाया है वो आपने उठाया है कि ये जो गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, ये गाइडलाइन राज्यों के जो अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे या उनके अधिकारों को तो नहीं लेंगे। हम कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं करेंगे जिसमें ये लगे कि उनके अधिकार हम अपने हाथ में ले रहे हैं। हम वो गाइडलाइन जारी करेंगे जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, नियमों का सरलीकरण, आम आदमी को सहायता करने वाली गाइडलाइन हो, और वो गाइडलाइन ही ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के पैमाने पे जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प है उसको आगे बढ़ाने वाली होगी। उसी के अनुरूप इसको संघीय ढांचे के अनुरूप ही किया जाएगा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न के कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रोफेसर सौगत राय संशोधन संख्या 3 और श्रीमती प्रतिमा मंडल साथ साथ हैं आजकल दोनों। Sir, I move the amendment. I also move the amendment. प्रश्न है कि सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 और 5 विधेयक अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 4 और 5 विधेयक अंग बना। सौगत राय जी संशोधन संख्या 4 और 5 श्रीमती प्रतिमा मंडल। Sir, I move the amendments 4 and 5. प्रश्न है कि श्री सौगत राय श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, दादा बोलो तो सही कोई। हाँ, आप भी नहीं बोल रहे।
आपका बहुमत नहीं, आप दो ही रह गए, दो में भी आप नहीं बोल रहे। जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के प्रश्न संशोधित अस्वीकृत हुए। प्रश्न एक, खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बना। सौगत राय और श्रीमती प्रतिभा मंडल संशोधन संख्या 6 और 7। सर अरे सुनिए, एक साथ मिलकर तो बोलो, अलग अलग बोल रहे हो आप। ठीक है सर, आई मूव द अमेंडमेंट्स। ये पहले था बीजेपी का सब पनिशमेंट होता है, और अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम में सब पनिशमेंट छोड़ दिया जाता है। प्रश्न की सौगत राय द्वारा श्रीमती प्रतिमंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में 8 खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। सौगत राय और श्रीमती प्रतिभा मंडल संशोधन के 8 और 9। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। आपका कोई अलग विचार तो नहीं प्रतिमा जी? नहीं सर, कोई नहीं। आप क्यों उनको टोकते? लो रूल्स निकालो, रूल्स की किताब निकालो, किताब रूल्स नंबर निकालो ना।